3 साल तक एक वर्थलेस लिव इन हस्बैंड रहने के बाद उसने उसे धोखा दे दिया। लेकिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जैसे ही वो घर छोड़कर बाहर निकलता है, उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाती है। पूरी दुनिया को सीक्रेटली कंट्रोल करने वाला ट्रिलियनेयर टाइकून। अब एक्स वापस रेंगते हुए लौट रही है और उसकी माँ उससे उसका लॉन्ड्री करने की भीख मांग रही है, लेकिन वो मानने वाला नहीं। वो यहाँ रिवेंज लेने आया है। कहानी की शुरुआत यूनजो के सुपर 5 स्टार ग्रैंड जिया हुआ होटल से होती है। अंदर जिंजर बालों वाली लड़की जिया याओ नहाकर बाहर निकलती है, सिर्फ एक तौलिए में लिपटी हुई। दूसरे कमरे में फैंग चाओ नाम का एक आदमी उसके कपड़ों में से एक टुकड़ा सूंघ रहा होता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है और बाहर से आवाज आती है कि खाना आ गया है। पता चलता है कि डिलीवरी बॉय कोई और नहीं, हमारा हीरो है, जो बस अपना काम कर रहा है। फैंग दरवाजा खोलता है और सामने उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। तभी जिया बाथरूम से बाहर आती है और उस आदमी से पूछती है कि क्या उसने उसके कपड़े लिए हैं। हमारा हीरो ये दृश्य देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है और उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फैंग चाओ गुस्से से भड़क उठता है और हमारे नायक को गालियां देने लगता है। इसी चीख पुकार के बीच जिया उसे डार्लिंग कहकर पुकारती है, जिससे सब एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। फैंग तुरंत समझ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका निकम्मा पति तो एक डिलीवरी बॉय निकला। तभी हमारे हीरो को याद आता है कि पिछले 3 सालों से उसके घर में उसे किस तरह मिट्टी की तरह ट्रीट किया गया। वर्तमान में लौटते हुए वो जिया से सवाल करता है कि वो उसे धोखा क्यों दे रही है। जिया याओ ठंडे स्वर में जवाब देती है कि क्योंकि वो सिर्फ एक बेकार फूड डिलीवरी बॉय है, और हालात को और बदतर बनाते हुए वो फैंग का परिचय एक ताकतवर परिवार के अमीर यंग मास्टर के रूप में करवाती है। जिया याओ उसे नीचा दिखाते हुए कहती है कि सिर्फ फैंग चाओ जैसा आदमी ही उसके लायक है, कोई कंगाल लूजर नहीं। ऊपर से फैंग चाओ उसे 5 स्टार रेटिंग देने की बात करता है अगर वो घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मान ले। हमारा हीरो साफ इनकार कर देता है, दोनों को बेशर्म कहता है और सवाल उठाता है कि क्या अमीर होना उन्हें ऐसा बर्ताव करने का हक देता है। फैंग चाओ हमारे नायक को नजरअंदाज कर जिया के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक देता है। ये देखकर जिया बुरी तरह भड़क जाती है और चिल्लाकर ये चेन से कहती है कि तुरंत उसे छोड़ दे। वो धमकी देती है कि अगर वो अभी नहीं गया तो वो सिक्योरिटी बुला लेगी। इतना सुनते ही येचन को याद आता है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था, जब उसके दादा ने उसके लिए एक दुल्हन तय की थी। उसे वो पहला पल याद आता है जब उसने जियायाओ को कार में बैठे देखा था। तब उसे लगा था कि वो उसके साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी बिताएगा, लेकिन हकीकत में लौटते ही उसे एहसास होता है कि वो सब सिर्फ एक भ्रम था, और वो उसे चेतावनी देता है कि एक दिन उसे इसका पछतावा होगा। जैसे ही वो जाने लगता है, जिया हंस पड़ती है और कहती है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने उसके जैसे बेकार आदमी से शादी की। बाहर अपने स्कूटर पर बैठा हमारा नायक अपने सेल फोन पर एक कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ एक जेंटलमैन उसे बताता है कि वांग फैमिली के दामाद के रूप में उसकी 3 साल की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब उसका अगला मिशन बड़े शहर में एक बिजनेस ट्रायल होगा। साथ ही वो बताता है कि ओल्ड मास्टर ने वॉशिंग ग्रुप खरीदकर उसे चेयरमैन बना दिया है। वो आदमी यंग मैडम के बारे में पूछता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वो उसके परिवार के लायक नहीं है। बाद में जियायाओ घर पहुंचती है और एक अनएक्सपेक्टेड दृश्य देखती है। वो हमारे हीरो को अपना सामान पैक करते हुए पाती है और ताना मारते हुए पूछती है कि क्या वो इतनी छोटी बात पर घर छोड़कर भाग रहा है। जिया यहाँ तक कह देती है कि वो वहाँ मुफ्त में खाता पीता और रहता है, इसलिए उसे चुपचाप सहना चाहिए। लेकिन ये चेन का सब्र टूट जाता है। वो पिछले 3 सालों में झेली गई हर बेइज्जती उसके मुंह पर फेंक देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसने ये सब इसलिए सहा क्योंकि वो उसकी परवाह करता था, लेकिन अब वो और नहीं सहेगा। आंखों में आग लिए हमारा नायक आखिरकार तलाक की मांग कर देता है, जिससे वो स्तब्ध रह जाती है। उसे उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं होता और वो फिर भी उसे निकम्मा कहकर दोष देने की कोशिश करती है। जिया याओ उसे धमकाती है कि वो लग्जरी अपार्टमेंट और कार खो देगा, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं। गुस्से में वो तलाक के लिए राजी हो जाती है और अपने दादा को कोसती है कि उन्होंने उसकी शादी एक लूजर से करवाई। हमारा नायक सुझाव देता है कि वे लोग अगले दिन सिटी हॉल में जाकर सब कुछ फाइनल कर लें, लेकिन वो बहाना बनाती है कि कल उसकी दादी का 80वां जन्मदिन है। वो ये भी कहती है कि पहले उसे परिवार से बात करनी होगी, क्योंकि ये एक पुराना अरेंजमेंट था। जैसे ही हमारा हीरो वहां से निकलता है, वो पीछे से चिल्लाती है कि उसे इसका पछतावा होगा और वो रेंगते हुए वापस आएगा। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसे एक कॉल आती है कि कार कोने पर उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो कोना मुड़ता है, उसके सामने रॉल्स रॉयस की एक पूरी फ्लीट खड़ी होती है और कई सूट पहने आदमी उसे यंग मास्टर कहकर संबोधित करते हैं।
बारिश हो रही होती है। उनमें से एक आदमी उसके ऊपर छाता रखने की पेशकश करता है, लेकिन हमारा नायक मना कर देता है। वो कहता है कि गिरती हुई बारिश शायद उसके दिमाग को साफ करने में मदद करते, जो कुछ भी आज हुआ उसके बाद। तभी उसके एक अधीनस्थ आगे बढ़कर उसके कंधों पर कोट डाल देता है और हमारा हीरो आखिर कहता है, चलने का समय हो गया है। लग्जरी कारों का काफिला तेज रफ्तार से निकल पड़ता है और सड़क पर मौजूद हर शख्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लोग एक साथ इतनी रॉल्स रॉयस देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। उधर जिया याओ भी अपनी खिड़की से ये शोर सुनती है और सोचती है कि क्या कोई बड़ा आदमी शहर में आया है। कार के अंदर बैठा हमारा नायक अपनी असली पहचान के बारे में सोचता है। दुनिया भले ही नहीं जानती, लेकिन ये फैमिली सबसे रहस्यमयी और सबसे अमीर परिवार है, जिसकी दौलत $100 बिलियन से भी ज्यादा है। कुछ ही देर बाद उसे एक हेलीकॉप्टर तक ले जाया जाता है, जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि ये फैमिली के एयर्स को 3 साल की उम्र से ही सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा परिवार के बुजुर्ग उनके चरित्र को मजबूत बनाने के लिए खास तरह की टेस्ट भी देते हैं। और 3 साल पहले उसके दादा ने उसे वैंग फैमिली के पास एक बिल्कुल आम इंसान बनाकर भेजा था, एक पहचान की परीक्षा के लिए। उस वक्त उसने ये चुनौती खुद स्वीकार की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। तमाम दर्द के बावजूद वो आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी परीक्षा आखिर खत्म हो चुकी है और उसके लोग उसका स्वागत करते हैं। अब एक विशाल हवेली के सामने खड़े होकर हमारा हीरो दृढ़ आवाज में ऐलान करता है कि ये चेन वापस आ गया है। इसी बीच अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे वैंग फैमिली सीशान विला एरिया में एक पार्टी के लिए इकट्ठा होती है। वहां जिया की दादी, वैंग परिवार की मातृ प्रधान, हमारे हीरो की गैर मौजूदगी नोटिस करती है और उसे लूजर कहती है। जिया शर्मिंदा हो जाती है और झूठ बोलती है कि शायद वो काम पर गया होगा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन उसके कजिन वैंग युआन युआन और वैंग शाओजिए उसकी डिलीवरी बॉय वाली नौकरी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब सुनकर दादी गुस्से से भर जाती हैं और आदेश देती हैं कि हमारे नायक को तुरंत यहाँ बुलाया जाए, ये कहते हुए कि उसमें कोई मैनर्स नहीं है। कोई रास्ता ना देखकर जिया याओ सबको बता देती है कि वे दोनों असल में तलाक लेने वाले हैं। बूढ़ी महिला चौंक जाती हैं और चिल्लाकर पूछती हैं कि उन्हें इसकी इजाजत किसने दी, क्योंकि ये शादी अरेंज की गई थी। तब जिया याओ रोना शुरू कर देती है और अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ गढ़ती है कि ये चेन उसे धोखा दे रहा है। दादी उसकी बात पर यकीन कर लेती हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। हमारे हीरो को जानवर कहती है, जिसने उनकी पोती के साथ विश्वासघात किया। एक कजिन तो जिया के कान में फुसफुसाता है कि हैरानी की बात नहीं कि वो किसी और को ढूंढे, क्योंकि उसने तो उसे कभी छुआ तक नहीं। फिर भी बूढ़ी महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोर देती हैं कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। वो आदेश देती हैं कि तुरंत उसे कॉल किया जाए ताकि वो परिवार का न्याय सुना सके। आज्ञाकारी बनते हुए जिया अपना फोन निकालती है और कॉल लगाती है। दूसरी तरफ हमारा नायक कॉल रिसीव करता है। जिया याओ कहती है कि उसकी दादी उसे बुला रही हैं, लेकिन हमारा हीरो साफ मना कर देता है। वो फोन काट देता है, जिससे वो उसकी हिम्मत पर बुरी तरह गुस्से में आ जाती है। वो दादी को बताती है कि वो नहीं आ रहा और ये सुनकर दादी उसकी बदतमीजी पर और भड़क जाती हैं। तब दादी कजिन शाओदिए को आदेश देती हैं कि वो जाकर उसे जबरदस्ती लेकर आए। वो लड़का उसे सबक सिखाने के ख्याल से ही खुश हो जाता है। कजिन पूरे आत्मविश्वास से निकल जाता है और वैंग फैमिली इंतजार करने लगती है कि अब आगे क्या होगा। इसी मौके का फायदा उठाकर बूढ़ी महिला सबके सामने एक अहम घोषणा करती हैं। वो बताती हैं कि कल ही हैशिंग ग्रुप का एक नया रहस्यमयी चेयरमैन बना है और चूंकि वैंग परिवार का $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगा है, इसलिए उन्हें नए बॉस को खुश करना होगा। उधर हमारे हीरो के आदमियों में से एक उससे पूछता है कि वो अभी भी डिलीवरी यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए हैं। हमारा हीरो समझाता है कि आज उसके कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। जो उसने शुरू किया था उसे पूरा करना जरूरी है, क्योंकि अभी अपनी असली पहचान जाहिर करने का वक्त नहीं आया है। दुश्मनों को परछाइयों से देखना ही बेहतर है। उसी वक्त शाओजी हमारे नायक को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है, ताकि वे बात कर सके। हमारा हीरो उसे बताता है कि वो एल्वियान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा है। ये सुनते ही शाओजी के चेहरे पे एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वो कहता है कि वहीं रुके, वो अभी पहुंच रहा है। फोन कटते ही कजिन अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, साफ इरादा यही कि हमारे हीरो को कुचल दे। वो कार रोककर कहता है कि अंदर बैठ जाओ, दादी बुला रही हैं। लेकिन हमारा हीरो शांत स्वर में कहता है कि अब कुछ भी तलाक को नहीं रोक सकता। शाओजी गुस्से से भड़क उठता है। वो कहता है कि दादी परिवार का न्याय लागू करना चाहती हैं। वो आरोप लगाता है कि उसने चीटिंग की है, इसलिए उसे सबक सिखाया जाएगा। हमारा नायक हेलमेट उतारता है और पूछता है, क्या ये बात जिया याओ ने कही? पुष्टि मिलते ही वो खुद को रोक नहीं पाता। अचानक वो जोर से हंसने लगता है और शाओजी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। कुछ ही सेकंड में उसकी हंसी थम जाती है। वो गंभीर होकर जिया को झूठ बोलने के लिए बेशर्म कहता है। उसकी आंखों की सख्ती देखकर शाओजी चौंक जाता है। वो नजर किसी अधीनस्थ की नहीं बल्कि किसी ऊंचे दर्जे वाले इंसान की लगती है। फिर भी शाओजी दोबारा कहता है कि कार में बैठो। हमारा हीरो फिर मना कर देता है।
गुस्से में शाओजी कार का दरवाजा खोलता है और मुक्कों से हिसाब बराबर करने के लिए झपटता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। हमारा हीरो आसानी से वार बचा लेता है और एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ देता है। अपमानित होकर शाओजी चाकू निकालता है और उसे खत्म करने की धमकी देता है। हमारा हीरो जरा भी नहीं घबराता, वार को बिना किसी मेहनत के टाल देता है, फिर एक सटीक पंच उसके चेहरे पर मारता है। जमीन पर पड़े शाओजी के कानों में उसकी आवाज गूंजती है, अब वो वैंग फैमिली का पालतू नहीं है। अब से कोई भी उसे हुक्म नहीं देगा जब तक वो खुद न चाहे। हार कर पड़ा कजिन सिर्फ धमकी दे सकता है, जबकि हमारा हीरो वहां से चल देता है। उधर वॉनहाउ होटल में बर्थडे पार्टी अभी भी जारी है। वैंग फैमिली शाओजी की कार को आते देख बेसब्री से इंतजार करती है। दादी तो अपने पोते की तारीफ भी करती हैं, ये सोचकर कि वो हमारे हीरो को साथ ले आया होगा। लेकिन सबके होश उड़ जाते हैं जब शाओजी पिटा हुआ कार से उतरता है और सीधा अपनी दादी की ओर भागता है। दादी हैरान होकर पूछती हैं कि किसने उसे मारा। वो तुरंत जिया याओ के बेकार पति पर इल्जाम लगा देता है। उसके पिता वैंग जीचियांग गुस्से से भर उठते हैं और कसम खाते हैं कि हमारे हीरो को बर्बाद कर देंगे। कजिन पुलिस बुलाने का सुझाव देता है, लेकिन दादी मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये परिवार की बेइज्जती होगी, मामला घर के अंदर ही निपटेगा। वो वैंग जीचियांग को आदेश देती हैं कि अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का इस्तेमाल करे और उसे सबक सिखाए। आधे घंटे बाद हमारा नायक हाईयुआन कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा होता है। वहां दो गुंडे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि चुपचाप उनके साथ चलें। हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि इन्हें वैंग फैमिली ने भेजा है। वो मना कर देता है। गुंडे उस पर झपट पड़ते हैं, आदेश यही कि पहले उसके हाथ तोड़ो। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। दोनों जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे होते हैं। हमारा हीरो शांत भाव से आगे बढ़ जाता है, खुश कि उसका काम प्रभावित नहीं हुआ। तभी उनमें से एक उठता है, आंखें गुस्से से लाल, और उसे रुकने को कहता है। वो पीछे से पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे हीरो को सिर्फ खाने की चिंता है। खुशकिस्मती से खाना खराब नहीं हुआ। इसके बाद वो अपने स्कूटर पर बैठकर दिन की आखिरी डिलीवरी करने निकल पड़ता है। ओल्ड मैडम वोंग का बर्थडे बैश वोंग हाउ होटल में पूरे शान से चल रहा है। उधर वोंग जीचियांग अपनी मां को बताता है कि जिन गुंडों को उसने भेजा था उन्हें ये चेन ने बुरी तरह हरा दिया। ये सुनकर मातृ प्रधान झुंझला जाती हैं और सोचती हैं कि क्या वो निकम्मा दामाद चोरी छिपे कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं। तभी एक आदमी घोषणा करता है कि डिलीवरी कंपनी का बड़ा बॉस मा कुन बधाई देने आया है। वोंग जीचियांग तुरंत पहचान लेता है कि वो हमारे नायक का बॉस है और धीरे से अपनी मां से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। मा कुन आगे बढ़कर अपना परिचय देता है और जन्मदिन के लिए एक बेहद महंगी वाइन की बोतल गिफ्ट करता है। दादी औपचारिक धन्यवाद देती हैं और मा कुन उनके खराब मूड को नोटिस कर लेता है। वो पूछता है कि क्या बात है। दादी कहती है कि परिवार कुछ परेशानी में है। तभी वोंग जीचियांग मा कुन को एक तरफ ले जाता है और ये चैन के बारे में मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। वो झूठ बोलता है कि उसने चीटिंग की और उसके बेटे को भी मारा। ये सुनकर मा कुन दंग रह जाता है। वोंग जीचियांग मासूम बनकर कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इशारा करता है कि शायद बॉस मदद कर सकता है। फिर वो खुलासा करता है कि ये चैन मा कुन की कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर है। मा कुन चौंक जाता है। अमीर परिवार को खुश करने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि सब वो खुद संभालेगा। तुरंत वो अपने एक कर्मचारी को कॉल करता है और कहता है कि वांग हाउ होटल के लिए एक नकली डिलीवरी ऑर्डर डालो। 15 मिनट बाद हमारा नायक अपने स्कूटर पर पार्टी वेन्यू के सामने पहुंचता है, बिल्कुल अनजान। ये चैन फोन निकालकर मा कुन को कॉल करता है और बताता है कि ऑर्डर पहुंच गया है। दूसरी तरफ मा कुन शातिर मुस्कान के साथ कहता है कि ऑर्डर सीधे पार्टी हॉल में लेकर आओ। हमारा हीरो अजीब महसूस करता है और कहता है कि डिलीवरी ड्राइवर अंदर नहीं जा सकते। तभी वो होटल पहचान लेता है। फोन के दूसरी तरफ मा कुन और ओल्ड मैडम वोंग एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान साझा करते हैं। तुरंत मा कुन अपना लहजा बदलता है और कहता है कि ठीक है, होटल के एंट्रेंस पर इंतजार करो। संदेह के बावजूद हमारा नायक डिलीवरी बैग लेकर हॉल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, वो अपने बॉस को वोंग फैमिली के साथ खड़ा देखता है और तुरंत समझ जाता है कि वो जाल में फंस चुका है। सबके सामने मा कुन उसकी ओर उंगली उठाकर चिल्लाता है कि यूनिफॉर्म उतारो और बैच सौंप दो। ये चैन हैरान रह जाता है और सख्त नजरों से पूछता है कि मामला क्या है। वोंग शाओज ये गीच में कूदकर उसे बेवकूफ कहता है कि अपने ही बॉस मा कुन को नहीं पहचानता। मा कुन तिरछी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर यकीन नहीं है तो वो उसे भर्ती करने वाले मैनेजर से कॉल करवा देता है। उसी पल ये चैन का फोन बजता है। मैनेजर बताता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट को नाराज करने के कारण उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। हमारा नायक भीतर से खिन्न हो जाता है।
वो ये नौकरी इज्जत से छोड़ना चाहता था, लेकिन सब बिगड़ चुका है। अब कोई रास्ता न देखते हुए वो सबके सामने अपनी डिलीवरी जैकेट की जिप खोलने लगता है। वोंग जी चियांग और उसका बेटा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं, पूछते हैं कि उसका घमंड कहाँ गया। जैकेट उतारते हुए ये चैन शांत स्वर में पूछता है कि क्या माँ कुन की एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म नहीं हो रही। माँ कुन चौंक जाता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता। फिर कहता है कि इससे उसे कोई मतलब नहीं। हमारा नायक मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसे कैपिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंपनी का एजेंट नहीं रहेगा। माँ कुन गुस्से में पूछता है कि वो खुद को क्या समझता है और अपने सीईओ से दोस्ती का घमंड दिखाता है। ये सब देखकर ओल्ड मैडम वोंग का धैर्य टूट जाता है। वो आदेश देती हैं कि वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाए। वो उस पर चीटिंग और अपने पोते को मारने का आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि आज सबके सामने परिवार का न्याय होगा। ये चैन हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि वो क्यों घुटने टेके और कहता है कि वे सपने देखती रहे। दादी उसे याद दिलाती हैं कि 3 साल पहले उसने वादा किया था कि अगर उसने कोई गलती की तो परिवार का न्याय स्वीकार करेगा। हमारा नायक हाथ सीने पर रखकर कहता है कि उसका वादा आज भी कायम है, क्योंकि वो अपनी बात का पक्का है। ये सुनकर वैंग जी चियांग अपने आदमियों को परिवार का जायंट ड्रैगन रूलर लाने का आदेश देता है। कुछ ही पल बाद एक गुंडा सुनहरे रूलर के साथ आता है, जिसके सिरे पर ड्रैगन का सिर बना होता है। मेहमान आपस में फुसफुसाते हैं कि इससे मार पड़े तो कम से कम 3 दिन तक दर्द रहेगा। ओल्ड मैडम वैंग नफरत भरी नजरों से वैंग जी चियांग को आदेश देती हैं कि वो चैन को 20 बार मारे। अचानक जिया याओ के पिता आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने अपने दामाद को सही से नहीं संभाला, इसीलिए सजा वो खुद देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जिया अचानक आगे आती है, रूलर पकड़ लेती है और कहती है कि वो खुद अपने पति को मारेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे घूर कर देखता है। पहले उस पर चीटिंग का झूठा आरोप लगाया गया, फिर उसे धोखा मिला और अब उसकी अपनी पत्नी ही उसे मारने के लिए तैयार खड़ी है। चैन तंज भरे लहजे में कहता है, सच में मैंने तो एक बहुत अच्छी पत्नी से शादी की थी। जिया बस बड़बड़ाती है। वो दावा करती है कि पत्नी होने के नाते उसे मारने का हक सिर्फ उसी को है। अगर कोई और हाथ उठाएगा तो उसकी बेइज्जती होगी। वैंग शाओ जे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो झपट कर रूलर वापस छीनने की कोशिश करता है। जिया उसकी हरकत से चौंक जाती है। गुस्से में शाओ जे चिल्लाता है कि वो हमारे नायक का चेहरा बिगाड़ देगा और रूलर उठाकर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये चैन उससे कहीं ज्यादा तेज है। आखिरी सेकंड में वो वार से बच जाता है और उसका कजिन हैरान रह जाता है। मौका मिलते ही हमारा नायक एक जोरदार मुक्का वैंग शाओ जे के चेहरे पर मारता है। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। मेहमानों के जबड़े खुले रह जाते हैं। कोई यकीन नहीं कर पाता कि परिवार के दामाद ने वारिस को ही धूल चटा दी। ओल्ड मैडम वैंग गुस्से से कांप उठती हैं। वो चिल्लाती हैं कि यहाँ इतने बॉस और डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो उसे अभी के अभी गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये चैन शांत स्वर में कहता है कि सबने देखा कि वैंग शाओजे ने पहले हमला किया था। उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया। जिया के पिता आरोप लगाते हैं कि उसने परिवार का न्याय स्वीकार करने का वादा तोड़ा है। वो बिना इज्जत का आदमी है। हमारा नायक समझाता है कि वो सजा स्वीकार करता, लेकिन शर्त ये थी कि उसने सच में कोई गलती की हो। मात्र प्रधान चीख कर कहती हैं कि उसने जिया के पीछे चीटिंग की और उनके पोते को मारा। क्या ये काफी नहीं? ये चैन जोर से जवाब देता है कि 3 साल तक उसने जिया की पोती से सच्चा प्यार किया और असली धोखेबाज जिया याओ है, जो फांग चाओ के साथ होटल गई थी। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। फांग चाओ का नाम सुनते ही वे पुरानी अफवाहें याद करते हैं कि वैंग फैमिली उसे दामाद बनाना चाहती थी। घबराई हुई जिया याओ विनती करती है कि कोई उसकी बातों पर यकीन ना करे। वो कहानी करती है कि वो फांग चाओ से सिर्फ बिजनेस डिस्कशन के लिए मिली थी। हमारा नायक सीधा सवाल करता है, बिजनेस मीटिंग के लिए होटल रूम और बाथरूम की जरूरत पड़ती है? उसी पल जैसे संयोग से फांग चाओ खुद पार्टी में पहुंच जाता है। हाथ में बर्थडे गिफ्ट लिए वो सबको चौंका देता है। वो आगे बढ़कर पूछता है कि क्या हो रहा है। जिया याओ तुरंत उसके पास जाती है, खुद को पीड़िता दिखाते हुए कहती है कि ये उस पर अफेयर का आरोप लगा रहा है। फैंग उसे गले लगाकर सबको कहता है कि इस आदमी की बातों पर ध्यान न दें, वे दोनों निर्दोष है। वो चुनौती देता है कि कोई सबूत दिखाए। मन ही मन वो सोचता है कि उसने सारे एविडेंस पहले ही डिलीट कर दिए हैं। फिर बात घुमाते हुए वो कहता है कि बदनाम करने की वजह कुछ और है। वो खुलासा करता है कि ये चेन एक डिलीवरी ड्राइवर भी है। फैंग चाओ झूठ बोलता है कि ड्राइवर का रवैया खराब था और उसने खाना जमीन पर फेंक दिया, इसलिए उसे बैड रिव्यू देना पड़ा। विजयी मुस्कान के साथ वो मां कुन की ओर इशारा करता है और कहता है कि कंपनी के रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है। मां कुन फोन निकालकर 1 स्टार नेगेटिव रिव्यू दिखाता है, जैसा फैंग ने बताया। मेहमान हमारे नायक को घटिया इंसान कहने लगते हैं, जो बदला लेने आया है। लेकिन ये चैन बेपरवाह खड़ा रहता है। वो कपल की ओर देखकर पूछता है, क्या ये नहीं बताओगे कि मैंने खाना क्यों फेंका? जिया याओ उस पर आरोप लगाती है कि वो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं था और प्रेशर संभालने की उसकी क्षमता कमजोर है। हमारा नायक अचानक जोर जोर से हंस पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके लिए अब उसके दिल में क्या बचा है।
वो ओल्ड मैडम वैंग की ओर मुड़कर पूछता है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मैंने चीटिंग की? ये सवाल सुनकर दादी कुछ पल के लिए चुप रह जाती हैं। जिया याओ नजरें चुरा लेती है। मातृ प्रधान कहती हैं कि जब किसी के पास सबूत नहीं है तो चीटिंग का मुद्दा यहीं खत्म, लेकिन हमला करने की बात अलग है। हमारा नायक पलटकर कहता है कि वांग शाओ जी ने हथियार से उस पर हमला किया था और जरूरत पड़ी तो वो पुलिस बुलाएगा। दादी भड़क उठती हैं। वो कहती हैं कि 3 साल उनके घर पर रहने के बाद अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई है। ये चंद शांत होकर कहता है कि उसने हमेशा उनका सम्मान किया है और वो उनके पोते के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। फिर गंभीर नजरों से वो अपनी एकमात्र मांग रखता है। वो चाहती हैं तो आज ही उसके तलाक को मंजूरी दे दे। ओल्ड मैडम वैंग लंबा भाषण शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि ये शादी उनके दिवंगत पति की आखिरी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने इसे निभाया। ये सुनकर मेहमान आपस में वैंग फैमिली की हालत पर चर्चा करने लगते हैं। मातृ प्रधान अपनी पोती को शहर की नंबर 1 ब्यूटी बताती हैं और कहती हैं कि ये चैन उसके लायक नहीं। वो घोषणा करती हैं कि अब वो अपने पति की आखिरी इच्छा नहीं निभाएंगी और उसी वक्त ये चैन को परिवार से निकाल देती हैं। वांग शियांग चियांग इस फैसले से बेहद खुश होता है। वो वेटर को बुलाकर सबके लिए ड्रिंक्स सर्व करने को कहता है, जश्न के लिए। मेहमान तुरंत परिवार को बधाई देते हैं कि निकम्मे दामाद से छुटकारा मिल गया। वे कहते हैं कि जिया किसी बेहतर इंसान की हकदार है। तभी उसकी मां सू लान खुलासा करती है कि 3 साल तक दोनों अलग अलग कमरों में सोए, बिना किसी रिश्ते के। वो जोर से कहती है कि उसकी बेटी अब भी पवित्र है। ये सुनकर जिया याओ शर्म से गड़ जाती है। हमारा नायक ये सब ठंडी दूर नजरों से देखता रहता है। सार्वजनिक अपमान उसके सामने खुलकर बिखर चुका है। उसके मन में आता है कि जिया याओ ने खुद चुना है कि उसका परिवार उसे एक सामान की तरह ट्रीट करे। वो वाइन का गिलास उठाता है और अपनी पूर्व पत्नी को बधाई देता है कि अब वो आज़ाद है अपने स्तर का कोई ढूंढने के लिए। जिया याओ घमंडी अंदाज में कहती है कि अगर वो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगे तो शायद वो तलाक पर फिर सोच ले। ये चैन गुस्से से भर उठता है। वो पूछता है कि माफी वो क्यों मांगे जब धोखा उसने दिया। उसकी इस धृष्टता को देखकर वो बस अपने हाथ में पकड़े वाइन गिलास को हल्का सा झुकाता है और एक शब्द कहता है। अगले ही पल वो पूरा वाइन उसके ऊपर फेंक देता है और जोर से चिल्लाता है, तुम इसके लायक नहीं हो। जिया याओ अपने एक्स हस्बैंड के रवैये से पूरी तरह सन्न रह जाती है और चीख कर कहती है कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। वो भागकर अपनी दादी के पास जाती है और शिकायत करती है कि सिर्फ तलाक देना हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए बिल्कुल भी काफी सजा नहीं है। वांग शाओ जी अपना सूजा हुआ चेहरा दिखाते हुए सहमति जताता है कि इस आदमी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी मातृ प्रधान भाषण देती हैं। ये चैन ने मेरी पोती के 3 साल बर्बाद कर दिए। इसी बात को आधार बनाकर वो पार्टी में मौजूद सभी बड़े लोगों से मदद मांगती हैं ताकि हमारे प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी जाए। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं, सोचते हुए कि क्या मामला सच में इतना गंभीर है। उसी समय फैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि वो परिवार का साथ देगा। वो ऐलान करता है कि ये चन को पूरे शहर के किसी भी होटल में ठहरने की अनुमति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, वो ताना मारते हुए कहता है कि वो उसकी एक्स वाइफ के साथ सोएगा और उसे घुटनों पर लाकर भीख मंगवाएगा। तुरंत बाद जोंगवेई नाम का एक और आदमी आगे आता है। वो वादा करता है कि ये चन को किसी भी रेस्टोरेंट में काम नहीं मिलेगा। माकुन, जो ये का एक्स बॉस है, भी सामने आता है और गारंटी देता है कि अब वो डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर भी काम नहीं कर पाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट जरा भी नहीं घबराता। वो शांत स्वर में पूछता है, और कोई सेक्टर बाकी है जो मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहता है? एक कार कंपनी का सीईओ खड़ा होता है और कहता है कि बार्स और नाइट क्लब्स भी उसे नौकरी नहीं देंगे। स्थिति को देखते हुए वांग शाओजी सबको याद दिलाता है कि ये चन लड़ना जानता है और शायद किसी अमीर आदमी का बॉडीगार्ड बनने की कोशिश करे। ये सुनते ही मेहमान चुप हो जाते हैं। शहर के हर अमीर इंसान को तो कोई नहीं जानता। तभी एक रहस्यमयी महिला हल्की मुस्कान के साथ सामने आती है, जैसे वो इस समस्या का हल जानती हो। वो बेहद खूबसूरत महिला अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लेती है। एक बिजनेसमैन उसे देखते ही पीला पड़ जाता है और तुरंत आगे बढ़कर माफी मांगता है कि वो उसे पहले रिसीव नहीं कर पाया। माकुन तो लगभग लार टपकाते हुए प्रेसिडेंट वैंग से कहता है कि तुरंत उनका परिचय करवाया जाए। वो आदमी उसे डांटता है कि क्या वो मशहूर हुआशन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट किन होंग यान को नहीं पहचानता। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। इतना ताकतवर ग्रुप और उसकी वीपी खुद यहाँ मौजूद है। सब आपस में कहते हैं कि भले ही ग्रुप का प्रेसिडेंट रहस्य है, लेकिन किन होंग यान बेहद प्रभावशाली है। हमारा प्रोटैगनिस्ट दूर खड़ा ये सब देखता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। आखिर ये उसी की कंपनी है। वांग जीचियांग उस महिला के पास
पास जाकर कहता है कि शहर के सभी अमीर लोगों को वही जानती हैं। माकुन बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ जोड़ता है कि इसलिए सारे रईस लोग उनसे जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं। महिला उसे घृणा भरी नज़र से देखती है। वो तुरंत माफ़ी मांग लेता है कि उसने हद पार कर दी। फिर भी माकुन मन ही मन सोचता है कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जरूर कोई चाल चली होगी। इसके बाद वांग जीचियांग औपचारिक रूप से किन होंग यान से अनुरोध करता है कि वो ये चन की जिंदगी बर्बाद करने में मदद करे। इस मांग पर महिला बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना सिगरेट केस निकालती है। एक पल बाद वो बेहद नफासत से सिगरेट निकालकर अपने होठों पर रखती है। तुरंत कई आदमी अपने लाइटर आगे बढ़ा देते हैं। उसकी ताकत का अंदाजा साफ दिखता है, लेकिन किन होंगयान उन सभी लाइटर्स और प्रशंसा भरी नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को पास आने का इशारा करती है। वो खुद चलकर अपनी ही कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट के सामने पहुंचता है और पूछता है क्या चाहती हैं। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए महिला कहती है, मेरी सिगरेट जलाओ। ये सुनकर मेहमान हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वो उसे इतना महत्व क्यों दे रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना घबराए सपाट लहजे में जवाब देता है, मेरे पास लाइटर नहीं है। उसका ये जवाब सुनकर चिन होंगयान भी हल्का से चौंक जाती है। आसपास खड़े पुरुष इस दुस्साहस पर भड़क उठते हैं। शहर की सबसे चाही जाने वाली महिला के अनुरोध को ठुकराना। तभी चिन होंगयान खुद खड़ी होकर उसके बिल्कुल सामने आ जाती है, जैसे हालात को खुद संभालना चाहती हो। वो उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तंज कसते हुए कहता है, अभी अभी तो मेरा नाम लिया गया था, सुना नहीं? वांग जीचियांग महिला की इज्जत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ के हल्के इशारे से उसे चुप करा देती है। वो ये के और करीब आती है और कहती है कि उसके सरनेम की वजह से वो उसे एक रास्ता देना चाहती है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर प्रस्ताव रखती है। वो उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहती है। उधर मेहमान फिर से फुसफुसाने लगते हैं। क्या इतनी ताकतवर महिला ने उसमें दिलचस्पी ले ली है? दूर खड़ी जिया याओ ये सब देखती रहती है। उसके चेहरे पर साफ जलन दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वांग जीचियांग मौका पकड़ते हुए चिन होंगयान से नए प्रेसिडेंट का पूरा नाम पूछता है, लेकिन वो सीधा जवाब देने से बचती है और कहती है कि उसके बॉस अभी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसे असलियत का कोई अंदाजा नहीं है। वो पूछता है, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो कहती है कि अगर वो घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ले तो वो मामला सुलझाने के लिए बीच बचाव कर सकती है। फिर वो उसे 2 लाख सालाना सैलरी पर बॉडीगार्ड की नौकरी ऑफर करती है। ये सुनकर जिया याओ जल उठती है। वो अपनी दादी से शिकायत करती है कि चिन होंगयान उनके परिवार के खिलाफ जा रही है, लेकिन मातृप्रधान शांत रहती हैं। वो पहचानती हैं कि ये महिला बेहद समझदार है, तभी तो इतनी ऊंची पोजीशन पर है। वो ऐसी शख्सियत है जो बिना वजह किसी को नाराज नहीं करती और किसी भी आदमी को अपने प्रभाव में ले सकती है। प्रस्ताव के जवाब में हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे गंभीर नजरों से देखता है और साफ इनकार कर देता है। उसका अप्रत्याशित जवाब जिया याओ को हक्का बक्का कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इतना बड़ा मौका क्यों ठुकरा रहा है। चिन होंगयान भी सबके सामने रिजेक्ट होने से नाराज हो जाती है। वो उससे दोबारा कहने को कहती है कि उसने अभी क्या कहा। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर दृढ़ और चुनौती भरी नजर से देखता है, बिना जरा भी डरे। अगले ही पल वो उसके कान के पास झुककर साफ शब्दों में दोहराता है कि वो ये ऑफर ठुकराता है। उसकी ये हिम्मत और इतनी नजदीकी से बात करना चिन होंगयान को एक पल के लिए निरुत्तर और हल्का सा लाल कर देता है। वांग जीचियांग इस दृश्य से चिढ़ जाता है, लेकिन ये चैन कहता है कि वो सिर्फ इसलिए पास आया था ताकि वो साफ सुन सके। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ चिन होंगयान कहती है कि उसमें उसे चुनौती देने की काफी हिम्मत है। फिर वो मुड़कर मातृप्रधान से कहती है कि अब वो वांग फैमिली का साथ देगी और ये चैन को कुचलने में मदद करेगी। ये सुनकर जिया याओ पर बाकी मेहमान खुश हो जाते हैं। अब शहर में उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांत स्वर में पूछता है, ये आपका निजी फैसला है या पूरे हुआशिंग ग्रुप की तरफ से? वो याद दिलाता है कि वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है और कंपनी की ओर से ऐसा बड़ा ऐलान करने का अधिकार उसके पास नहीं है। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सच में क्या वो अकेले इतना बड़ा फैसला ले सकती है? तभी चिन होंगयान तुरंत कहानी कर देती है। वो कहती है कि हुआशेंग ग्रुप का रहस्यमयी नया प्रेसिडेंट उसका प्रेमी है। ये चेन ये सुनकर अंदर से हिल जाता है। वो सोचता है, मैं कब से इसका प्रेमी बन गया। वो सामने ही उसे झूठ बोलने के लिए टोकता है, लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास से वही बात दोहराती है ताकि सब सुन लें। मेहमान तुरंत उसकी बात मान लेते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को घूरने लगते हैं कि उसने इतनी ताकतवर महिला को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। वांग शीचियांग तो खुशी से झूम उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि 70 मिलियन की फंडिंग पक्की है। किन होंगयांग सबको कहती है कि उनके रिश्ते को गुप्त रखा जाए, उनकी प्राइवेसी के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट हल्की मुस्कान देता है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपने ही झूठ के खुलासे से डर रही है। महिला उसकी मुस्कान नोटिस करती है और चिढ़कर पूछती है कि उसे इसमें मजाक क्या लग रहा है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि प्रेसिडेंट वाकई अमीर और हैंडसम है, मगर वो उसकी टाइप नहीं है। किन होंगयांग झूठ को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट उस पर फिदा हो गया था और उसके लिए एक पूरा आइलैंड तक किराए पर ले लिया।
हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी कहानी सुनकर स्तब्ध रह जाता है, लेकिन तय करता है कि इस पर बहस करना बेकार है। वो मुड़कर जिया याओ से कहता है कि अब रजिस्ट्री ऑफिस चलकर तलाक फाइनल कर लेते हैं, लेकिन वांग शाओजे बीच में रोक देता है। वो कहता है कि शहर छोड़ने से पहले उन्हें एनिवर्सरी बैंक्वेट में रुकना चाहिए। फिर वो मा कुन की तारीफ करता है कि उसने पहले ये चैन को कितनी अच्छी तरह बेइज्जत किया। मा कुन हंसते हुए कहता है कि उसे तो वो सब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में गुस्से की चमक दौड़ जाती है। वो तय कर लेता है कि मा कुन को इसकी कीमत चुकानी होगी। वो सबके सामने फोन निकालता है और बिना परवाह किए कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, थर्ड यंग मास्टर। वो पूछता है ट्वान ट्वान के सीईओ का क्या हाल है। फिर वो आदेश देता है कि शहर की डिलीवरी एजेंसी का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाए। उधर से जवाब मिलता है कि सीईओ उसके दादा से मिलने के लिए कुछ भी करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अच्छे काम के बदले वो उसके लिए डिनर अरेंज करेगा। कॉल कटते ही हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब उसे घूरते रह जाते हैं। वांग शाओजे जोर से हंस पड़ता है और पूछता है कि ये चंद खुद को क्या समझता है जो ऐसी बेवकूफ़ी भरी धमकी दे रहा है। मा कुन भी मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि इस छोटे से ड्रामे से कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। वो उसके दादा को कोई बूढ़ा किसान कहकर अपमानित करता है और दावा करता है कि सीईओ एक बड़ा बिलियनर है, उनसे बहुत ऊपर। किन होंगयांग चुपचाप ये सब देखती रहती है। उसकी नज़रों में शक झलकता है। बॉल रूम का माहौल भारी हो जाता है। उसी वक्त मा कुन का फ़ोन बजता है। वो खुश हो जाता है, सोचता है कि शायद सीईओ वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से ठंडी आवाज़ आती है, उसकी एजेंसी की क्वालिफिकेशन तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है। जैसे ही एक्स बॉस को ये भयानक खबर सुनाई देती है, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है और ठंडा पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। बेचैनी में वो मेहमानों की तरफ देखता है और सोचता है कि इतने बड़े लोगों के सामने वो बेइज्जत नहीं हो सकता। इसलिए वो जोर से बोलना शुरू कर देता है और सबके सामने झूठ गढ़ देता है कि कॉन्ट्रैक्ट 8 मिलियन की फीस पर रिन्यू हो गया है। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज साफ कह रही होती है कि पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन मा कुन फिर भी दिखावा करता रहता है कि वो जश्न मनाने के लिए ड्रिंक्स पर जा रहे हैं। वो हंसते हुए अलविदा कहता है, भविष्य में सुखद सहयोग का वादा करता है, जबकि उधर सीईओ उसे लाइन पर पागल कह रहा होता है। कॉल कटते ही वो घबराई हुई हंसी हंसता है, मगर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी इस दयनीय एक्टिंग को साफ समझ जाता है। मा कुन फिर सीधे चेहरे के साथ बाकी मेहमानों की ओर मुड़कर दावा करता है कि डील पूरी तरह पक्की हो चुकी है। अच्छी खबर सुनते ही वांग शाओजी टोस्ट का प्रस्ताव रखता है और झूठा आदमी अपनी ही बेबसी भरे आंसुओं के साथ मिली हुई वाइन पी जाता है। लेकिन ये चैन उसकी आंखों में चमकते आंसू देख लेता है और हल्की मुस्कान के साथ समझ जाता है कि उसका दांव पूरी तरह काम कर गया। वाइस प्रेसिडेंट को ये आंसू अजीब लगते हैं और वो पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो तुरंत बहाना बना देता है कि तेज ड्रिंक गलत तरह से गले में चली गई। तभी हमारा हीरो बाहें मोड़कर सीधा सवाल करता है, क्यों नहीं सबको बता देते कि तुमने एजेंसी खो दी है। बेनकाब होने पर मा कुन गुस्से से चिल्लाता है कि हेडक्वार्टर ने टेक ओवर कर लिया है और इसका उस युवा से कोई लेना देना नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट आरोपों की परवाह तक नहीं करता और शांत स्वर में कहता है कि वो बहस में समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसे सच पता है। मा कुन पसीने से तर है, लेकिन मेहमानों को शक है कि कोई बेकार लिव इन सन इन लॉ पूरी एजेंसी गिराने की ताकत रख सकता है। हालांकि किन होंगयान सोच में पड़ जाती है। वो शक भरी नजर से युवा को देखती है और मन में सवाल करती है कि क्या वो सच में कोई ताकतवर इंसान हो सकता है। उसी समय जिया की मां आगे बढ़कर माहौल शांत करने की कोशिश करती है। वो सबको भरोसा दिलाती है कि उसकी बेटी का एक्स हस्बैंड बस एक देहाती है जिसका कोई प्रभाव नहीं। वो आगे उसे अपमानित करती है, कहती है कि अगर वो सच में किसी बड़े लोगों को जानता होता तो खुद को कुत्ते जैसा बर्ताव सहने नहीं देता। दर्शक हंस पड़ते हैं और उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। उनका मानना है कि असली यंग मास्टर्स इतने लाड़ प्यार में पले होते हैं कि इतनी तकलीफें नहीं झेल सकते। अपनी इज्जत बचाने के लिए मा कुन एक बेहद महंगी वाइन की बोतल दिखाने लगता है, लेकिन तभी वेटर सबको खाने के लिए बुला लेते हैं। ये दृश्य देखते हुए हमारा हीरो समझ जाता है कि ये परिवार कितना मटीरियलिस्टिक है और क्यों उसे धोखा दिया गया। उसी वक्त हेड शेफ ऐलान करता है कि बैंक्वेट शुरू होने वाला है और सभी से मेन हॉल में चलने का अनुरोध करता है। चलते हुए जिया धीरे से उससे कहती है कि डिनर के बाद ही तलाक फाइनल करें ताकि पार्टी खराब ना हो। कोई और रास्ता ना देखकर प्रोटैगनिस्ट पीछे की एक टेबल पर अकेले बैठ जाता है और तय करता है कि सबके खाने के बाद ही उठेगा। अचानक उसके पास बैठी वांग युआन युआन सिर्फ इसलिए हंगामा खड़ा कर देती है क्योंकि उसका चम्मच उससे छू गया था, जैसे वो कोई कूड़ा हो। चैन इस ड्रामे को नजरअंदाज करता है और देखता है कि जो डिश परोसी जा रही है वो पपीता सूप है, जो ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए मशहूर है। वो ऊपर से नीचे तक देखते हुए टिप्पणी करता है कि शायद उसे इसकी जरूरत नहीं है, जिससे महिला गुस्से और उलझन में भर जाती है। वो गुस्से से खड़ी हो जाती है, लेकिन युवा बस उसकी भरी पूरी बनावट पर नजर डालता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि वो पहले से ही ठीक है। संकोच में महिला अपना लहजा बदलती है और कहती है कि सूप वहीं पी ले, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। अंदर ही अंदर वो सोचती है कि वो कितना परेशान करने वाला है जो उसके चेहरे तक नहीं देखता, और वो युवक उबाऊ भाव से सूप पीता रहता है। कुछ देर बाद वो अपनी दादी के पास जाकर शिकायत करती है कि ये चैन को यहाँ खाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
वो कहती है कि बेकार दामाद कोई बर्थडे गिफ्ट भी नहीं लाया और उसे बैंक्वेट में आने का हक नहीं। वो लगातार ताने मारती रहती है, कहती है कि परिवार को कुछ इंटेग्रिटी रखनी चाहिए। तलाक तो खाने के बाद होगा, लेकिन आज 18वां जन्मदिन है और वो खाली हाथ आया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुपचाप सब सुनता रहता है। वो सोचता है कि अगर मातृ प्रधान ने 3 साल तक तलाक पर रोक न लगाई होती तो उसका मिशन कब का फेल हो गया होता। इसलिए वो उस अजीब नियम के लिए भीतर ही भीतर आभारी है। आज जब वो आधिकारिक रूप से परिवार छोड़ रहा है तो ये तय करता है कि उसे भी बदले में कुछ देना चाहिए। वो फोन निकालता है और अपने अधीनस्थ को गिफ्ट तैयार कर तुरंत होटल पहुंचाने का आदेश देता है। उसे फोन पर देखकर जिया याओ तिरस्कार से हंसती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें अपना ज़मीर कूड़े में मिला? और घमंड से चेतावनी देती है कि वैंग फैमिली सबके सामने कोई सस्ता कबाड़ स्वीकार नहीं करेगी। उसकी पत्नी उसे अपमानित करती रहती है, कहती है कि खुद को और शर्मिंदा न करे, वो तो बस एक फ्री लोडर है। यहाँ तक कि वो ऑफर देती है कि वो किसी को भेजकर ढंग का गिफ्ट खरीदवा दे ताकि वो दिखावा कर सके कि वही लाया है। लेकिन हमारा हीरो शांति से खाना खाता रहता है, उसकी चिल्लाहट को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। इससे महिला और भड़क जाती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो बहरा हो गया है। फिर भी युवा अपनी प्लेट से नज़र नहीं उठाता। करीब 10 मिनट बाद पीले हेलमेट पहने एक साधारण डिलीवरी मैन होटल की शानदार लॉबी में हड़बड़ाते हुए दाखिल होता है। आसपास की दौलत शान के बीच वो साफ अलग नजर आता है और किसी अर्जेंट पैकेज के रिसीवर को ढूंढ रहा होता है। स्टाफ का एक सदस्य उसे दरवाजे पर रोक देता है, कहता है कि ये प्राइवेट पार्टी है और बाहर वालों की एंट्री मना है। वो विनम्रता से समझाता है कि वो सिर्फ बर्थडे गिफ्ट डिलीवर करने आया है और तुरंत चला जाएगा। स्थिति देखकर वो थोड़ा उलझन में इधर उधर देखता है और शालीनता से पूछता है कि आज किसका जन्मदिन है, ताकि वो पैकेज सही व्यक्ति को दे सके। वांग शाओ जी खड़ा हो जाता है, सोचता है शायद ये खाना है। डिलीवरी मैन बताता है कि रास्ते में एक रॉल्स रॉयस के मालिक ने उसे 500 रुपए दिए बस इस पैकेज को जितनी जल्दी हो सके होटल पहुंचाने के लिए। रॉल्स रॉयस शब्द सुनते ही घमंडी कजिन मान लेता है कि ये गिफ्ट किसी बड़े आदमी ने उसकी दादी के लिए भेजा है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है कि पैकेज तुरंत दे दो। पूरा हॉल उत्सुकता से भर जाता है कि इस रहस्यमयी बॉक्स में क्या है जिसे किसी मिलियनेयर के आदेश पर भेजा गया। वांग शाओजी सावधानी से बॉक्स खोलता है, उम्मीद करता है कि अंदर कुछ शानदार होगा। जैसे ही ढक्कन खुलता है, हरी रोशनी चमक उठती है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वो पूरी तरह स्तब्ध है। अंदर बेहद दुर्लभ और कीमती आइस जेड का टुकड़ा है, जिसकी कीमत एक असली दौलत है। वांग शाओजी का जबड़ा खुला रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये जेड पूरी तरह साफ है और कम से कम 10 मिलियन की है। मेहमान फुसफुसाने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक साधारण डिलीवरी मैन इतनी कीमती चीज लेकर आया है। सब सोचने लगते हैं कि इसके पीछे कौन सा टाइकून है। हॉल में हलचल मच जाती है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से खाना खाता रहता है, जैसे इस पूरे तमाशे से उसका कोई लेना देना ही नहीं। इसके बाद पूरा हॉल उस ब्रेसलेट की खूबसूरती में खो जाता है। सब मेट्रियार्क वैंग से पूछने लगते हैं कि आखिर वो दरियादिल शख्स कौन है जिसने इतना महंगा गिफ्ट भेजा। लेकिन बूढ़ी महिला खुद उस जड़ाऊ पीस को उलझन में देखती रहती हैं और मान लेती हैं कि उन्हें नहीं पता किसने भेजा है, क्योंकि वो किसी इतने अमीर और रहस्यमयी इंसान को जानती ही नहीं। वांग युआन युआन भी जेड की बेमिसाल क्वालिटी से प्रभावित हो जाती है और अंदाजा लगाने लगती है कि इतनी दौलत भेजने वाला कौन हो सकता है। कुछ ही देर में वैनिटी हावी हो जाती है। वो कल्पना करने लगती है कि शायद उसके किसी अमीर चाहने वाले ने ये भेजा हो। वो खुद को ये यकीन दिला देती है कि उसकी बेमिसाल खूबसूरती ने किसी यंग मास्टर को उस रात उसका दिल जीतने के लिए मिलियंस खर्च करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ वैंग ज़ीचियांग शेखी बघारता है कि ये जरूर उसकी बेटी का कोई सीक्रेट एडमायरर होगा जिसने प्यार में डूबकर ये पैकेज भेजा है। इसी धारणा पर वे एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं, जैसे कोई उदार अरबपति दामाद जल्द ही परिवार में शामिल होने वाला हो। हमारा हीरो ये सारा दयनीय तमाशा देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा देता है। वो सोचता है कि ये लोग कोई भी बेतुका झूठ गढ़ लेंगे, बस ये मानने से बचने के लिए कि ज्वेल उसने खरीदा है। वो अपना मुंह पोंछता है, टेबल से उठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या वो खाना खत्म कर चुकी है, ताकि वे यहाँ से निकल सकें। इसके साथ ही ये चेन ऐलान करता है कि उसने वादा किया हुआ गिफ्ट डिलीवर कर दिया है और अब वे सीधे रजिस्ट्री ऑफिस चलकर तलाक तुरंत फाइनल करें। जिया की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो पूछती है कि उसने कब गिफ्ट दिया, क्योंकि पूरी रात उसने उसे कुछ करते नहीं देखा। तब प्रोटैगनिस्ट सबके सामने उसकी दादी की ओर इशारा करता है और कहता है कि $10 मिलियन का ब्रेसलेट उसी का गिफ्ट है। वैंग ज़ीचियांग तुरंत उसकी ओर उंगली उठाकर चिल्लाता है कि वो बेशर्म है और 1000 साल में भी इतनी कीमती ज्वेलरी खरीदने की हैसियत नहीं रखता।
कजिन ड्रामा जारी रखता है। जिया याओ से कहता है कि अपने पति को खुद को शर्मिंदा न करने दे, क्योंकि ये गिफ्ट जरूर किसी अमीर सूटर ने भेजा है। ये सुनकर पत्नी जल्दी से उसे खींचने लगती है और कहती है कि उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस भागना चाहिए, क्योंकि वो एक सेकंड भी किसी लूजर से शादीशुदा नहीं रह सकती। जाने से पहले ये चेन बूढ़ी महिला की ओर गंभीरता से देखता है और कहता है कि 3 साल साथ बिताने के बदले ये ब्रेसलेट उसका विदाई उपहार है। वो इस भाव को नजरअंदाज कर देती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि शेखी बघारना बंद करे और दफा हो जाए, क्योंकि वो वैंग क्लैन के लिए चलता फिरता अपमान है। उसी वक्त वैंग जी चियांग खतरनाक नजरों से सामने आता है और कहता है कि तलाक के पेपर साइन करते ही वो ट्रेन पकड़कर युनझू से गायब हो जाए। लेकिन हमारा हीरो इस धमकी से बिल्कुल नहीं घबराता। वो ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसकी आज़ादी उसकी अपनी है, कोई तय नहीं करेगा कि उसे कहाँ रहना चाहिए। कुछ देर बाद वो फुटपाथ पर सवारी का इंतजार कर रहा होता है, तभी एक लग्जरी कार तेजी से उसके पास आकर ब्रेक लगाती है, आखिरी ताने के लिए। कार के अंदर फैंग शैतानी मुस्कान के साथ बैठा है। वो कहता है कि ये लड़का BMW में बैठने लायक नहीं, इसे तो किराए की साइकिल लेनी चाहिए। प्रेमी एक और ठहाका लगाता है और कहता है कि वे सरकारी बिल्डिंग के गेट पर इंतजार करेंगे, उसे पीछे छोड़ते हुए। इस अपमानजनक स्थिति में भी ये चेन बस एक साधारण टैक्सी रोकता है और ड्राइवर से कहता है कि उसे सीधे सिविल अफेयर्स ऑफिस ले चले, ताकि सब खत्म हो जाए। वहां पहुंचते ही वे मीडिएशन रूम में दाखिल होते हैं। माहौल ठंडा और पूरी तरह सरकारी है, जो उस अरेंज्ड मैरिज के अंत की गवाही देता है। प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है। कुछ ही मिनटों में स्टाफ लाल सर्टिफिकेट थमा देता है और तलाक आधिकारिक हो जाता है। डॉक्यूमेंट हाथ में लेते हुए युवा अपने कंधों से बोझ उतरता महसूस करता है। 3 साल की यातना के बाद वो आखिरकार लिव इन सन इन लॉ नहीं रहा। लेकिन बाहर निकलते ही फैंग चाओ सामने आ जाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अब बेकार सन इन लॉ से अबैंडन्ड सन इन लॉ बन गया है। ये चेन अपने अगले इम्तिहान पर ध्यान केंद्रित रखता है। वो तानों की परवाह नहीं करता और ठंडे स्वर में कहता है कि वो उस औरत से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। इतना कहकर वो मुड़कर चला जाता है। जिया गुस्से से तिलमिला उठती है। वो सड़क के बीचों बीच चिल्लाती है और अपने एक्स हस्बैंड को बेकार अबैंडन्ड सन इन लॉ कहती रहती है। वो टैक्सी में बैठ जाता है, जबकि महिला गुस्से में लग्जरी कार में बैठकर फैंग चाओ को आदेश देती है कि टैक्सी का पीछा करे, ताकि पक्का हो जाए कि वो शहर छोड़ दे। फैंग चाओ आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ गाड़ी चलाता है। उसे यकीन है कि ये चेन ट्रेन स्टेशन की ओर भाग रहा है। भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए वे सोचते हैं कि जब उन्होंने उसके सारे सहारे बंद कर दिए हैं तो उसके पास शहर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन जिया याओ पैसेंजर सीट पर बेचैन होने लगती है। उसे अपने एक्स हस्बैंड का आत्मविश्वास भरा चेहरा याद आता है और उसे लगता है कि इस पूरी स्थिति में कुछ अजीब है। अचानक फैंग चाओ भौहें सिकोड़ता है। उसे एहसास होता है कि टैक्सी का रास्ता न तो ट्रेन स्टेशन की ओर है, न बस टर्मिनल की तरफ। पूर्व पत्नी पूछती है कि क्या ये एयरपोर्ट का रास्ता है, लेकिन ड्राइवर इनकार करता है और कहता है कि ये रास्ता सीधे अमीर इलाके XH की ओर जाता है। ये सुनकर महिला घबराकर नाखून चबाने लगती है। क्या वो सच में युनजाओ में रहने का इरादा रखता है? फैंग चाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो कोई सस्ता होटल ढूंढ रहा होगा, लेकिन भरोसा दिलाता है कि उनके प्रभाव से कोई उसे कमरा नहीं देगा। करीब 10 मिनट बाद टैक्सी वेस्ट लेक के शानदार 4 सीजन्स होटल के सामने रुकती है। पीछा कर रहे दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। ये चेन को सीढ़ियां चढ़ते देख फैंग चाओ हंसता है और कहता है कि वो जरूर वेटर या सफाई कर्मचारी की नौकरी मांगने आया होगा। पूर्व पत्नी उसकी हिम्मत पर भड़क उठती है। बैंक्वेट में साफ कहा गया था कि उसे शहर में कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उसे एक बार और अपमानित करने के लिए फैंग चाओ फोन निकालता है और होटल में मैनेजर के तौर पर काम करने वाले अपने जानकार को कॉल करता है, जाल बिछाने के लिए। वो मैनेजर को आदेश देता है कि ये चेन नाम के किसी आदमी को नौकरी पर ना रखे जो अभी अंदर गया है। उसे लगता है कि वो हमारे हीरो की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन मैनेजर की बात सुनते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वो हैरानी से चिल्ला उठता है, जिसे जिया ढरकर पूछती है कि क्या हुआ। फोन काटकर वो उलझन में बताता है कि कर्मचारी ने चेक किया, लेकिन कोई भी नौकरी मांगने नहीं आया। दोनों हैरान रह जाते हैं कि फिर वो अंदर गया क्यों है। फैंग चाओ की आंखें फैल जाती हैं। वो अजीब संभावना जताता है कि शायद वो काम करने नहीं बल्कि मेहमान बनकर रहने आया हो। पूर्व पत्नी तुरंत इस विचार को खारिज करती है। एक रात का किराया 8,000 है और उसने उसके सारे कार्ड जब्त कर लिए थे। उसके पास तो सिर्फ कुछ छुट्टे पैसे थे। फिर भी फैंग चाओ संतुष्ट नहीं होता। वो खुद अंदर जाकर सच्चाई जानने का फैसला करता है। लॉबी में पहुंचते ही उन्हें झटका लगता है। पुष्टि होती है कि ये चेन ने सच में चेक इन किया है और पूरे 7 दिन का एडवांस भी दे दिया है। ये सुनकर दोनों के जबड़े खुले रह जाते हैं। वे जल्दी जल्दी हिसाब लगाते हैं। ये मजाक 50,000 से ज्यादा का है। क्या उस बेकार आदमी के पास इतना कैश था? तभी फैंग चाओ आरोप लगाता है कि उसने सालों से किराने और डॉग फूड के पैसे में से बचत करके चोरी की होगी। वो हमारे हीरो को बेशर्म चोर कहता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट हिचकिचाती मुस्कान के साथ बीच में बोलती है। वो बताती है कि एक गलती हुई है। गेस्ट ने साधारण कमरा नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल सूट लिया है। ये खुलासा उनके लिए परमाणु बम जैसा साबित होता है। दोनों एक साथ चीख उठते हैं, पूरी तरह दहशत में।
फैंग चाओ के माथे पर पसीना टपकने लगता है। वो दोबारा हिसाब लगाता है। लग्जरी सूट का किराया 80,000 प्रति रात है, यानी ये खर्च आधे मिलियन से भी ज्यादा बैठता है। पूरी तरह पीला पड़कर वो जिया की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने ब्रेड खरीदते वक्त बचे छुट्टों से आधा मिलियन बचा लिया, क्योंकि ये गणित तो मेल ही नहीं खाता। कुल खर्च 5,60,000 तक पहुंच गया था। सिर्फ यह आंकड़ा सोचकर ही फैंग चाओ के माथे पर पसीना आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए आगे जोड़ती है, और ऊपर से उन्होंने खुशी खुशी 10,000 की टिप भी दी। ये सुनते ही जिया याओ का पारा पूरी तरह चढ़ जाता है। वो भड़क कर चिल्लाती है, तुमने वो टिप रखने की हिम्मत कैसे की? वो पैसा मेरे वोंग फैमिली का है, समझे? जिया याओ हंगामा कर रही होती है। तभी फैंग चाओ बीच में आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। जिया याओ, अभी टिप पर रोने का समय नहीं है। असली सवाल यह है कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से? अगर वो पिछले 3 साल से सब्जियों के पैसे में से बचत भी कर रहा हो, तब भी 1 मिलियन जमा करना नामुमकिन है। ये सुनकर जिया याओ सोच में डूब जाती है। वो मन ही मन सोचती है, रुको, वो अक्सर मेरी दादी के घर उनके कुत्ते की देखभाल करने जाता था। वहां बहुत पुराने और कीमती एंटीक रखे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मौका देखकर कुछ एंटीक चुरा लिए हों और बेच दिए हों? ये सुनकर फैंग चाओ तुरंत कहता है, यही हुआ होगा। जल्दी अपने घर फोन करो और कहो कि चेक करें कहीं कुछ गायब तो नहीं है। बिना देर किए जिया याओ हाँ कहती है और फोन निकाल लेती है। उधर वॉन हाउ होटल के बैंक्वेट हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी प्रेसिडेंट टेंग और बाकी अहम मेहमान अभी तक नहीं गए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो रहस्यमयी शख्स कौन था जिसने इतना महंगा ब्रेसलेट भेजा? वे सब वहीं ठहरे हुए थे, बस उस पवित्र हस्ती की एक झलक पाने के लिए। इसी बीच किन होंग यान भी बेचैन हो रही थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, गहरी सोच में डूबी हुई। इतनी देर हो गई, गिफ्ट भेजने वाला अभी तक क्यों नहीं आया? ट्रैफिक भी होता तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अचानक एक ख्याल उसके मन में आता है और उसे परेशान करने लगता है। कहीं ये गिफ्ट येचन ने तो नहीं भेजा? उसी समय हॉल में जिया की मां का फोन बजता है। स्क्रीन पर डॉटर लिखा देख वो तुरंत कॉल उठाती है। हेलो जिया, सब ठीक है? उस लूजर से तलाक हो गया ना? दूसरी तरफ जिया की आवाज घबराहट और गुस्से से भरी होती है। मॉम, तुरंत दादी के घर जाओ, चेक करो कि उनकी पुरानी कैलीग्राफी या पेंटिंग्स में से कुछ गायब तो नहीं है। वो चीखते हुए उसे दोष देती है, वो बदमाश जरूर हमारे परिवार की चीजें चुराकर बेच रहा है। ये सुनकर मां सन्न रह जाती है। क्या उस लूजर ने सच में दादी के एंटीक चुरा लिए? मां की ऊंची आवाज किन होंग यान के कानों तक पहुंचती है। ये सुनते ही किन होंग यान गहरी सांस लेती है, जैसे सारा सस्पेंस खत्म हो गया हो। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए वो मन में सोचती है, मैंने सोचा था वो कोई बड़ा शख्स है, लेकिन निकला तो एक छोटा मोटा चोर। उसकी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो खड़ी होकर कहती है, ओल्ड मैडम, प्रेसिडेंट वोंग को कंपनी में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब चलती हूं। ओल्ड मैडम वोंग तुरंत सम्मान से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, प्रेसिडेंट किन, फाइनेंसिंग का मामला अब आपके हाथ में है। ये सुनकर किन होंग यान कहती है, चिंता मत कीजिए, और वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है, बाकी मेहमान समझ जाते हैं कि वो रहस्यमयी टाइकून आज नहीं आने वाला। कुछ देर बाद ओल्ड मैडम वोंग गुस्से और उलझन में पूछती हैं, जिया याओ ने क्या कहा? तलाक के बाद ही उसे चोरी का पता क्यों चला? मां गुस्से में समझाती है कि जिया याओ ने बताया कि उसने वेस्ट लेक होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। वहां लगभग 6 लाख उड़ा दिए, इसलिए उन्हें शक है कि ये पैसा एंटीक बेचकर आया होगा। ये सुनकर ओल्ड मैडम वोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मेज पर हाथ मारकर चिल्लाती है, ये लिव इन सन इन लॉ। लेकिन वो अभी भी ब्रेसलेट भेजने वाले मेहमान का इंतजार कर रही है। वो खुद को काबू में रखती है और सोचती है कि इतने बड़े मौके को किसी छोटे इन लॉ की वजह से गंवाया नहीं जा सकता। वो परिवार को 2 हिस्सों में बांट देती है। जितशियोंग, सुसिन, युआन युआन, तुम लोग मेरे साथ यहीं रुको, हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। फिर वो बाकी लोगों की ओर मुड़ती है। शाओजे, जिद्युआन, सुलान, तुम लोग अभी मेरे घर जाओ और देखो क्या क्या गायब है। सब तुरंत हामी भरते हैं। दृश्य बदलता है। शाओजे और जिया याओ के पिता माता विला पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही वो बिना वक्त गवाए जांच शुरू कर देते हैं कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। फिर शाओजी अपने अंकल से कहता है, अंकल, हम अलग अलग हो जाते हैं। आप एंटी कैलीग्राफी और पेंटिंग वाले कमरे में चेक कीजिए, मैं इस कमरे में देखता हूं। ये सुनकर अंकल तुरंत सहमत हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे अलग अलग दिशाओं में खोजबीन करने निकल जाते हैं। पूरे घर को अच्छी तरह छानने में करीब 20 मिनट लगते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी गायब नहीं था। चारों तरफ देखने के बाद शाओजी कहता है, यहां तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। उसी समय अंकल दूसरी तरफ से आते हैं और पुष्टि करते हैं, शाओजी, हमारी तरफ भी कुछ गायब नहीं है, तुम्हारी तरफ कुछ मिला? ये सुनकर शाओजे गहरी सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगता है। एंटीक कैलीग्राफी वाले कमरे में सब कुछ जस का तस है, वहां भी कुछ गायब नहीं। इसका साफ मतलब था कि दादी के घर से कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई। चेन ने वैंग फैमिली से कुछ नहीं चुराया।
लेकिन शाओजी की नफरत उस पर हावी हो जाती है। झूठ बोलते हुए वो कहता है, ओ मैंने अभी पूरी तरह चेक नहीं किया, बेहतर होगा आप लोग एक बार फिर देख लें, कहीं कुछ छूट ना गया हो। अंकल हामी भरते हैं। ठीक है, मैं फिर से देखता हूँ। जैसे ही अंकल वहां से जाते हैं, शाओजी के दिमाग में एक चालाक योजना जन्म लेती है। वो एक शेल्फ की ओर बढ़ता है और चुपके से वहां रखी एक बेहद महंगी घड़ी उठा लेता है। घड़ी हाथ में लेकर वो खुद से मुस्कुराता है। ये वही घड़ी है जो दादाजी जिंदा रहते पहनते थे। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 48 पीस है और इसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल जाती है। अब से तुम ही इस घड़ी के चोर हो। योजना के मुताबिक वो घड़ी अपनी जेब में डाल लेता है और खाली डिब्बा लेकर बाहर निकलता है। बाहर पहुंचते ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरे कमरे से घड़ी गायब है। जैसे ही जिया की माँ ये सुनती है, गुस्से में कहती है, कोई हैरानी नहीं कि वो लूजर वेस्ट लेक के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरा है, वो जानवर। बिना समय गंवाएं जिया पिता तुरंत ओल्ड मैडम वांग को कॉल करते हैं और घबराहट में कहते हैं, मैडम हमें अभी पता चला कि दादाजी की रिचर्ड मिले घड़ी गायब है। फोन के दूसरी तरफ ये सुनते ही ओल्ड मैडम वांग गुस्से से कांप उठती हैं। उनकी आवाज खौफनाक गुस्से से भर जाती है। उसे पकड़कर मेरे पास लाओ, आज मैं उसका हाथ कटवाऊंगी। कॉल कटने के बाद पिता शाओजिए से कहते हैं, तुम्हारी दादी चाहती हैं कि हम ये चेन को तुरंत वापस लाएं। लेकिन जैसे ही शाओजिए ये चेन का नाम सुनता है, वो घबरा जाता है। उसे पिछली बार की मार याद आ जाती है। डरते हुए वो सोचता है, मैं फिर से उस आदमी से पिटना नहीं चाहता। बचने के लिए वो तुरंत नाटक शुरू कर देता है। अपने घाव को पकड़कर कराहता है, आह ये घाव बहुत दर्द कर रहा है, मुझे पहले अस्पताल जाना होगा। अंकल आप आगे जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन शाओजिए वहां से खिसक जाता है। उधर पिता घबराकर जिया को कॉल करते हैं। जिया, क्या तुम अभी भी वेस्टलेक होटल में हो? दृश्य वेस्टलेक होटल की ओर बदलता है। जिया फोन पर है। खबर सुनते ही वो चौंक कर पूछती है, क्या कहा? दादी की रिचर्ड मिले घड़ी गायब है? वही जो 5 मिलियन की है? ठीक है, समझ गई। फोन रखते ही फैंग पूछता है, क्या हुआ, क्या पता चला? जिया गुस्से में फोन नीचे रखती है और कहती है, चैन ने सच में दादी की चीजें चुराई हैं। अब देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। वो गुस्से में रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर बिना झिझक पूछती है, ये चैन का रूम नंबर क्या है? फैंग उसकी ये आक्रामकता देखकर घबरा जाता है। वो पूछता है, जिया तुम क्या करने वाली हो? आग की तरह भरी जिया जवाब देती है, और क्या, मैं उसे वापस ले जाऊंगी। उसने मेरे दादाजी की 5 मिलियन वाली घड़ी चुराई है। लेकिन फैंग चाओ कुछ नोटिस करता है। जिया कम गुस्से में और ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है। उसे घूरते हुए वो पूछता है, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो? मन ही मन वो सोचता है, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो ये चैन से मिलने के लिए खुश है। चिंतित होकर वो जिया याओ का हाथ पकड़ता है ताकि होटल में कोई तमाशा ना हो। वो समझाने की कोशिश करता है, मैं होटल के मालिक से पंगा नहीं ले सकता। यहाँ हंगामा मत करो, चुपचाप पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन जिया याओ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो उसे डांटती है, तुम इतने डरपोक क्यों हो? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं अकेले जाऊंगी। वो सीधे ऊपर चली जाती है। दृश्य प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर वाले कॉरिडोर में बदलता है। जिया याओ ये चैन के कमरे के बाहर पहुंच चुकी है। वो दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाती है और चिल्लाती है, ये चैन तुम चोर, जल्दी दरवाजा खोलो। कुछ पल बाद दरवाजा खुलता है। सामने ये चैन खड़ा है, अभी अभी शावर लेकर निकला हुआ, सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए। उसे देखकर ये चैन झुंझलाकर कहता है, तुम औरत मुझे परेशान करना कब बंद करोगी? अभी अभी तलाक हुआ है और तुम सीधा मेरे पास चली आई। लेकिन वो आधे कपड़ों में, सिर्फ तौलिए में खड़ा था। ये देखकर जिया का गुस्सा अचानक ठंडा हो जाता है। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो बस हकलाकर कह पाती है, तुम। जिया याओ जो लड़ने के मूड में आई थी, अचानक पूरी तरह शॉक हो गई जब उसने ये चैन की बॉडी और एब्स देखे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मन ही मन सोचने लगी, वाओ, ये चैन के एक्चुअली एब्स हैं। ठीक तभी उसे थोड़ी शर्मिंदगी और पछतावा महसूस हुआ। ये सोचते हुए, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं उसे इस समर घर पर बिना शर्ट के घूमने देती। लेकिन ये चैन ने इस रिएक्शन को इग्नोर किया और सीधे पूछा, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? ये चैन की आवाज़ सुनकर जिया याओ वापस रियलिटी में लौटी और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने जल्दी से बात बदल दी। उसने उस पर सीधा इल्ज़ाम लगाया, ये चैन, क्या तुमने मेरी ग्रैंडमा की रिचर्ड मिले वॉच चुराई है? ये चैन कंफ्यूज हो गया और पूछा, कौन सी रिचर्ड मिले वॉच? जिया याओ को लगा कि वो नाटक कर रहा है और गुस्सा होते हुए बोली, क्या तुम अभी भी अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हो? मेरी ग्रैंडमा की $5 मिलियन वॉच मिसिंग है और शायद तुमने ही उसे लिया है, वरना तुम्हारे पास 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकने के पैसे कहाँ से आए? मैं आज तक इतनी महंगी जगह पर नहीं रुकी। उसकी बकवास सुनकर ये चन ने मन ही मन सोचा कि ये वैंग फैमिली के लोग सच में अलग ही हैं। अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद लेते हैं लेकिन सारी बुरी चीज़ों का ब्लेम उस पर डाल देते हैं। ये सोचते हुए ये चन ने जवाब दिया,
मिस वैंग, मैंने तुम्हारी वैंग फैमिली से एक सुई या धागा तक नहीं लिया है, तो वॉच चुराना तो बहुत दूर की बात है। प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ। और जैसे ही ये चैन ने उसे मिस वैंग बुलाया, जिया को मानो बिजली का झटका लगा। वो उसे डिसबिलीफ में घूरने लगी, ये सोचते हुए उसने पहले कभी इस तरह नहीं बुलाया। पुराने दिनों की यादें उसके दिमाग में तैरने लगी, जब चैन उसे प्यार से माई लेडी वाइफ या गॉडेस बुलाता था और अपनी पेचेक मिलने पर उसे बाहर खाना खिलाने की बात करता था। इस रूखेपन और फॉर्मेलिटी ने जिया को गुस्सा दिला दिया। वो चिल्लाई, तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम्हारे रूम में कोई और औरत है? लेकिन चैन उसकी बातों से पक चुका था। उसने मन ही मन सोचा, इस औरत का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। उसने शांति से कहा, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अंदर कोई और औरत है या नहीं। हमारा डिवोर्स हो चुका है। अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। ये सुनकर जिया याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हैरान थी कि ये चैन ने उसे रोकने की हिम्मत कैसे की। उसने अपना फोन निकाला और धमकी दी, मैं यहाँ तुम्हें एक मौका देने आई थी, घर वापस आने का। अपनी गलती मानो और ग्रैंडमा की सजा स्वीकार करो, ताकि ये सब यहीं खत्म हो सके। क्योंकि तुम इस अपॉर्चुनिटी की कद्र नहीं करते, मैं अभी पुलिस रिपोर्ट फाइल करने जा रही हूँ। वो चिल्लाई और तुरंत कॉल करने लगी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। $5 मिलियन की चोरी तुम्हें 15 साल से ज्यादा के लिए जेल पहुंचा सकती है। लेकिन ये चैन ने उसकी धमकियों को इग्नोर किया और बस दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जिया बाहर से चिल्लाती रही, दरवाजा खोलो ये चैन, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अब बस जेल जाने का इंतजार करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और जब ओल्ड मैडम वैंग को पता चलता है कि जिया ने पुलिस को कॉल किया तो वो आग बबूला हो जाती हैं। उन्होंने पूछा, क्या जिया ने एक्चुअली पुलिस को कॉल किया? ठीक तभी जिया की मॉम अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए बीच में कूद पड़ी और बोली, मॉम, ये चैन डेफिनेटली कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए जिया याओ को पुलिस को कॉल करना पड़ा। वैसे भी ये चैन अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो उसे फैमिली जस्टिस के थ्रू हैंडल करना सही नहीं होता। फिर ओल्ड मैडम ने जवाब में कहा, जाने दो, शायद जेल में सड़ना ही ये चैन की किस्मत है। आखिर इस लिव इन सन इन लॉ ने हमारी फैमिली पर दाग जो लगाया है। करीब 10 मिनट बाद सीन वापस होटल पर शिफ्ट होता है। पुलिस वहां पहुंचती है और जिया से पूछती है, क्या आप मिस वैंग जिया हैं? आपका कहना है कि ये चैन ने आपकी फैमिली की 5 मिलियन की वॉच चुराई है। जैसे ही जिया ने पुलिस को देखा, उसने पूरा विक्टिम कार्ड खेला और बोली, यस, ये चैन हमारा लिव इन सन इन लॉ था, हमारा अभी डिवोर्स हुआ है। उसने हमारी फैमिली की वॉच चुराई और उसे बेच दिया। उन पैसों से वो पिछले 1 हफ्ते से इस 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रह रहा है। और तो और, उसने एक हुकर भी हायर की है। फिर उसने कहा, कॉमरेड पुलिस, प्लीज जाइए, उसे अरेस्ट कीजिए और उसे जल्दी नीचे लाइए। फिर दूसरे ऑफिसर ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ये चैन को कॉल करो और उसे नीचे आने को बोलो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए ओके कहा और कॉल किया। फोन बजता रहा, लेकिन रूम के अंदर ये चैन गहरी नींद में सो रहा था। भले ही फोन बजता रहा, ये चैन ने नहीं उठाया और जिया का शक यकीन में बदल गया। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में सोचा, उसने फोन भी आंसर नहीं किया, वो डेफिनेटली गिल्टी है, इसलिए उसमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। ये चैन को ना देखकर वहां खड़े दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। चलिए एक नजर डालते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने एक साथ कहा, ऑलराइट, चलिए ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं। उसने तुरंत सिर हिलाया और बोली, यस। दोनों एलिवेटर से ऊपर गए और रूम की बेल बजाई। जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, वो पुलिस को देखकर थोड़ा सरप्राइज लगा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह शांत रहा। फिर लीड पुलिस ऑफिसर डायरेक्टर ली ने अपनी आइडेंटिटी बताई और पूछा, क्या आप मिस्टर ये चैन हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन से हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मेरा लास्ट नेम ली है। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे की बात की और कहा, हमें मिस वैंग से रिपोर्ट मिली है कि आपने उनकी फैमिली से एक 5 मिलियन की वॉच चुराई है। क्या ये सच है? ये सुनकर चेन ने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, मैंने वैंग फैमिली से कुछ नहीं लिया है। लेकिन डायरेक्टर ली इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने चेन को सिर से पैर तक स्कैन किया और थोड़े शक भरे लहजे में कहा, मेरी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन मैंने सुना है कि आप वैंग फैमिली के साथ रहते थे। आप लिव इन सन इन लॉ थे और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पिछले 6 महीनों से आप सिर्फ फूड डिलीवरी कर रहे थे। डायरेक्टर ली ने रूम की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। मिस वैंग ने अभी कहा कि डिवोर्स के दौरान आपको वैंग फैमिली की प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल स्वीट बहुत फैंसी है। मैंने सुना है कि इसका किराया एक रात का 80,000 रुपीज है और आपने इसे पूरे 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। डायरेक्टर ली की आवाज अब और ज्यादा शक से भरी लग रही थी। अगर आपने वॉच नहीं चुराई तो ये पैसा कहां से आया? ये सुनकर वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मुड़ा और बोला, वेट अ मिनट। वो अंदर गया, कुछ पेपर्स उठाए और उन्हें डायरेक्टर ली के सामने रखते हुए कहा, डायरेक्टर ली, ये हमारे हुआशैंग ग्रुप का इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं हुआशैंग ग्रुप का बिगेस्ट शेयर होल्डर हूं और न्यूली अपॉइंटेड सीईओ भी। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक चमचमाता बिजनेस कार्ड निकाला, उन्हें थमाया और कहा, ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड,
जिस पल दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने कार्ड हाथ में लिया वे पूरी तरह सन्न रह गए। वो कार्ड कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। एक ऑफिसर ने कार्ड को गौर से देखा, हैरान होकर। उसने कहा, ये बिजनेस कार्ड अपने ब्लैक बैकग्राउंड और येलो टेक्स्ट के साथ ये स्विस मेटल का बना है और इसमें डायमंड्स जड़े हैं। सिर्फ इस एक कार्ड की कीमत 10,000 युआन है। दूसरा ऑफिसर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से डायरेक्टर से कहा, यह बहुत ज्यादा शो ऑफ लग रहा है। क्या आपको यकीन है कि यह फेक नहीं है? ये सुनकर डायरेक्टर ने पूछा, क्या आपकी इन्फो स्काई आई पर अवेलेबल है? स्काई आई एक कमर्शियल इंक्वायरी टूल है जो देश भर की 200 मिलियन सोशल एंटिटीज की जानकारी रखता है। आप वहां कंपनी का बैकग्राउंड या एग्जीक्यूटिव इन्फो चेक कर सकते हैं। और तभी उस चैन ने रिस्पॉन्ड किया। स्काई आई के फाउंडर डॉक्टर जैंग चाओ मेरे सेकंड ब्रदर के कॉलेज क्लासमेट थे। क्योंकि मैंने अभी ऑफिशियली ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है और मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे पहले ढूंढ लें, इसलिए मैंने उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करने को कहा था। फिर उसने कहा, चूंकि आप स्काई आई के डेटा पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें इसे थोड़ी देर के लिए ओपन करने को बोलता हूं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और डॉक्टर जैंग को कॉल किया। उसने कॉल मिलाया। जैसे ही कनेक्ट हुआ, उसने बहुत कैजुअल टोन में बात करना शुरू किया। डॉक्टर जैंग आजकल कैसे हैं? फिर उसने कहा, बात यह है कि युनजू के पुलिस बड़ी मेरा डेटा स्काई आई पर चेक करना चाहते हैं। बस मेरी प्रोफाइल को 10 मिनट के लिए ओपन कर दो। फिर फोन पर बात करते हुए ही उसने जोड़ा, ऑल राइट, अब आप स्काई आई पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स तुरंत अपने फोन्स पर वासिंग ग्रुप सर्च करने लगे। जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आए, उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि वासिंग ग्रुप के सीईओ ये चैन है। लेकिन डायरेक्टर ली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, आधा हैरान और आधा शक करते हुए, क्या ये किसी हैकर का काम हो सकता है? अब चेन ने सोचा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और कहा, मैं ओरिजिनली अपनी वेल्थ शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है, फाइन। उसने अपना फोन निकाला, अपनी बैंकिंग ऐप खोली और उनके चेहरे के ठीक सामने दिखा दिया, ये रही मेरी अकाउंट इन्फो, खुद देख लीजिए। जैसे ही ऑफिसर ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर नजर डाली, वे पूरी तरह शॉक हो गए। 5,60,000 युआन। खर्चे तो एक तरफ थे, लेकिन जब उन्होंने नीचे अवेलेबल बैलेंस देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि अमाउंट 10 बिलियन से ज्यादा था। इतने सारे जीरोस देखकर ऑफिसर्स को एहसास हुआ कि वो किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर से डील कर रहे हैं। फिर वो हकलाया और जोर से चिल्लाया, ये 10 बिलियन है। उस सारी खामोशी के बीच चेन ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, थैंक गॉड कि हमने शादी के वक्त प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट साइन किया था। उसी वजह से जब हमारा डिवोर्स हुआ, वैंग फैमिली ने कभी चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई कि मेरे नाम पर एक्चुअली कितनी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं। और ये सोचते हुए उसने पुलिस की तरफ देखा और कहा, पुलिस कॉमरेड, ये तो बस मेरा एक कार्ड है। ऑनेस्टली, अकेले इस एक कार्ड में इतना पैसा है कि अगर आप वैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी बेच दें तो भी वो इस कार्ड के बैलेंस के आधे के बराबर भी नहीं होगा। फिर उसने सीरियसली आगे कहा, अब आप ही बताइए कि आपको सच में लगता है कि मैं किसी पेटी थीफ की तरह सिर्फ 5 मिलियन की वॉच चुराऊंगा? उसका काम, कॉन्फिडेंस और बैकग्राउंड देखकर मेन ऑफिसर को तुरंत रियलाइज हो गया कि ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। और फिर उसने रिस्पेक्टफुली पूछा, सर, आप जरूर किसी बड़ी वेल्दी फैमिली के यंग मास्टर होंगे, राइट? लेकिन आपके बैकग्राउंड वाला कोई इंसान अपनी मर्जी से वैंग फैमिली का सन इन लॉ क्यों बनेगा? ये सुनकर चेन ने शांति से जवाब दिया, ये बस एक फैमिली अरेंजमेंट था। उस वक्त मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर उसने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों इसे एक सीक्रेट रखेंगे, स्पेशली वैंग फैमिली में किसी को मत बताइएगा। मैं उनके साथ और इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। ये सुनकर दोनों कॉप्स ने मन ही मन सोचा, मैन, इन अमीर लोगों के भी कितने अजीब हॉबीज और सोचने के तरीके होते हैं। लेकिन डायरेक्टर ली ने तुरंत उसे तसल्ली दी, डोंट वरी सर, आपकी प्राइवेसी पूरी तरह प्रोटेक्ट की जाएगी। हम किसी को कुछ रिवील नहीं करेंगे। मामला सुलझने के बाद कॉप्स जाने के लिए मुड़े और पोलाइटली बोले, सॉरी, आपको परेशानी हुई, अब हमें चलना चाहिए। फिर चेन ने उन्हें गुड बाय कहा, यस एब्सोल्युटली, टेक केयर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ठीक 2 मिनट बाद हम होटल लॉबी देखते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, सर, चेन ने साफ कर दिया है कि उसने आपकी वैंग फैमिली की वॉच नहीं ली। मुझे लगता है कि आपको वापस जाकर कहीं और देखना चाहिए। शायद आप उसे कहीं और भूल गए हों। ये सुनकर फैंग चाओ कहता है, ये पॉसिबल कैसे है? आप उस पर यकीन कैसे कर सकते हैं? फिर जिया याओ ने बात जोड़ी, अगर उसने कुछ चोरी नहीं किया तो उसके पास इस 5 स्टार होटल में रुकने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? और वो कहती रही कि वो बस एक गरीब फूड डिलीवरी गाय है और कुछ नहीं, पुअर गाय। ये सुनकर दोनों कॉप्स ने सरप्राइज में एक दूसरे को देखा। वे बस उस 10 बिलियन फिगर के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा पुअर गाय है जिसके पास 10 बिलियन है? लेकिन फिर डायरेक्टर ली ने थोड़े सख्त लहजे में उससे कहा, मिस जिया याओ, जब तक हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, हमें मिस्टर ये चैन को अरेस्ट करने का कोई हक नहीं है। अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं कि हम उन्हें अरेस्ट करें तो प्लीज कोई एविडेंस दिखाइए।
जैसे कि वॉच चुराते हुए उनका वीडियो या फोटो या फिर वॉच बेचकर पैसे लेते हुए कोई प्रूफ। और जाने से पहले डायरेक्टर ने जिया याओ को रोका और एक सलाह दी। ऑल्सो अपने एक्स हस्बैंड को गरीब, बेकार या वर्थलेस बुलाना बंद कीजिए। आफ्टर ऑल आप दोनों कभी हस्बैंड और वाइफ थे। दूसरे इंसान के बारे में ऐसी बातें कहना सच में हर्टफुल होता है। लेकिन जिया ने तुरंत कहा, मैंने उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। अगर उसमें थोड़ी भी एम्बिशन या टैलेंट होता तो मैं उसे डिवोर्स नहीं देती। ये सुनकर दूसरा पुलिस ऑफिसर थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, तो डिवोर्स फाइल करने वाले आप थे? जिया ने प्राउड होकर जवाब दिया, या मैंने ही उसे डिवोर्स देने के लिए इनिशिएटिव लिया था। क्यों? क्या वो अभी से रिग्रेट कर रहा है? उसकी गलतफहमी देखकर कॉप ने मन ही मन एक सार्कास्टिक थम्स अप दिया और सोचा, एक हस्बैंड जिसके एसेट्स बिलियंस में हैं, हुआशेंग ग्रुप के सीईओ को रिजेक्ट करके मैडम रिग्रेट आपको होना चाहिए, उसे नहीं। लेकिन जिया याओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हिचकिचाते हुए उसने पुलिसमैन से पूछा, क्या उसके रूम में कोई औरत थी? ये सुनकर डायरेक्टर ली ने जवाब दिया, चेन रूम में अकेले थे, वहां कोई और नहीं था। जैसे ही जिया याओ ने यह सुना, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन पुलिस के जाने के बाद फैंग चाओ जो वहीं खड़ा था, पूरी तरह कंफ्यूज था और सोचता रहा, कॉप्स ऊपर से नीचे आए और अचानक चेन के साथ इतने पोलाइट हो गए। आखिर ऊपर हुआ क्या? तभी जिया का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका। वो शाओजिए का कॉल था। उसने जवाब दिया, हेलो शाओजिए। फिर दूसरी तरफ से शाओजिए की आवाज आई, जिया, मैंने सुना तुमने पुलिस को कॉल किया, क्या हुआ? उन्होंने उसे अरेस्ट किया या नहीं? ये सुनकर जिया ने जवाब दिया, नहीं, पुलिस ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए वे उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर शाओजिए थोड़ा सरप्राइज लगा। उसने पूछा कि उन्हें किस तरह का प्रूफ चाहिए। जिया ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें या तो ये प्रूफ चाहिए कि वॉच चोरी हुई है या फिर उसे बेचने की रिसीट। जैसे ही शाओजिए ने यह सुना, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां वो 5 मिलियन की वॉच थी और मन ही मन सोचा, प्रूफ कि उसने वॉच चुराई, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वॉच तो यहीं मेरे पास है। लेकिन तभी उसे एक नया आइडिया आया। उसने सोचा, लेकिन मैं डेफिनेटली एक फेक प्रूफ बना सकता हूं कि उसने बिना परमिशन के वॉच बेच दी। और इस ख्याल के साथ वो जिया की तरफ मुड़ा। उसने कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी पता लगाता हूं कि उसने वॉच किसको बेची। डोंट वरी, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो जेल जाए। लेकिन जैसे ही शाओजिए ने यह कहा, जिया याओ लगभग ब्रदर बोलने ही वाली थी कि अचानक शाओजिए ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद जिया याओ गहरी चिंता में डूब गई और खुद से पूछा, अगर ब्रदर शाओजिए सच में चैन को जेल भेज देते हैं तो आगे क्या होगा? और इस ख्याल के साथ एक पुरानी याद उसकी आंखों के सामने तैर गई। उसे वो समय याद आया जब चैन उसे बहुत प्यार से ट्रीट किया करता था। वो उसके बाल कर्ल किया करता था और कहता था, देखो मिस, ये कर्ल्स अच्छे हैं ना? वेल, ये बमुश्किल एक्सेप्टेबल है लेकिन काम चल जाएगा। जिया याओ इन यादों में खोई हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह इन सुकून भरे ख्यालों में उलझा हुआ था। अचानक फैंग चाओ जो उसे साइड से पोक कर रहा था, उसने अपना मौका देखा और करीब आया। उसने बेशर्मी से अपना हाथ जिया याओ के कंधे पर रखा और फुसफुसाया, हनी, क्यों ना हम आज रात भी यहीं वेस्ट लेक में रुकें? लेकिन फैंग चाओ के टच ने जिया याओ को आग बबूला कर दिया। वो गुस्से में मुड़ी और उसे जोर का तमाचा जड़ दिया। फैंग चाओ ने अपना गाल सहलाया और वो चिल्लाई, तुम इस जैसी सिंपल चीज भी सॉल्व नहीं कर सकते और फिर भी मेरे साथ सोने के सपने देखने की हिम्मत करते हो? ये कहकर जिया याओ वहां एक पल भी नहीं रुकी और चली गई। उधर फैंग चाओ अपने लाल पड़े गाल को रगड़ते हुए, दांत पीसते हुए ये चैन को कोसने लगा, ये सोचते हुए, ये चैन, तुमने मेरी पूरी रात बर्बाद कर दी। जब तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी एक अटेंडेंट पीछे से आया, आग में घी डालते हुए। उसने कहा, हे ब्रो, आप चाहे जो भी कहें, ये लड़की सीरियसली हॉट है। जैसे ही फैंग चाओ ने ये सुना, वो आग बबूला हो गया, जैसे स्काई हाई एंग्री। उसने उसे कॉलर से पकड़ा, जमीन से ऊपर उठाया और उसे मुंह बंद रखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही ये चन होटल से बाहर निकले, मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, समझे? डर के मारे उस आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। वक्त गुजरा और अगली सुबह 6 बजे होटल के एलिवेटर डोर्स खुले और वही येचन बाहर निकला। लेकिन आज का येचन कल वाले डिलीवरी बॉय से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने एक एक्सपेंसिव सूट पहन रखा था, वो वेल ड्रेस्ड था और उसकी चाल में एक बिल्कुल अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। उसका ये न्यू लुक देखकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियां सन रह गईं और सरप्राइज में एक दूसरे से फुसफुसाईं, हे, उसे देखो, वो बिल्कुल एक डोमिनेटिंग सीईओ जैसा लग रहा है। दूसरी लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। सीरियसली मैन, लव इट। पता नहीं कौन सी लड़की इतनी लकी होगी जो उसकी वाइफ बनेगी। इन सब बातों से बेखबर चैन होटल से बाहर निकला और ठीक तभी लैकी ने उसे नोटिस किया और तुरंत फैंग चाओ को कॉल किया। ब्रदर चाओ, ये चैन अभी अभी होटल से बाहर निकला। फिर वो एक टैक्सी में बैठा और निकल गया। लैकी अपनी कार में उसका पीछा करने लगा, फैंग को अपडेट देते हुए, ब्रदर फैंग, मैं उस आदमी की कार को टेल कर रहा हूं, वो सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है।
करीब 20 मिनट की राइड के बाद टैक्सी एक फैंसी बिल्डिंग के सामने रुकी। ये हुआ शेंग ग्रुप बिल्डिंग है। चेन टैक्सी से बाहर निकला, स्काई स्क्रेपर को ऊपर देखा और कहा, किन होंग यान, कल तुमने मेरी रोजी रोटी छीनी थी। देखते हैं आज जब तुम मुझे देखोगी तो क्या होगा। उधर फैंग चाओ बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब उसे पता चला कि चेन हुआ शेंग ग्रुप गया है तो वो कंफ्यूज हो गया। चेन वहां क्या कर रहा है? फिर उसे याद आया कि कैसे प्रेसिडेंट किन ने कल सबके सामने कहा था कि वो उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर देंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन वहां प्रेसिडेंट किन से बदला लेने गया हो? ये सोचते हुए वो मुस्कुराया और बोला, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं प्रेसिडेंट किन को बचा लूं तो शायद उस ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट किन होंगयान का मेरे साथ कुछ रिलेशनशिप बन जाए। जस्ट इन केस मौका मिल जाए। उसने बिना वक्त बर्बाद किए नंबर डायल किया। उधर प्रेसिडेंट किन होंगयान अपने बेडरूम में रिलैक्स कर रही थी। एक अननोन नंबर देखकर उन्होंने फोन आंसर किया और पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ फैंग चाओ बहुत पोलाइटली बोला, प्रेसिडेंट किन, मैं फैंग चाओ हूं। मैंने कल ओल्ड मैडम वोंग की बर्थडे पार्टी में आपको टोस्ट किया था। ये सुनकर किन थोड़ी सरप्राइज हुई और पूछा, यंग मास्टर फैंग, इतनी सुबह कॉल, क्या आपको कुछ चाहिए? फैंग चाओ सीधे पॉइंट पर आया और बोला, प्रेसिडेंट किन, आपको वोंग फैमिली का लिव इन सन इन लॉ याद है? हम सब ने कल उसे बॉयकॉट करने का अग्री किया था। वो आदमी आज सुबह सुबह आपकी कंपनी बिल्डिंग में दिखा है। मुझे लगता है कि वो आपसे बदला लेने आया है। ये सुनकर किन होंगयान ने कैजुअली कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो वो ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन फैंग चाओ ने जोड़ा, प्रेसिडेंट किन, मेरे आदमी ने देखा कि उस गाय के पास एक एक्सेस कार्ड है और उसने सिक्योरिटी क्लियर कर ली है ऊपर आने के लिए। हो सकता है वो अभी आपकी कंपनी फ्लोर पर छिपा हो। अगर आप वहां गई तो आप डेंजर में हो सकती हैं। जैसे ही उन्होंने ये सुना वो बिस्तर से कूद पड़ी। उनकी आंखें शौक से फटी रह गईं और वो चिल्लाईं, उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड पॉसिबली कैसे हो सकता है? कुल खर्च 5,60,000 तक पहुंच गया था। सिर्फ यह आंकड़ा सोचकर ही फैंग चाओ के माथे पर पसीना आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए आगे जोड़ती है और ऊपर से उन्होंने खुशी खुशी 10,000 की टिप भी दी। ये सुनते ही जिया याओ का पारा पूरी तरह चढ़ जाता है। वो भड़क कर चिल्लाती है, तुमने वो टिप रखने की हिम्मत कैसे की? वो पैसा मेरे वोंग फैमिली का है, समझे? जिया याओ हंगामा कर रही होती है। तभी फैंग चाओ बीच में आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। जिया याओ, अभी टिप पर रोने का समय नहीं है। असली सवाल यह है कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से? अगर वो पिछले 3 साल से सब्जियों के पैसे में से बचत भी कर रहा हो तब भी 1 मिलियन जमा करना नामुमकिन है। ये सुनकर जिया याओ सोच में डूब जाती है। वो मन ही मन सोचती है, रुको, वो अक्सर मेरी दादी के घर उनके कुत्ते की देखभाल करने जाता था। वहां बहुत पुराने और कीमती एंटीक रखे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मौका देखकर कुछ एंटीक चुरा लिए हों और बेच दिए हों? ये सुनकर फैंग चाओ तुरंत कहता है, यही हुआ होगा। जल्दी अपने घर फोन करो और कहो कि चेक करें कहीं कुछ गायब तो नहीं है। बिना देर किए जिया याओ हाँ कहती है और फोन निकाल लेती है। उधर वॉन हाउ होटल के बैंक्वेट हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी प्रेसिडेंट टेंग और बाकी अहम मेहमान अभी तक नहीं गए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो रहस्यमयी शख्स कौन था जिसने इतना महंगा ब्रेसलेट भेजा? वे सब वहीं ठहरे हुए थे, बस उस पवित्र हस्ती की एक झलक पाने के लिए। इसी बीच किन होंग यान भी बेचैन हो रही थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, गहरी सोच में डूबी हुई। इतनी देर हो गई, गिफ्ट भेजने वाला अभी तक क्यों नहीं आया? ट्रैफिक भी होता तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अचानक एक ख्याल उसके मन में आता है और उसे परेशान करने लगता है, कहीं ये गिफ्ट येचन ने तो नहीं भेजा? उसी समय हॉल में जिया की मां का फोन बजता है। स्क्रीन पर डॉटर लिखा देख वो तुरंत कॉल उठाती है। हेलो जिया, सब ठीक है? उस लूजर से तलाक हो गया ना? दूसरी तरफ जिया की आवाज घबराहट और गुस्से से भरी होती है। मॉम, तुरंत दादी के घर जाओ, चेक करो कि उनकी पुरानी कैलीग्राफी या पेंटिंग्स में से कुछ गायब तो नहीं है। वो चीखते हुए उसे दोष देती है, वो बदमाश जरूर हमारे परिवार की चीजें चुराकर बेच रहा है। ये सुनकर मां सन्न रह जाती है। क्या उस लूजर ने सच में दादी के एंटीक चुरा लिए? मां की ऊंची आवाज किन होंग यान के कानों तक पहुंचती है। ये सुनते ही किन होंग यान गहरी सांस लेती है, जैसे सारा सस्पेंस खत्म हो गया हो। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए वो मन में सोचती है, मैंने सोचा था वो कोई बड़ा शख्स है, लेकिन निकला तो एक छोटा मोटा चोर। उसकी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो खड़ी होकर कहती है, ओल्ड मैडम, प्रेसिडेंट वोंग को कंपनी में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब चलती हूं। ओल्ड मैडम वोंग तुरंत सम्मान से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, प्रेसिडेंट किन, फाइनेंसिंग का मामला अब आपके हाथ में है। ये सुनकर किन होंग यान कहती है, चिंता मत कीजिए, और वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है, बाकी मेहमान समझ जाते हैं कि वो रहस्यमयी टाइकून आज नहीं आने वाला। कुछ देर बाद ओल्ड मैडम वोंग गुस्से और उलझन में पूछती हैं, जिया याओ ने क्या कहा? तलाक के बाद ही उसे चोरी का पता क्यों चला? मां गुस्से में समझाती है कि जिया याओ ने बताया कि उसने वेस्ट लेक होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। वहां लगभग 6 लाख उड़ा दिए, इसलिए उन्हें शक है कि ये पैसा एंटीक बेचकर आया होगा।
ये सुनकर ओल्ड मैडम वोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मेज पर हाथ मारकर चिल्लाती है, ये लिव इन सन इन लॉ। लेकिन वो अभी भी ब्रेसलेट भेजने वाले मेहमान का इंतजार कर रही है। वो खुद को काबू में रखती है और सोचती है कि इतने बड़े मौके को किसी छोटे इन लॉ की वजह से गंवाया नहीं जा सकता। वो परिवार को 2 हिस्सों में बांट देती है। जितशियोंग, सुसिन, युआन युआन, तुम लोग मेरे साथ यहीं रुको, हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। फिर वो बाकी लोगों की ओर मुड़ती है। शाओजे, जिद्युआन, सुलान, तुम लोग अभी मेरे घर जाओ और देखो क्या क्या गायब है। सब तुरंत हामी भरते हैं। दृश्य बदलता है। शाओजे और जिया याओ के पिता माता विला पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही वो बिना वक्त गवाए जांच शुरू कर देते हैं कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। फिर शाओजी अपने अंकल से कहता है, अंकल, हम अलग अलग हो जाते हैं। आप एंटी कैलीग्राफी और पेंटिंग वाले कमरे में चेक कीजिए, मैं इस कमरे में देखता हूं। ये सुनकर अंकल तुरंत सहमत हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे अलग अलग दिशाओं में खोजबीन करने निकल जाते हैं। पूरे घर को अच्छी तरह छानने में करीब 20 मिनट लगते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी गायब नहीं था। चारों तरफ देखने के बाद शाओजी कहता है, यहां तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। उसी समय अंकल दूसरी तरफ से आते हैं और पुष्टि करते हैं, शाओजी, हमारी तरफ भी कुछ गायब नहीं है, तुम्हारी तरफ कुछ मिला? ये सुनकर शाओजे गहरी सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगता है। एंटीक कैलीग्राफी वाले कमरे में सब कुछ जस का तस है, वहां भी कुछ गायब नहीं। इसका साफ मतलब था कि दादी के घर से कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई। चेन ने वैंग फैमिली से कुछ नहीं चुराया। लेकिन शाओजे की नफरत उस पर हावी हो जाती है। झूठ बोलते हुए वो कहता है, ओ, मैंने अभी पूरी तरह चेक नहीं किया, बेहतर होगा आप लोग एक बार फिर देख लें, कहीं कुछ छूट ना गया हो। अंकल हामी भरते हैं। ठीक है, मैं फिर से देखता हूं। जैसे ही अंकल वहां से जाते हैं, शाओजी के दिमाग में एक चालाक योजना जन्म लेती है। वो एक शेल्फ की ओर बढ़ता है और चुपके से वहां रखी एक बेहद महंगी घड़ी उठा लेता है। घड़ी हाथ में लेकर वो खुद से मुस्कुराता है। ये वही घड़ी है जो दादाजी जिंदा रहते पहनते थे। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 48 पीस है और इसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल जाती है। अब से तुम ही इस घड़ी के चोर हो। योजना के मुताबिक वो घड़ी अपनी जेब में डाल लेता है और खाली डिब्बा लेकर बाहर निकलता है। बाहर पहुंचते ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरे कमरे से घड़ी गायब है। जैसे ही जिया की माँ ये सुनती है, गुस्से में कहती है, कोई हैरानी नहीं कि वो लूजर वेस्ट लेक के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरा है, वो जानवर। बिना समय गंवाएं जिया पिता तुरंत ओल्ड मैडम वांग को कॉल करते हैं और घबराहट में कहते हैं, मैडम, हमें अभी पता चला कि दादाजी की रिचर्ड मिले घड़ी गायब है। फोन के दूसरी तरफ ये सुनते ही ओल्ड मैडम वांग गुस्से से कांप उठती हैं। उनकी आवाज खौफनाक गुस्से से भर जाती है। उसे पकड़कर मेरे पास लाओ, आज मैं उसका हाथ कटवाऊंगी। कॉल कटने के बाद पिता शाओजिए से कहते हैं, तुम्हारी दादी चाहती हैं कि हम ये चेन को तुरंत वापस लाएं। लेकिन जैसे ही शाओजिए ये चेन का नाम सुनता है, वो घबरा जाता है। उसे पिछली बार की मार याद आ जाती है। डरते हुए वो सोचता है, मैं फिर से उस आदमी से पिटना नहीं चाहता। बचने के लिए वो तुरंत नाटक शुरू कर देता है। अपने घाव को पकड़कर कराहता है, आह, ये घाव बहुत दर्द कर रहा है, मुझे पहले अस्पताल जाना होगा। अंकल, आप आगे जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाओजिए वहां से खिसक जाता है। उधर पिता घबराकर जिया को कॉल करते हैं। जिया, क्या तुम अभी भी वेस्टलेक होटल में हो? दृश्य वेस्टलेक होटल की ओर बदलता है। जिया फोन पर है। खबर सुनते ही वो चौंक कर पूछती है, क्या कहा? दादी की रिचर्ड मिले घड़ी गायब है? वही जो 5 मिलियन की है? ठीक है, समझ गई। फोन रखते ही फैंग पूछता है, क्या हुआ, क्या पता चला? जिया गुस्से में फोन नीचे रखती है और कहती है, चैन ने सच में दादी की चीजें चुराई हैं। अब देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। वो गुस्से में रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर बिना झिझक पूछती है, ये चैन का रूम नंबर क्या है? फैंग उसकी ये आक्रामकता देखकर घबरा जाता है। वो पूछता है, जिया, तुम क्या करने वाली हो? आग की तरह भरी जिया जवाब देती है, और क्या, मैं उसे वापस ले जाऊंगी। उसने मेरे दादाजी की 5 मिलियन वाली घड़ी चुराई है। लेकिन फैंग चाओ कुछ नोटिस करता है। जिया कम गुस्से में और ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है। उसे घूरते हुए वो पूछता है, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो? मन ही मन वो सोचता है, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो ये चैन से मिलने के लिए खुश है। चिंतित होकर वो जिया याओ का हाथ पकड़ता है ताकि होटल में कोई तमाशा ना हो। वो समझाने की कोशिश करता है, मैं होटल के मालिक से पंगा नहीं ले सकता, यहाँ हंगामा मत करो, चुपचाप पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन जिया याओ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो उसे डांटती है, तुम इतने डरपोक क्यों हो? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं अकेले जाऊंगी। वो सीधे ऊपर चली जाती है। दृश्य प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर वाले कॉरिडोर में बदलता है। जिया याओ ये चैन के कमरे के बाहर पहुंच चुकी है। वो दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाती है और चिल्लाती है, ये चैन, तुम चोर, जल्दी दरवाजा खोलो। कुछ पल बाद दरवाजा खुलता है। सामने ये चैन खड़ा है, अभी अभी शावर लेकर निकला हुआ, सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए।
उसे देखकर ये चैन झुंझला कर कहता है, तुम औरत मुझे परेशान करना कब बंद करोगी? अभी अभी तलाक हुआ है और तुम सीधा मेरे पास चली आई। लेकिन वो आधे कपड़ों में सिर्फ तौलिए में खड़ा था। ये देखकर जिया का गुस्सा अचानक ठंडा हो जाता है। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो बस हकला कर कह पाती है, तुम। जिया याओ जो लड़ने के मूड में आई थी अचानक पूरी तरह शॉक हो गई जब उसने ये चैन की बॉडी और एब्स देखे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मन ही मन सोचने लगी, वाओ, ये चैन के एक्चुअली एब्स हैं। ठीक तभी उसे थोड़ी शर्मिंदगी और पछतावा महसूस हुआ। ये सोचते हुए, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं उसे इस समर घर पर बिना शर्ट के घूमने देती। लेकिन ये चैन ने इस रिएक्शन को इग्नोर किया और सीधे पूछा, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? ये चैन की आवाज़ सुनकर जिया याओ वापस रियलिटी में लौटी और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने जल्दी से बात बदल दी। उसने उस पर सीधा इल्ज़ाम लगाया, ये चैन, क्या तुमने मेरी ग्रैंडमा की रिचर्ड मिले वॉच चुराई है? ये चैन कंफ्यूज हो गया और पूछा, कौन सी रिचर्ड मिले वॉच? जिया याओ को लगा कि वो नाटक कर रहा है और गुस्सा होते हुए बोली, क्या तुम अभी भी अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हो? मेरी ग्रैंडमा की $5 मिलियन वॉच मिसिंग है और शायद तुमने ही उसे लिया है, वरना तुम्हारे पास 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकने के पैसे कहाँ से आए? मैं आज तक इतनी महंगी जगह पर नहीं रुकी। उसकी बकवास सुनकर ये चन ने मन ही मन सोचा कि ये वैंग फैमिली के लोग सच में अलग ही हैं। अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद लेते हैं लेकिन सारी बुरी चीज़ों का ब्लेम उस पर डाल देते हैं। ये सोचते हुए ये चन ने जवाब दिया, मिस वैंग, मैंने तुम्हारी वैंग फैमिली से एक सुई या धागा तक नहीं लिया है, तो वॉच चुराना तो बहुत दूर की बात है। प्लीज़ अभी यहाँ से चली जाओ। और जैसे ही ये चन ने उसे मिस वैंग बुलाया, जिया को मानो बिजली का झटका लगा। वो उसे डिसबिलीफ में घूरने लगी। ये सोचते हुए, उसने पहले कभी इस तरह नहीं बुलाया। पुराने दिनों की यादें उसके दिमाग में तैरने लगी, जब चैन उसे प्यार से माई लेडी वाइफ या गॉडेस बुलाता था और अपनी पेचेक मिलने पर उसे बाहर खाना खिलाने की बात करता था। इस रूखेपन और फॉर्मेलिटी ने जिया को गुस्सा दिला दिया। वो चिल्लाई, तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम्हारे रूम में कोई और औरत है? लेकिन चैन उसकी बातों से पक चुका था। उसने मन ही मन सोचा, इस औरत का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। उसने शांति से कहा, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अंदर कोई और औरत है या नहीं। हमारा डिवोर्स हो चुका है। अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। ये सुनकर जिया याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हैरान थी कि ये चैन ने उसे रोकने की हिम्मत कैसे की। उसने अपना फोन निकाला और धमकी दी, मैं यहाँ तुम्हें एक मौका देने आई थी, घर वापस आने का। अपनी गलती मानो और ग्रैंडमा की सजा स्वीकार करो ताकि ये सब यहीं खत्म हो सके। क्योंकि तुम इस अपॉर्चुनिटी की कद्र नहीं करते, मैं अभी पुलिस रिपोर्ट फाइल करने जा रही हूँ। वो चिल्लाई और तुरंत कॉल करने लगी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। $5 मिलियन की चोरी तुम्हें 15 साल से ज्यादा के लिए जेल पहुंचा सकती है। लेकिन ये चैन ने उसकी धमकियों को इग्नोर किया और बस दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जिया बाहर से चिल्लाती रही, दरवाजा खोलो ये चैन, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अब बस जेल जाने का इंतजार करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और जब ओल्ड मैडम वैंग को पता चलता है कि जिया ने पुलिस को कॉल किया तो वो आग बबूला हो जाती हैं। उन्होंने पूछा, क्या जिया ने एक्चुअली पुलिस को कॉल किया? ठीक तभी जिया की मॉम अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए बीच में कूद पड़ी और बोली, मॉम, ये चैन डेफिनेटली कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए जिया याओ को पुलिस को कॉल करना पड़ा। वैसे भी ये चैन अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो उसे फैमिली जस्टिस के थ्रू हैंडल करना सही नहीं होता। फिर ओल्ड मैडम ने जवाब में कहा, जाने दो, शायद जेल में सड़ना ही ये चैन की किस्मत है। आखिर इस लिव इन सन इन लॉ ने हमारी फैमिली पर दाग जो लगाया है। करीब 10 मिनट बाद सीन वापस होटल पर शिफ्ट होता है। पुलिस वहां पहुंचती है और जिया से पूछती है, क्या आप मिस वैंग जिया हैं? आपका कहना है कि ये चैन ने आपकी फैमिली की 5 मिलियन की वॉच चुराई है। जैसे ही जिया ने पुलिस को देखा, उसने पूरा विक्टिम कार्ड खेला और बोली, यस, ये चैन हमारा लिव इन सन इन लॉ था। हमारा अभी डिवोर्स हुआ है। उसने हमारी फैमिली की वॉच चुराई और उसे बेच दिया। उन पैसों से वो पिछले 1 हफ्ते से इस 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रह रहा है। और तो और, उसने एक हुकर भी हायर की है। फिर उसने कहा, कॉमरेड पुलिस, प्लीज जाइए, उसे अरेस्ट कीजिए और उसे जल्दी नीचे लाइए। फिर दूसरे ऑफिसर ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ये चैन को कॉल करो और उसे नीचे आने को बोलो। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए ओके कहा और कॉल किया। फोन बजता रहा, लेकिन रूम के अंदर ये चैन गहरी नींद में सो रहा था। भले ही फोन बजता रहा, ये चैन ने नहीं उठाया और जिया का शक यकीन में बदल गया। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में सोचा, उसने फोन भी आंसर नहीं किया, वो डेफिनेटली गिल्टी है, इसलिए उसमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। ये चैन को ना देखकर वहां खड़े दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। चलिए एक नजर डालते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने एक साथ कहा, ऑलराइट, चलिए ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं। उसने तुरंत सिर हिलाया और बोली, यस,
दोनों एलिवेटर से ऊपर गए और रूम की बेल बजाई। जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, वो पुलिस को देखकर थोड़ा सरप्राइज लगा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह शांत रहा। फिर लीड पुलिस ऑफिसर डायरेक्टर ली ने अपनी आइडेंटिटी बताई और पूछा, क्या आप मिस्टर ये चेन हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन से हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मेरा लास्ट नेम ली है। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे की बात की और कहा, हमें मिस वैंग से रिपोर्ट मिली है कि आपने उनकी फैमिली से एक 5 मिलियन की वॉच चुराई है। क्या ये सच है? ये सुनकर चेन ने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, मैंने वैंग फैमिली से कुछ नहीं लिया है। लेकिन डायरेक्टर ली इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने चेन को सिर से पैर तक स्कैन किया और थोड़े शक भरे लहजे में कहा, मेरी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन मैंने सुना है कि आप वैंग फैमिली के साथ रहते थे। आप लिव इन सन इन लॉ थे और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पिछले 6 महीनों से आप सिर्फ फूड डिलीवरी कर रहे थे। डायरेक्टर ली ने रूम की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। मिस वैंग ने अभी कहा कि डिवोर्स के दौरान आपको वैंग फैमिली की प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल स्वीट बहुत फैंसी है। मैंने सुना है कि इसका किराया एक रात का 80,000 रुपीज है और आपने इसे पूरे 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। डायरेक्टर ली की आवाज अब और ज्यादा शक से भरी लग रही थी। अगर आपने वॉच नहीं चुराई तो ये पैसा कहां से आया? ये सुनकर वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मुड़ा और बोला, वेट अ मिनट। वो अंदर गया, कुछ पेपर्स उठाए और उन्हें डायरेक्टर ली के सामने रखते हुए कहा, डायरेक्टर ली, ये हमारे हुआशैंग ग्रुप का इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं हुआशैंग ग्रुप का बिगेस्ट शेयर होल्डर हूं और न्यूली अपॉइंटेड सीईओ भी। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक चमचमाता बिजनेस कार्ड निकाला, उन्हें थमाया और कहा, ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड। जिस पल दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने कार्ड हाथ में लिया, वे पूरी तरह सन्न रह गए। वो कार्ड कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। एक ऑफिसर ने कार्ड को गौर से देखा, हैरान होकर। उसने कहा, ये बिजनेस कार्ड अपने ब्लैक बैकग्राउंड और येलो टेक्स्ट के साथ ये स्विस मेटल का बना है और इसमें डायमंड्स जड़े हैं। सिर्फ इस एक कार्ड की कीमत 10,000 युआन है। दूसरा ऑफिसर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से डायरेक्टर से कहा, यह बहुत ज्यादा शो ऑफ लग रहा है। क्या आपको यकीन है कि यह फेक नहीं है? यह सुनकर डायरेक्टर ने पूछा, क्या आपकी इन्फो स्काई आई पर अवेलेबल है? स्काई आई एक कमर्शियल इंक्वायरी टूल है जो देश भर की 200 मिलियन सोशल एंटिटीज की जानकारी रखता है। आप वहां कंपनी का बैकग्राउंड या एग्जीक्यूटिव इन्फो चेक कर सकते हैं। और तभी उस चैन ने रिस्पॉन्ड किया, स्काई आई के फाउंडर डॉक्टर जैंग चाओ मेरे सेकंड ब्रदर के कॉलेज क्लासमेट थे। क्योंकि मैंने अभी ऑफिशियली ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है और मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे पहले ढूंढ लें, इसलिए मैंने उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करने को कहा था। फिर उसने कहा, चूंकि आप स्काई आई के डेटा पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें इसे थोड़ी देर के लिए ओपन करने को बोलता हूं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और डॉक्टर जैंग को कॉल किया। उसने कॉल मिलाया। जैसे ही कनेक्ट हुआ, उसने बहुत कैजुअल टोन में बात करना शुरू किया। डॉक्टर जैंग आजकल कैसे हैं? फिर उसने कहा, बात यह है कि युनजू के पुलिस बड़ी मेरा डेटा स्काई आई पर चेक करना चाहते हैं। बस मेरी प्रोफाइल को 10 मिनट के लिए ओपन कर दो। फिर फोन पर बात करते हुए ही उसने जोड़ा, ऑल राइट, अब आप स्काई आई पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स तुरंत अपने फोन्स पर वासिंग ग्रुप सर्च करने लगे। जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आए, उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि वासिंग ग्रुप के सीईओ ये चेन है। लेकिन डायरेक्टर ली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, आधा हैरान और आधा शक करते हुए, क्या ये किसी हैकर का काम हो सकता है? अब चेन ने सोचा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और कहा, मैं ओरिजिनली अपनी वेल्थ शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है, फाइन। उसने अपना फोन निकाला, अपनी बैंकिंग ऐप खोली और उनके चेहरे के ठीक सामने दिखा दिया, ये रही मेरी अकाउंट इन्फो, खुद देख लीजिए। जैसे ही ऑफिसर ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर नजर डाली, वे पूरी तरह शॉक हो गए। 5,60,000 युआन। खर्चे तो एक तरफ थे, लेकिन जब उन्होंने नीचे अवेलेबल बैलेंस देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि अमाउंट 10 बिलियन से ज्यादा था। इतने सारे जीरोस देखकर ऑफिसर्स को एहसास हुआ कि वो किसी मामूली इंसान से नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर से डील कर रहे हैं। फिर वो हकलाया और जोर से चिल्लाया, ये 10 बिलियन है। उस सारी खामोशी के बीच चेन ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, थैंक गॉड कि हमने शादी के वक्त प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट साइन किया था। उसी वजह से जब हमारा डिवोर्स हुआ, वैंग फैमिली ने कभी चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई कि मेरे नाम पर एक्चुअली कितनी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं। और ये सोचते हुए उसने पुलिस की तरफ देखा और कहा, पुलिस कॉमरेड, ये तो बस मेरा एक कार्ड है। ऑनेस्टली, अकेले इस एक कार्ड में इतना पैसा है कि अगर आप वैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी बेच दें तो भी वो इस कार्ड के बैलेंस के आधे के बराबर भी नहीं होगा। फिर उसने सीरियसली आगे कहा, अब आप ही बताइए कि आपको सच में लगता है कि मैं किसी पेटी थीफ की तरह सिर्फ 5 मिलियन की वॉच चुराऊंगा? उसका काम, कॉन्फिडेंस और बैकग्राउंड देखकर मेन ऑफिसर को तुरंत रियलाइज हो गया कि ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। और फिर उसने रिस्पेक्टफुली पूछा, सर, आप जरूर किसी बड़ी वेल्दी फैमिली के यंग मास्टर होंगे, राइट? लेकिन आपके बैकग्राउंड वाला कोई इंसान अपनी मर्जी से वैंग फैमिली का सन इन लॉ क्यों बनेगा? ये सुनकर चेन ने शांति से जवाब दिया, ये बस एक फैमिली अरेंजमेंट था। उस वक्त मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी।
फिर उसने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों इसे एक सीक्रेट रखेंगे, स्पेशली वैंग फैमिली में किसी को मत बताइएगा, मैं उनके साथ और इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। ये सुनकर दोनों कॉप्स ने मन ही मन सोचा, मैन, इन अमीर लोगों के भी कितने अजीब हॉबीज और सोचने के तरीके होते हैं। लेकिन डायरेक्टर ली ने तुरंत उसे तसल्ली दी, डोंट वरी सर, आपकी प्राइवेसी पूरी तरह प्रोटेक्ट की जाएगी, हम किसी को कुछ रिवील नहीं करेंगे। मामला सुलझने के बाद कॉप्स जाने के लिए मुड़े और पोलाइटली बोले, सॉरी आपको परेशानी हुई, अब हमें चलना चाहिए। फिर चेन ने उन्हें गुड बाय कहा, यस एब्सोल्युटली, टेक केयर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ठीक 2 मिनट बाद हम होटल लॉबी देखते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, सर, चेन ने साफ कर दिया है कि उसने आपकी वैंग फैमिली की वॉच नहीं ली। मुझे लगता है कि आपको वापस जाकर कहीं और देखना चाहिए, शायद आप उसे कहीं और भूल गए हों। ये सुनकर फैंग चाओ कहता है, ये पॉसिबल कैसे है, आप उस पर यकीन कैसे कर सकते हैं। फिर जिया याओ ने बात जोड़ी, अगर उसने कुछ चोरी नहीं किया तो उसके पास इस 5 स्टार होटल में रुकने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए। और वो कहती रही कि वो बस एक गरीब फूड डिलीवरी गाय है और कुछ नहीं, पुअर गाय। ये सुनकर दोनों कॉप्स ने सरप्राइज में एक दूसरे को देखा। वे बस उस 10 बिलियन फिगर के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा पुअर गाय है जिसके पास 10 बिलियन है। लेकिन फिर डायरेक्टर ली ने थोड़े सख्त लहजे में उससे कहा, मिस जिया याओ, जब तक हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, हमें मिस्टर ये चैन को अरेस्ट करने का कोई हक नहीं है। अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं कि हम उन्हें अरेस्ट करें तो प्लीज़ कोई एविडेंस दिखाइए, जैसे कि वॉच चुराते हुए उनका वीडियो या फोटो, या फिर वॉच बेचकर पैसे लेते हुए कोई प्रूफ। और जाने से पहले डायरेक्टर ने जिया याओ को रोका और एक सलाह दी, ऑल्सो अपने एक्स हस्बैंड को गरीब, बेकार या वर्थलेस बुलाना बंद कीजिए। आफ्टर ऑल आप दोनों कभी हस्बैंड और वाइफ थे, दूसरे इंसान के बारे में ऐसी बातें कहना सच में हर्टफुल होता है। लेकिन जिया ने तुरंत कहा, मैंने उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। अगर उसमें थोड़ी भी एम्बिशन या टैलेंट होता तो मैं उसे डिवोर्स नहीं देती। ये सुनकर दूसरा पुलिस ऑफिसर थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, तो डिवोर्स फाइल करने वाले आप थे? जिया ने प्राउड होकर जवाब दिया, या मैंने ही उसे डिवोर्स देने के लिए इनिशिएटिव लिया था। क्यों? क्या वो अभी से रिग्रेट कर रहा है? उसकी गलतफहमी देखकर कॉप ने मन ही मन एक सार्कास्टिक थम्स अप दिया और सोचा, एक हस्बैंड जिसके एसेट्स बिलियंस में है, हुआशेंग ग्रुप के सीईओ को रिजेक्ट करके मैडम, रिग्रेट आपको होना चाहिए, उसे नहीं। लेकिन जिया याओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हिचकिचाते हुए उसने पुलिसमैन से पूछा, क्या उसके रूम में कोई औरत थी? ये सुनकर डायरेक्टर ली ने जवाब दिया, चेन रूम में अकेले थे, वहां कोई और नहीं था। जैसे ही जिया याओ ने यह सुना, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन पुलिस के जाने के बाद फैंग चाओ जो वहीं खड़ा था, पूरी तरह कंफ्यूज था और सोचता रहा, कॉप्स ऊपर से नीचे आए और अचानक चेन के साथ इतने पोलाइट हो गए, आखिर ऊपर हुआ क्या? तभी जिया का फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, वो शाओजिए का कॉल था। उसने जवाब दिया, हेलो शाओजिए। फिर दूसरी तरफ से शाओजिए की आवाज आई, जिया, मैंने सुना तुमने पुलिस को कॉल किया, क्या हुआ? उन्होंने उसे अरेस्ट किया या नहीं? ये सुनकर जिया ने जवाब दिया, नहीं, पुलिस ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए वे उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर शाओजिए थोड़ा सरप्राइज लगा। उसने पूछा कि उन्हें किस तरह का प्रूफ चाहिए। जिया ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें या तो ये प्रूफ चाहिए कि वॉच चोरी हुई है या फिर उसे बेचने की रिसीट। जैसे ही शाओजिए ने यह सुना, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां वो 5 मिलियन की वॉच थी और मन ही मन सोचा, प्रूफ कि उसने वॉच चुराई, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वॉच तो यहीं मेरे पास है। लेकिन तभी उसे एक नया आइडिया आया। उसने सोचा, लेकिन मैं डेफिनेटली एक फेक प्रूफ बना सकता हूं कि उसने बिना परमिशन के वॉच बेच दी। और इस ख्याल के साथ वो जिया की तरफ मुड़ा। उसने कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी पता लगाता हूं कि उसने वॉच किसको बेची। डोंट वरी, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो जेल जाए। लेकिन जैसे ही शाओजिए ने यह कहा, जिया याओ लगभग ब्रदर बोलने ही वाली थी कि अचानक शाओजिए ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद जिया याओ गहरी चिंता में डूब गई और खुद से पूछा, अगर ब्रदर शाओजिए सच में चैन को जेल भेज देते हैं तो आगे क्या होगा? और इस ख्याल के साथ एक पुरानी याद उसकी आंखों के सामने तैर गई। उसे वो समय याद आया जब चैन उसे बहुत प्यार से ट्रीट किया करता था। वो उसके बाल कर्ल किया करता था और कहता था, देखो मिस, ये कर्ल्स अच्छे हैं ना? वेल, ये बमुश्किल एक्सेप्टेबल है लेकिन काम चल जाएगा। जिया याओ इन यादों में खोई हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह इन सुकून भरे ख्यालों में उलझा हुआ था। अचानक फैंग चाओ जो उसे साइड से पोक कर रहा था, उसने अपना मौका देखा और करीब आया। उसने बेशर्मी से अपना हाथ जिया याओ के कंधे पर रखा और फुसफुसाया, हनी, क्यों ना हम आज रात भी यहीं वेस्ट लेक में रुकें? लेकिन फैंग चाओ के टच ने जिया याओ को आग बबूला कर दिया। वो गुस्से में मुड़ी और उसे जोर का तमाचा जड़ दिया। फैंग चाओ ने अपना गाल सहलाया और वो चिल्लाई,
तुम इस जैसी सिंपल चीज भी सॉल्व नहीं कर सकते और फिर भी मेरे साथ सोने के सपने देखने की हिम्मत करते हो। ये कहकर जिया याओ वहां एक पल भी नहीं रुकी और चली गई। उधर फैंग चाओ अपने लाल पड़े गाल को रगड़ते हुए, दांत पीसते हुए ये चैन को कोसने लगा, ये सोचते हुए, ये चैन, तुमने मेरी पूरी रात बर्बाद कर दी। जब तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी एक अटेंडेंट पीछे से आया, आग में घी डालते हुए। उसने कहा, हे ब्रो, आप चाहे जो भी कहें, ये लड़की सीरियसली हॉट है। जैसे ही फैंग चाओ ने ये सुना, वो आग बबूला हो गया, जैसे स्काई हाई एंग्री। उसने उसे कॉलर से पकड़ा, जमीन से ऊपर उठाया और उसे मुंह बंद रखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही ये चन होटल से बाहर निकले, मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, समझे? डर के मारे उस आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। वक्त गुजरा और अगली सुबह 6 बजे होटल के एलिवेटर डोर्स खुले और वही येचन बाहर निकला। लेकिन आज का येचन कल वाले डिलीवरी बॉय से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने एक एक्सपेंसिव सूट पहन रखा था, वो वेल ड्रेस्ड था और उसकी चाल में एक बिल्कुल अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। उसका ये न्यू लुक देखकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियां सन रह गईं और सरप्राइज में एक दूसरे से फुसफुसाईं, हे उसे देखो, वो बिल्कुल एक डोमिनेटिंग सीईओ जैसा लग रहा है। दूसरी लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। सीरियसली मैन, लव इट। पता नहीं कौन सी लड़की इतनी लकी होगी जो उसकी वाइफ बनेगी। इन सब बातों से बेखबर चैन होटल से बाहर निकला और ठीक तभी लैकी ने उसे नोटिस किया और तुरंत फैंग चाओ को कॉल किया। ब्रदर चाओ, ये चैन अभी अभी होटल से बाहर निकला। फिर वो एक टैक्सी में बैठा और निकल गया। लैकी अपनी कार में उसका पीछा करने लगा, फैंग को अपडेट देते हुए। ब्रदर फैंग, मैं उस आदमी की कार को टेल कर रहा हूं, वो सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है। करीब 20 मिनट की राइड के बाद टैक्सी एक फैंसी बिल्डिंग के सामने रुकी। ये हुआ शेंग ग्रुप बिल्डिंग है। चैन टैक्सी से बाहर निकला, स्काई स्क्रेपर को ऊपर देखा और कहा, किन होंग यान, कल तुमने मेरी रोजी रोटी छीनी थी। देखते हैं आज जब तुम मुझे देखोगी तो क्या होगा। उधर फैंग चाओ बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब उसे पता चला कि चैन हुआ शेंग ग्रुप गया है तो वो कंफ्यूज हो गया। चैन वहां क्या कर रहा है? फिर उसे याद आया कि कैसे प्रेसिडेंट किन ने कल सबके सामने कहा था कि वो उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर देंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि चैन वहां प्रेसिडेंट किन से बदला लेने गया हो? ये सोचते हुए वो मुस्कुराया और बोला, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं प्रेसिडेंट किन को बचा लूं तो शायद उस ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट किन होंगयान का मेरे साथ कुछ रिलेशनशिप बन जाए। जस्ट इन केस मौका मिल जाए। उसने बिना वक्त बर्बाद किए नंबर डायल किया। उधर प्रेसिडेंट किन होंगयान अपने बेडरूम में रिलैक्स कर रही थी। एक अननोन नंबर देखकर उन्होंने फोन आंसर किया और पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ फैंग चाओ बहुत पोलाइटली बोला, प्रेसिडेंट किन, मैं फैंग चाओ हूं। मैंने कल ओल्ड मैडम वोंग की बर्थडे पार्टी में आपको टोस्ट किया था। ये सुनकर किन थोड़ी सरप्राइज हुई और पूछा, यंग मास्टर फैंग, इतनी सुबह कॉल, क्या आपको कुछ चाहिए? फैंग चाओ सीधे पॉइंट पर आया और बोला, प्रेसिडेंट किन, आपको वोंग फैमिली का लिव इन सन इन लॉ याद है? हम सब ने कल उसे बॉयकॉट करने का अग्री किया था। वो आदमी आज सुबह सुबह आपकी कंपनी बिल्डिंग में दिखा है। मुझे लगता है कि वो आपसे बदला लेने आया है। ये सुनकर किन होंगयान ने कैजुअली कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो वो ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन फैंग चाओ ने जोड़ा, प्रेसिडेंट किन, मेरे आदमी ने देखा कि उस गाय के पास एक एक्सेस कार्ड है और उसने सिक्योरिटी क्लियर कर ली है ऊपर आने के लिए। हो सकता है वो अभी आपकी कंपनी फ्लोर पर छिपा हो। अगर आप वहां गई तो आप डेंजर में हो सकती हैं। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो बिस्तर से कूद पड़ी, उनकी आंखें शौक से फटी रह गईं और वो चिल्लाईं, उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड पॉसिबली कैसे हो सकता है? अगला सीन शुरू होता है जहां फैंग चीन होंग यॉन से बात कर रहा है। उस लड़के ने वैंग परिवार की घड़ी चुराई और उसे 5 मिलियन में बेच दिया। वो अब अमीर हो गया है। आपकी कंपनी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एक एक्सेस कार्ड खरीदने के लिए थोड़े पैसे भेजते हैं। क्या ये अजीब नहीं है? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है प्रेसिडेंट, आप इतनी खूबसूरत हैं। अगर वो कमीरा आपको चाकू से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये कितना दिल तोड़ने वाला होगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट चेन शांति से जवाब देती हैं, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं अभी किसी को कंपनी की जांच करने के लिए भेजती हूँ। ये सुनकर फैंग के मुंह में लगभग पानी आ जाता है, उसके दिमाग में गंदे विचार भर जाते हैं। मैं भी अभी आपकी मदद करने के लिए आपकी कंपनी में आता हूँ, सिस्टर होंगयॉन। इस बीच चिन होंगयॉन अपने सहकर्मी को कॉल करती है, रोंग रोंग, तुरंत कंपनी जाओ और देखो कि क्या वहां कोई संदिग्ध लोग हैं, अगर है तो तुरंत पुलिस को बुलाओ। जी प्रेसिडेंट। आधे घंटे बाद हुआ शेंग ग्रुप कंपनी के अंदर एक लड़की आती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करते हैं। वो विनम्रता से जवाब देती है। वो सेक्रेटरी जाओ है। वो चिन होंग यॉन की पर्सनल सेक्रेटरी जाओ रोंग रोंग है और वो बेहद खूबसूरत लग रही है। वो सबसे ऊपरी मंजिल की ओर एलिवेटर की तरफ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देखकर शर्मा जाते हैं। उनकी ठर की फितरत साफ दिखाई दे रही है। सेक्रेटरी जाओ रोंग रोंग बहुत सेक्सी और अभी भी मासूम है। हालांकि वो चिन होंग यॉन से बहुत कम सेक्सी है, लेकिन वो अपने मिलनसार स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। वो अचानक ऑफिस का दरवाजा धकेल कर खोलती है और चिल्लाती है, तुम कौन हो? तुम हमारी कंपनी में कैसे घुसे? तुम्हें क्या चाहिए?
प्रोटैगनिस्ट उसे तिरछी नजर से देखता है। उसने एक परफेक्ट सूट पहना हुआ है और वो एक असली बॉस की तरह लग रहा है। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है, एकदम शांत, स्थिर और पूरे ऑरा के साथ। तुम कौन हो? वो उससे पूछता है। जाओ रोंगरोंग आत्मविश्वास से अपना चश्मा ठीक करती है। मैं प्रेसिडेंट चिन की पर्सनल सेक्रेटरी जाओ रोंगरोंग हूँ। ये सुनकर ये चैन उसे ध्यान से देखता है। चिन होंग यॉन एक औरत है, उसे इस तरह की सेक्रेटरी क्यों पसंद है? क्या ये आमतौर पर एक आदमी की पसंद नहीं होती? फिर एक खतरनाक विचार उसके दिमाग में आता है, क्या चिन होंग यॉन एक लेस्बियन हो सकती है? वाह, क्या कल्पना है! रोंगरोंग अपने दोनों हाथ टेबल पर जोर से मारती है और उसे घूरती है। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी मेरे सवाल का जवाब दो। तुम हमारी कंपनी में क्या कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट गंभीरता से जवाब देता है, मैं ये चैन हूं, मैं इस ग्रुप का नया प्रेसिडेंट हूं। जैसे ही रोंगरोंग ये चौंकाने वाली बात सुनती है, वो तुरंत घबरा जाती है। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट चैन, मैं बहुत बेवकूफ थी। जिसके पास इस दरवाजे को खोलने की चाबी है वो आप ही होंगे मिस्टर प्रेसिडेंट, कृपया मुझे माफ कर दें। प्रेसिडेंट चैन ने कहा था कि एक संदिग्ध व्यक्ति आने वाला है, इसलिए ये चैन ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने काम पर फोकस करता है, लेकिन अपने दिमाग में सोचता है, धत तेरी की, वैंग परिवार के लोग भूत की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। रोंगरोंग धीरे से अपना सिर नीचे करती है और हाँ में सिर हिलाती है। फिर ये चैन कैजुअली कहता है, ठीक है, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट चैन यहाँ की नंबर 1 खूबसूरत फीमेल प्रेसिडेंट है। अगर वो आती हैं तो उनसे कहना कि तुरंत मेरे ऑफिस आएं। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट कितनी खूबसूरत है। ये सुनकर रोंगरोंग रेस्ट रूम में जाती है और चिन होंग यॉन को कॉल करती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट चिन तेजी से कार चलाते हुए हुआशैंग ग्रुप की ओर आ रही हैं। क्या हुआ? क्या कंपनी में कोई संदिग्ध लोग हैं? नहीं, जिस संदिग्ध व्यक्ति का आपने जिक्र किया था वो प्रेसिडेंट चैन है। हमारे ग्रुप के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। चिन होंग यॉन पूरी तरह से हैरान रह जाती है। क्या प्रेसिडेंट चैन कंपनी में है? वो एक्सेलरेटर को और जोर से दबाती है। मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। 10 मिनट बाद सीबीडी की लॉबी में रोंगरोंग पीछे से आवाज लगाती है। चिन होंग यॉन मुड़कर देखती है। वे एक साथ ऑफिस की ओर चलती हैं। प्रेसिडेंट ये कहाँ हैं? चिन होंग यॉन पूछती है। वो ऑफिस में है, उन्होंने कहा कि वो तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। जब वे चल रही होती हैं, चिन होंग यॉन देखती है कि फीमेल एम्प्लॉइज अपना मेकअप टचअप कर रही हैं। आज यहाँ सब इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? रिसेप्शनिस्ट ने ग्रुप चैट में मैसेज डाला था कि नए सीईओ आ गए हैं और वो बहुत हैंडसम हैं, इसलिए सब दौड़े चले आए। चिन होंग यॉन तिरछी नजर से देखती है। ओह, कितने हैंडसम! रोंगरोंग की आंखें चमक उठती हैं, उसके गाल लाल हो जाते हैं। मेल सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम, बहुत जवान, करीब 23 साल के लगते हैं। चिन होंग यॉन हल्की सी त्योरियां चढ़ाती है। इतने जवान? वो सोचती है, ये पहले से ही बहुत दुर्लभ है कि मैं 32 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बन गई। क्या प्रेसिडेंट सच में इतने जवान हैं? वो मुड़ती है और कहती है, सबको प्रोफेशनल रहने के लिए कहो, प्यार में पागल मत बनो। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हमें नीची नज़र से देखेंगे। रोंगरोंग की आंखें फिर से चमक उठती हैं। हम प्रेसिडेंट ये के लायक कैसे हो सकते हैं? उनके जैसे एक डोमिनेटिंग सीईओ, सिर्फ चिन होंग यॉन ही उनके लायक हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, फीमेल एम्प्लॉइज फुसफुसाती हैं। प्रेसिडेंट ये ने आपको युनजू की नंबर 1 खूबसूरत फीमेल प्रेसिडेंट कहा। शायद वो यहाँ सिर्फ आपको देखने आए हैं। बकवास मत करो, चिन होंग यॉन आत्मविश्वास से कहती है। मैं सालों से युनजू के बिजनेस सर्कल में हूँ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे मैं, चिन होंग यॉन, संभाल ना सकूं। बस एक 23 साल का छोटा लड़का ही तो है। अपने दिल के अंदर वो सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं हल नहीं कर सकती अगर मैं एक बार ठान लूं तो। एम्प्लॉइज याद करते हैं कि कैसे एक बार एक पिछले बिलियनर सीईओ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, लेकिन चिन होंग यॉन के सिर्फ 2 मिनट के लिए दखल देने के बाद वो एक नौकर की तरह बर्ताव करने लगा था। अब चिन होंग यॉन लिपस्टिक भी लगाती है। एम्प्लॉइज उत्साह से फुसफुसाते हैं। बाद में दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देना, हम देखना चाहते हैं कि आप इस नए प्रेसिडेंट को फिर से कैसे काबू में करती हैं। उनसे घुटने टिकवाइए और उनके जूते पहनाइए। हम वो क्लासिक सीन फिर से देखना चाहते हैं। चिन होंग यॉन अपना मेकअप खत्म करती है और आत्मविश्वास के साथ ऑफिस की ओर चलती है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है। तूफान से पहले की शांति खत्म हो चुकी है। एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वो ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचती है। अंदर आ जाओ। वो दरवाजा खोलती है। एक नौजवान खिड़की की तरफ मुंह किए कुर्सी पर बैठा है। उसकी पीठ चिन होंग यॉन की तरफ है। उसने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। प्रेसिडेंट चैन, मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, चिन होंग यॉन। साइड प्रोफाइल से भी उसकी जॉ लाइन किसी कोरियन स्टार की तरह लग रही है। हैंडसम, जाना पहचाना, जैसे पहले कहीं देखा हो। वो धीरे से मुड़ता है। दरवाजे के बाहर एम्प्लॉइज अंदर झांक रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या चिन होंग यॉन की खूबसूरती देखकर प्रेसिडेंट ये के नाक से खून बहने लगेगा। शायद वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाएंगे और उन्हें क्वीन कहेंगे। वे धीरे से हंसते हैं, लेकिन जिस पल चिन होंग यॉन उसका चेहरा देखती है, झटका लगता है। ये चन है, बेहद हैंडसम, एकदम कोल्ड ऑरा।
वो उसे तुरंत पहचान लेती है। ये चन है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ती है, अवाक, पूरी तरह से स्तब्ध। बाहर एम्प्लॉयज सदमे में जमे हुए हैं। प्रेसिडेंट चीन ने उल्टे घुटने क्यों टेक दिए? रोंग रोंग भी हैरान है। ऑफिस का दरवाजा खुला है। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर उसकी सेक्रेटरी रोंग रोंग पूरी तरह से दंग रह गई। दूर से छिपते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे मुमकिन है? प्रेसिडेंट ये को चीन होंगयॉन के सामने झुकना चाहिए था, ना कि चीन होंगयॉन को प्रेसिडेंट ये के सामने झुकना चाहिए था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ये चन की नज़र अचानक उसकी तरफ गई। पकड़े जाने के डर से वो और बाकी लड़कियां चीखते हुए वहां से भाग गईं। उनके जाते ही ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फर्श पर चीन होंगयॉन जकड़ी हुई बैठी थी। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। उस तनावपूर्ण खामोशी को तोड़ते हुए ये चन ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चीन होंगयॉन, तुमने मुझे देखते ही घुटने क्यों टेक दिए? मैं इतना बड़ा सम्मान स्वीकार नहीं करता। उसके ताने भरे लहजे ने उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। अपने दिमाग के अंदर वो गुस्से से खौल रही थी। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो तुमने मुझे अभी तक उठाया क्यों नहीं? ये बहुत अपमानजनक है और ये पोजीशन बहुत ही अजीब है। हताशा में उसने अपने मन में वैंग परिवार को कोसा। अगर उनकी वजह से नहीं होता तो मैंने अपने ही बॉस का इस तरह अपमान नहीं किया होता। आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाकर उसने सच्चे मन से माफी मांगी। प्रेसिडेंट चेन, मैं गलत थी। मैंने कल जो कहा उसके लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये चेन थोड़ा और करीब झुका और उसके चेहरे के पास अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ओ, अब मुझे याद आया। कल क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हम लवर्स हैं? इससे पहले कि किन होंगयान कुछ रिएक्ट कर पाती, ये चैन अचानक आगे बढ़ा और उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके होठों से एक हल्की सी आह निकल गई। उसे करीब पकड़ते हुए ये चैन ने उसकी खुशबू को महसूस किया और मन ही मन सोचा, कितनी कोमल है और इसकी महक लाजवाब है। कोई शक नहीं कि इतने सारे आदमी इस औरत के दीवाने हैं। फिर उसने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, मैंने सुना है कि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूरा एक आइलैंड भी किराए पर लिया था। तो वो कौन सा आइलैंड था? उसका चेहरा लाल हो गया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। तब जाकर आखिर ये चैन ने उसे छोड़ा। ठीक है, पहले खड़ी हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। वो पीछे हटा और शांति से आदेश दिया, पर्दे बंद कर दो। अगर दूसरे एम्प्लॉयज ये देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्विन होंगयांग तुरंत खड़ी हो गई और बात मान ली। जब स्थिति शांत हो गई, ये चैन बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और एक फाइल पलटने लगा। क्विन होंगयांग, कल तुमने कहा था कि तुम युनजाओ में मेरी रोजी रोटी के सारे रास्ते बंद कर दोगी। अब मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूं, तुम्हारा बॉस। मुझे बताओ, अब तुम मुझे ब्लैकलिस्ट करने का क्या प्लान बना रही हो? कमरे का माहौल भारी हो गया। हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आपके रुतबे वाला इंसान वैंग परिवार का लिव इन सन इन लॉ बनेगा। उसने अपना सिर झुका लिया, लेकिन दृढ़ता से बोली, मुझे पता है कि मेरी गलती सुधारी नहीं जा सकती। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। अगर आप मुझे थप्पड़ मारना चाहते हैं तो मैं आगे आ जाऊंगी। अगर आप मुझे डांटना चाहते हैं तो मैं सुन लूंगी। अगर आप मुझे फायर करना चाहते हैं तो मैं अपना सामान पैक करके तुरंत चली जाऊंगी। उसके निडर रवैये ने ये चंद को थोड़ा प्रभावित किया। उसने सोचा, ये औरत, ये साधारण नहीं है। ये समस्याओं के सामने घबराती नहीं है, ये जिम्मेदारी लेती है। एक लंबी खामोशी के बाद वो आखिरकार शांत हो गया। मेरा तुम्हें फायर करने का कोई इरादा नहीं था। उसके भाव नरम हो गए। कल तुम इकलौती थी जिसने मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिया। अगर मैं सच में सिर्फ एक साधारण लिव इन सन इन लॉ होता तो तुम मेरी बहुत बड़ी हमदर्द होती। आखिरकार उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। धन्यवाद प्रेसिडेंट, ये अब से मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगी। लेकिन ये चन के भाव फिर से गंभीर हो गए। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन कल के बैंक्वेट में जिन लोगों ने भी मेरी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की थी, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने नरमी से कहा, आप मुझे बस होंगयान बुला सकते हैं। बिना हिचकिचाए उसने आदेश दिया, होंगयान, कल जिन लोगों ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, उन सबकी सारी जानकारी इकट्ठा करो। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उसी पल वो समझ गई कि युनजाओ के बिजनेस सर्कल में एक तूफान आने वाला है। आधे घंटे बाद वो फाइल्स लेकर वापस आई। इसमें सब कुछ है जो आपने मांगा था प्रेसिडेंट, ये। इसके अंदर फांग चाओ की पूरी हिस्ट्री थी। नाम देखकर ये चंद को वैंग जियायाओ का वो ताना याद आ गया जिसने एक बार कहा था, फांग चाओ को देखो, उसके परिवार के पास लगभग 10 बिलियन की संपत्ति है। तुम्हारे जैसे लूजर उससे कैसे तुलना कर सकता है? ये चंद ने शांति से पूछा, मैंने सुना है कि फांग परिवार को युनजाओ में फर्स्ट क्लास माना जाता है। लगभग 10 बिलियन की नेटवर्थ, हाँ, 2 साल पहले। लेकिन अब उनका बिजनेस ढह गया है। उनकी औकात बमुश्किल 3 बिलियन रह गई है। वे वैंग परिवार से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। उसने आगे कहा कि वैंग परिवार उनकी कंपनी से 70 मिलियन की फंडिंग मांग रहा था। उन्होंने मुझे जो भी फायदे दिए थे मैं सब वापस कर दूंगी और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी।
लेकिन ये चन ने उसे रोक दिया। ये अलग मामले हैं, मुझे प्रोजेक्ट प्रपोजल लाकर दो, मैं इसे रिव्यू करना चाहता हूं। वो तुरंत मान गई। इस बीच कंपनी के बाहर फैंग चाओ एक घमंडी मुस्कान के साथ पहुंचा। वो सोच रहा था कि क्या किन होंग यान ने पहले ही ये चन को हैंडल कर लिया है। अचानक एक लड़की फ्लर्ट करते हुए उसके पास आई। यंग मास्टर फैंग, क्या आप मुझे भूल गए? लिंक्स बार में उस रात ये एहसास होने पर कि वो उस रात शायद बहुत नशे में था, उसने जबरदस्ती एक मुस्कान दी। ओह, बिल्कुल मुझे याद है। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगा। जल्द ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां रोंगरोंग और बाकी लोग उत्साह से गपशप कर रहे थे। जैसे ही प्रेसिडेंट किन ने उसे देखा, वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गईं। अचानक फैंग चाओ अंदर घुस आया। प्रेसिडेंट किन कहाँ हैं? जवाब का इंतजार किए बिना वो बिना नॉक किए ऑफिस में घुस गया। अंदर येचन को देखकर वो चिल्लाया, तुम बेशरम लिव इन सन इन लॉ, तो तुम यहां छिपे हो? किन होंग यान गुस्से से खड़ी हो गई। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? उसे इग्नोर करते हुए फैंग चाओ ने येचन की ओर इशारा किया। क्या तुम किन होंग यान से बदला लेने का प्लान बना रहे हो? फिर उसने अपना लहजा बदला, एक हीरो बनने का नाटक करते हुए। चिंता मत करो सिस्टर होंगयान, मैं इस कचरे को अभी बाहर फेंक देता हूं। अगले ही सेकंड थप्पड़। किन होंगयान ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी सिस्टर होंगयान कौन है? मुझे प्रेसिडेंट किन कहो। वो जोरदार थप्पड़ खाने के बाद पूरी तरह से सुन्न रह गया। हकलाते हुए उसने जल्दी से किन होंगयान कहकर अपनी गलती सुधार ली। उसका दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो लगातार सोच रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि किन होंग यान और उसके सबॉर्डिनेट्स ने ये चन को वहां देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाई। इस कंफ्यूजन के बीच फैंग चाओ के दिमाग में एक बेहद बेवकूफाना गलतफहमी आई। उसने खुद को यकीन दिला दिया कि ये चन यहाँ बॉडीगार्ड बनने आया है। ये चन की ओर इशारा करते हुए वो अचानक चिल्लाया कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है। उसने जोर से घोषणा की कि ये चन किन होंग यान से बदला लेने नहीं आया था, बल्कि वो भीख मांगने और उसका बॉडीगार्ड बनने की भीख मांगने आया था। ये सारी बकवास सुनकर ये चन बस चुपचाप वहां खड़ा रहा। अपने दिल में वो सोच रहा था कि इस बेवकूफ फैंग चाओ के पास कैसा दिमाग है, वो किस तरह की बेतुकी बकवास कर रहा था। लेकिन फैंग चाओ की कल्पना बेकाबू दौड़ रही थी। उसे याद आया कि पहले किसी ने घुटने टेकने का जिक्र किया था, इसलिए उसके घटिया लॉजिक के अनुसार ये चन ने ही किन होंग यान के सामने घुटने टेके होंगे, उससे माफी मांगी होगी और उसका बॉडीगार्ड बनने की भीख मांगी होगी। अपने इस निष्कर्ष पर गर्व महसूस करते हुए फैंग चाओ ने ये चन का मजाक उड़ाया। उसने सबको याद दिलाया कि कल के बर्थडे बैंक्वेट में प्रेसिडेंट किन होंग यान ने ये चन को उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा था, लेकिन ये चन ने मना कर दिया था। उस वक्त फैंग चाओ ने यह भी सोचा था कि ये चन में थोड़ी हिम्मत है, लेकिन अब वो व्यंग्य से मुस्कुराया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये चन सुबह सुबह जल्दी उठकर एक कुत्ते की तरह बॉडीगार्ड का सूट पहनकर यहाँ भागता हुआ आएगा और घुटने टेककर प्रेसिडेंट किन के साथ रहने की भीख मांगेगा। ये सारी बकवास उगलने के बाद फैंग चाओ प्रेसिडेंट किन की तरफ मुड़ा और कहा कि वो संभवतः इस बात से सहमत नहीं हो सकती। उसने उसे याद दिलाया कि कल ही बैंक्वेट में उसने ये चन की सारी रोजी रोटी छीन लेने और उसके लिए हर रास्ता बंद करने का वादा किया था। जैसे ही उसने ये सुना, किन होंग यान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने दिमाग में उसने फैंग चाओ को एक पक्का बेवकूफ मान लिया। रोंगरोंग जो पास में खड़ी थी, उसने सब कुछ सुना और हैरान रह गई। वो सोच में पड़ गई कि क्या किन होंग यान सच में ये चन के जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो शक बढ़ पाता, किन हुंगयान गुस्से से फट पड़ी और फैंग चाओ को दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। मैंने ऐसा कब कहा था? वो आग बबूला होकर चिल्लाई। अभी भी गुस्से में जलते हुए उसने रोंग को आदेश दिया कि इस आदमी को तुरंत बाहर फेंक दिया जाए। आज के बाद उसे उसकी कंपनी में कभी भी कदम रखने की इजाजत नहीं है, और जिस भी एम्प्लॉय ने उसे ऊपर आने दिया था उसे उसी वक्त फायर कर दिया जाएगा। ये साफ आदेश मिलने के बाद रोंग तुरंत सहमत हो गई। फैंग चाओ को बाहर निकालने के लिए 2 बॉडीगार्ड्स आगे आए। हालांकि उसका बहुत अपमान हुआ था, फिर भी फैंग चाओ ने अपना गुस्सा पी लिया। उसने सोचा कि कैसे वो फैंग परिवार का एक सम्मानित यंग मास्टर था, फिर भी अभी उसे सबके सामने 2 थप्पड़ मारे गए थे। सबसे अपमानजनक बात यह थी कि ये सब उस बेकार लिव इन सन इन लॉ के सामने हुआ था। जब बॉडीगार्ड्स उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब भी वो नहीं रुका था। वो ये चैन पर चिल्लाया, उसे चेतावनी देते हुए कि वो ये ना सोचे कि किन हुंगयान का बॉडीगार्ड बनने का मतलब ये है कि उसे कोई छू नहीं सकता। उसने ये चैन से कहा कि बस थोड़ा इंतजार कर, जल्द ही वो सुनिश्चित करेगा कि ये चैन ठीक से खाना भी न खा पाए, उसे सड़कों पर सोना पड़े और अंत में वो जेल पहुंच जाए। इन धमकियों के बाद उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। बाद में अपनी कार के अंदर बैठकर फैंग चाओ ने इंजन स्टार्ट किया।
उसके चेहरे पर अत्यधिक गुस्सा और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने किन हुंगयान को कोसा, उसे एक घटिया औरत कहा जिसने सिर्फ अपनी खूबसूरती और दूसरे आदमियों के भरोसे सत्ता हासिल की थी। स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए उसने कसम खाई कि एक बार जब वो वोंग परिवार को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा तो एक दिन वो किन हुंगयान को अपने सामने घुटने टिकवाएगा और उसे डैडी कहने पर मजबूर करेगा। उसने ये भी धमकी दी कि वो उसके साथ बेरहमी से खेलेगा। अपनी इस झुंझलाहट में उसे फिर से ये चेन की याद आई और उसने तय किया कि उसे तुरंत वोंग परिवार को सूचित करना चाहिए कि ये बेकार ये चेन किन हुंगयान का बॉडीगार्ड बन गया है। 1 घंटे बाद सीन शीशैन विला में बदला। फैंग चाओ की बताई गई सारी बातें सुनने के बाद ओल्ड मैडम वोंग हैरान रह गईं। उन्होंने उससे फिर से दोहराने को कहा जो उसने अभी कहा था। क्या ये सच था कि वो बेकार और छोड़ा हुआ लिव इन सन इन लॉ सच में किन हुंगयान का बॉडीगार्ड बन गया था? फैंग चाओ ने पुष्टि की कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये चेन किन हुंगयान की ऑफिस में खड़ा था और उसके डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए था। युआन युआन स्तब्ध रह गई। जाया याओ ने भी इस दावे के आधार पर सवाल उठाया। आग में घी डालते हुए फैंग चाओ ने कहा कि उसने सुना था कि जैसे ही ये चेन ने किन हुंगयान को देखा उसने तुरंत घुटने टेक दिए और माफी की भीख मांगने लगा। उसने अनुमान लगाया कि शायद बैंक्वेट में किन हुंगयान को ये चेन पसंद आ गया था और उसका दिल पसीज गया, इसीलिए उसने उसे स्वीकार कर लिया। ये सुनकर जाया याओ का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो चिल्लाई कि ये चेन सच में बेशर्म है जो किसी दूसरी औरत के सामने घुटने टेक रहा है। जलन और गुस्से ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसने सोचा कि उसने उसे घुटने टेककर उससे माफी मांगने के कितने मौके दिए थे। अगर उसने घुटने टेककर उससे भीख मांगी होती तो उसने उसे माफ कर दिया होता। उसने उसे तलाक नहीं दिया होता। उसने पुलिस नहीं बुलाई होती। लेकिन शादी के 3 सालों में उसने कभी उसके सामने घुटने नहीं टेके थे और अब उसने एक दूसरी औरत के सामने घुटने टेक दिए थे। उस तनावपूर्ण मोमेंट में युआन युआन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जाया याओ का जादू उस पर काम नहीं किया। उसने ये भी शेखी बघारी कि अगर ये चेन उसका पति होता तो वो उसे पहले दिन घुटने टिकवाती और हर रोज उसके पैर धुलवाती। अपने दांत पीसते हुए जाया याओ ने कसम खाई कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वो उसे सुबह से रात तक घुटने टिकवाएगी। फिर वो अपनी दादी की तरफ मुड़ी और मांग की कि चूंकि किन हुंगयान ने अपना वादा तोड़ दिया है इसीलिए उन्हें उससे सारे संपर्क तोड़ देने चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अचानक ओल्ड मैडम वोंग ने जाया याओ को एक थप्पड़ मारा और बकवास करने के लिए डांटा। उन्होंने सबको याद दिलाया कि उनकी 70 मिलियन की फंडिंग अभी भी किन हुंगयान के हाथों में है। वे उसे नाराज करने का जोखिम कैसे उठा सकते थे? बाद में ओल्ड मैडम वोंग ने खुद चिन होंग यैन को कॉल किया और उससे स्पष्टीकरण मांगा। चिन होंग यैन ने शांति से समझाया कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिख रही हैं। उसने माफी मांगी और स्वीकार किया कि वो अपना पिछला वादा पूरा नहीं कर सकती। अपने दिल में उसने एक कुटिल मुस्कान दी। अगर ओल्ड मैडम वोंग को कभी पता चल गया कि जिसे वे बेकार लिव इन सन इन लॉ कह रहे हैं वो असल में उसका असली बॉस प्रेसिडेंट चेन है तो शायद वो सदमे से बेहोश हो जाएंगी। ओल्ड मैडम वोंग प्रेसिडेंट ये का नाम सुनकर अपना उत्साह दबाते हुए अपने बेटे जी चियांग को प्रेसिडेंट ये से व्यक्तिगत रूप से मिलने और प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए भेजने का प्रस्ताव रखती हैं। कॉल खत्म होने के बाद उन्होंने सख्ती से जी चियांग को निर्देश दिया कि वो मीटिंग के दौरान परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करे। इस बीच उन्होंने ये चेन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का आदेश दिया। उन्हें उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने ही होंगे। जिया याओ ने गर्व से दावा किया कि उसे पहले ही सबूत मिल गया है कि ये चेन ने गैंग के गुंडों से चोरी की है। ओल्ड मैडम वोंग ने उसकी तारीफ की और कहा कि सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। सही समय आने पर वे ये चेन को जेल भेज सकते थे या फिर चिन होंग यान के खिलाफ उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। बाकियों की तुलना में अपने परिवार के अपमानित होने के बाद जिया याओ पूरी तरह से टूट गई। अपमान से कांपते हुए वो अपनी मां की पुकार को अनसुना करके घर से भाग निकली। उसने सीधे हुआशेंग ग्रुप की तरफ गाड़ी चलाई। वो आग बबूला थी और ये चेन को एक कड़ा सबक सिखाने के लिए दृढ़ थी। कुछ ही पलों बाद वो हुआशेंग ग्रुप की अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा सदमे से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके ठीक सामने ये चेन और चिन होंग यान एक साथ खड़े थे और जब उसने ये चेन को बेहतरीन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एकदम परफेक्ट लुक में देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गई। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी जब उसने सोचा तो इस कमीने ने मुझसे तलाक लेने के बाद सच में खुद को अपग्रेड कर लिया है। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने झटके से अपनी कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और गुस्से से चिल्लाई, ये चिन क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में चिन होंग यान के कुत्ते बन गए।
उसकी अचानक चीख सुनकर ये चेन पीछे मुड़ा। वो साफ तौर पर हैरान था। वोंग जियायाओ यहाँ क्या कर रही है? वो बुदबुदाया। दूसरी तरफ चिन होंगयान को भी वोंग परिवार की घमंडी बड़ी बेटी को यहाँ देखकर कुछ अजीब लगा, लेकिन जियायाओ अभी रुकी नहीं थी। वो ऐसे चिल्लाती रही जैसे वो उस पर कोई एहसान कर रही हो। तो तुमने चिन होंगयान के सामने घुटने टेके और उससे भीख मांगी? अगर तुम इस तरह अपने आत्मसम्मान को फेंक सकते थे तो तुमने मेरे सामने घुटने टेक कर भीख क्यों नहीं मांगी? उसका लहजा बहुत ही घिनौना था, जैसे वो कोई दया दिखा रही हो। मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, अगर तुमने सिर्फ घुटने टेक दिए होते और मुझसे भीख मांगी होती तो आज भी तुम वोंग परिवार के दामाद होते। इस मोड़ पर ये चेन के सब्र का बांध टूट गया। तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने तुम्हारे सामने घुटने क्यों नहीं टेके? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो? उसका गुस्सा भड़क उठा। अभी परसों ही तुमने फांग नाम के उस लड़के के साथ एक कमरा बुक किया और मुझे धोखा दिया, और उस सब के बाद भी तुम चाहती थी कि मैं घुटने टेकूं और तुमसे माफी मांगू। लेकिन जियायाओ में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। कल मेरे बर्थडे बैंक्वेट में मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। अगर तुमने घुटने टेक दिए होते तो मैंने दादी से कहा होता कि वे तलाक के लिए दबाव न डालें। तुम अभी भी मेरे पति हो सकते थे। उसने गुस्से में चिन होंग यान की ओर इशारा भी किया। वेस्ट लेक होटल में अगर तुमने घुटने टेक कर भीख मांगी होती तो मैंने पुलिस को नहीं बुलाया होता। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें सिर्फ घुटने टेकने थे, तो फिर उसके लिए घुटने टेके और मेरे लिए क्यों नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी थी। उसका लॉजिक पागलपन था। ये चेन ने रूखीपन से जवाब दिया। अपनी पत्नी के सामने घुटने टेकना शर्म की बात नहीं है, लेकिन एक धोखा देने वाली पत्नी के सामने घुटने टेकना है। पिछले 3 सालों से मैंने सच में तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। ये लाइन बहुत चुभी, लेकिन जियायाओ फट पड़ी। तुमने मुझे बिगाड़ा? ये साफ है कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा है। मुझे तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम इतने बेकाबू हो गए हो। परिवार वाले भी मुझे ही दोष देते हैं कि मैंने तुम्हें काबू में नहीं रखा। उसका घमंड चरम पर पहुंच गया था। तुम सिर्फ एक लिव इन सन इन लॉ हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें हर रोज घुटने टिकवाती और अपने पैर धोने के बाद उसी पानी को तुमसे बाहर फेंकवाती। और फिर एक थप्पड़। वो आवाज पूरी पार्किंग में गूंज उठी। जियायाओ चीख पड़ी और अपना गाल पकड़ लिया। जिसने उसे थप्पड़ मारा था वो किन होंगयान थी। उसका चेहरा भयंकर गुस्से से भरा हुआ था। तुमने पहले धोखा दिया और एक औरत होने के नाते तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जियायाओ सुन्न रह गई, गुस्से से कांपते हुए। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? किन होंगयान ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। अगर मैंने तुम्हें मारा तो मारा, क्या मुझे इसके लिए कोई खास दिन चुनना होगा? जियायाओ फिर से चीखी। तुमने मेरे आदमी को चुराया और अब तुम मुझे मार रही हो। मामले को बढ़ता देख ये चेन आगे बढ़ा और धीरे से किन होंगयान का कंधा पकड़ा। भूल जाओ इसे। फिर वो जियायाओ की तरफ मुड़ा और साफ शब्दों में कहा, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। मैं अब तुम्हारा आदमी नहीं हूं। उस लाइन ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। अंदर ही अंदर जियायाओ ने पागलपन की हद तक सोचा, भले ही वैंग परिवार का ये कुत्ता अब मेरा नहीं है, मैं उसे इतनी आसानी से किसी और का भी नहीं होने दूंगी। उसका विकृत पागलपन हावी हो गया। मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम अभी इसी वक्त हुआशिंग ग्रुप से इस्तीफा दे दो। तुम्हें अब किन होंगयान का बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने पैसों का घमंड दिखाने की कोशिश की। वो तुम्हें साल का 2 लाख देती है, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। और तभी किन होंगयान जोर जोर से हंसने लगी। तुम 5 लाख में येचन को खरीदना चाहती हो? वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। अगर तुम उस रकम में एक और जीरो भी जोड़ दो तो भी वो काफी नहीं होगा। जियायाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या उसकी सैलरी 2 लाख नहीं है? क्या ये 5 मिलियन है? क्या किन होंगयान पागल हो गई है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किन होंगयान ने शांति से येचिन से कहा, चलो चलें। जब वे जाने लगे तो जियायाओ घबरा गई। येचिन, रुको! वो दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें आज ही इस्तीफा देना होगा। वैंग शाओजिए के पास पहले से ही सबूत है कि तुमने वो घड़ी बेची है। अगर ये बात पुलिस तक गई तो तुम जेल जाओगे। फिर उसने अपना आखिरी प्रस्ताव रखा। अगर तुम किन होंगयान को छोड़कर मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में वैंग परिवार में वापस लौट आओ तो मैं वैंग शाओजिए से सब कुछ खत्म करवा सकती हूँ। लेकिन ये चिन ने तुरंत ठुकरा दिया। तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। फिर उसने रूखेपन से कहा, मैं किसी ऐसे इंसान की रक्षा नहीं कर सकता जो मेरी आंखों के सामने दूसरे आदमियों के साथ कमरे बुक करती हो। उस कड़वे सच ने उसे फिर से आग बबूला कर दिया। लेकिन ये चिन को अब कोई परवाह नहीं थी। वो शांति से अपनी कार में बैठ गया। अगर वैंग शाओजिए के पास सच में सबूत है तो उसे केस करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ वो गाड़ी चलाकर वहां से चला गया। जियायाओ उसके पीछे चीखती रही, ये चिन, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो पहले ही जा चुका था। गुस्से से कांपते हुए वहां खड़े होकर जलन ने उसके विचारों को विकृत कर दिया। ये नामुमकिन है कि किन होंगयान सिर्फ एक बॉडीगार्ड के लिए 5 मिलियन खर्च करे। क्या वो उसे अपने लवर के रूप में भी इस्तेमाल कर रही है? उसका शक और गहरा हो गया और इसी तरह उसकी जलन पागलपन में बदल गई। जियायाओ गुस्से से कांपने हुए वहां खड़ी थी।
उसके दिमाग के अंदर जलन किसी बहुत ही भयंकर चीज में बदल गई। तो क्या हुआ किन होंगयान? प्रेसिडेंट ये जैसे अमीर बॉयफ्रेंड के होने के बावजूद तुम अभी भी दूसरे आदमियों के पीछे भाग रही हो, और तुम्हारी ये कहने की हिम्मत हुई कि मुझ में कोई शर्म नहीं है। सच तो ये है कि तुम सबसे ज्यादा बेशर्म हो। इस विचार ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। और ये चैन, वो कमीना भी कुछ कम नहीं है। वो जानता है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो उसका लवर बनने के लिए तैयार है। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा खून खौल उठता है। उसका घमंड इस बात को जाने नहीं दे रहा था। मैं किस मायने में किन होंगयान से कम हूं? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? उसका पागलपन और गहरा हो गया। सीन बदलता है। युनजू 7 स्ट्रीट। ये कोई आम जगह नहीं थी। 7 स्ट्रीट युनजू का सबसे बदनाम स्लम एरिया था। यहाँ की पुलिस व्यवस्था अराजक और गैर भरोसेमंद थी। एक तरफ गरीब परिवार जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ बेरहम माफिया और अंडरग्राउंड डॉन्स ने अपने अड्डे बना रखे थे। युनजू के अंडरवर्ल्ड में हर कोई एक कहावत जानता था: शहर में चाहे शांति हो या तबाही, आखिरी फैसला हमेशा ब्रदर गुआ का ही होता है। और वहां एक खौफनाक नियम था: जब भी ब्रदर गुआ हाथ में कोई बैग लेकर बाहर निकलते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है। उस बैग के अंदर या तो किसी इंसान का सिर होता है या फिर एक धारदार हथियार। और अब वांग शाओजे इसी खतरनाक जगह पर पहुंच गया था। वो सम्मान के साथ आगे बढ़ा। नमस्ते ब्रदर गुआ। ब्रदर गुआ ने एक भारी और कर्कश आवाज में उसका स्वागत किया। आह यंग मास्टर वांग, स्वागत है। आपको रिसीव करने बाहर ना आ पाने के लिए मुझे माफ करना। कुछ औपचारिकताओं के बाद शाओजे सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने एक बॉक्स खोला और एक लग्जरी घड़ी दिखाई। मैं एक सौदा करने आया हूं। उसने उसे थोड़ा ऊपर उठाया। ये एक रिचर्ड मिले घड़ी है जिसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा की है। मैं इसे आपको एक खास डिस्काउंटेड कीमत पर 4.5 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूं। फिर एक शर्त आई, लेकिन आपको ये नहीं कह सकते कि मैंने इसे आपको बेचा है। आपको सबको ये बताना होगा कि इसे ये चैन नाम के एक आदमी ने बेचा है। ब्रदर गुआ की तेज आंखें सिकुड़ गईं। उसने शाओजे के चेहरे पर लगी चोट को घूरा। तुम्हारे चेहरे पर यह चोट, ये उस ये चैन नाम के लड़के ने किया है ना? शाओ ये ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ब्रदर गुआ ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वो हमारे दूसरे चाचा के परिवार का सिर्फ एक लिव इन सन इन लॉ है। हमारा परिवार अपनी इज्जत की खातिर इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उस कमीने को जेल भेजना ही होगा। उसके आत्मविश्वास के बावजूद ब्रदर गुआ ने मना कर दिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने धीरे से धुआं छोड़ा। मास्टर लियू ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी, कभी भी दूसरे लोगों के पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी मत करो। क्या होगा अगर हम तुम्हारी मदद करें और बाद में तुम लोग समझौता कर लो? सारा इल्जाम सिर्फ हमारे ही सिर पर आ जाएगा। शाओजे घबरा गया। ऐसा नहीं होगा। ये चैन का हमारे वांग परिवार से पहले ही तलाक हो चुका है। और वैसे भी ये मास्टर लियू कौन है? आपको उसकी बात क्यों सुननी पड़ती है? जैसे ही मास्टर लियू का अपमान हुआ, ब्रदर गुआ का एक आदमी भड़क गया। कमीने, मास्टर लियू ब्रदर गुआ के बॉस हैं। शाओजे साफ तौर पर हिल गया था। ब्रदर गुआ ने शांति से कहा, मास्टर लियू मेरे मार्गदर्शक हैं। उनके बिना मेरा इस अंडरवर्ल्ड में कोई वजूद नहीं होता। उनके शब्द मेरे लिए राजा के आदेश की तरह है। इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। शाओजे की बेचैनी बढ़ गई। मैं इसे 4 मिलियन में बेच दूंगा। कोई रिएक्शन नहीं। 3 मिलियन। आप इसे दोबारा बेचकर आसानी से 2 मिलियन का मुनाफा कमा सकते हैं। उस रकम ने ब्रदर गुआ को रोकने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में खतरनाक लालच चमक उठा। वो कुटिलता से मुस्कुराया। मास्टर लियू ने यह भी कहा था, अंडरवर्ल्ड में कभी भी पैसों के खिलाफ मत जाओ। वो खौफनाक तरीके से हंसा। आसमान बड़ा है, धरती बड़ी है, लेकिन पैसा कमाने से बड़ा कुछ नहीं है। यंग मास्टर वैंग, मैं ये काम लूंगा। और इसी के साथ ये जानलेवा सौदा तय हो गया। सीन वापस ये चैन और किन होंगयान की तरफ शिफ्ट होता है। वो कार से जा रहे थे। कार में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। फिर अचानक ये चैन ने खामोशी तोड़ी। अब से मेरी इजाजत के बिना तुम्हें वांग जा याओ को फिर से मारने की इजाजत नहीं है। किन होंगयान थोड़ी हैरान रह गई। उसके अंदर एक विचार रेंगने लगा। क्या प्रेसिडेंट ये को अभी भी अपनी एक्स वाइफ की परवाह है? वो अब और खुद को नहीं रोक पाई। प्रेसिडेंट चैन, उसने आपके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी क्या आप उससे नफरत नहीं करते? और इसी सवाल के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। युवा समझाता है कि नफरत दरअसल प्यार का ही दूसरा पहलू होती है, और उसके लिए उसे नफरत करना भी उसी तरह है जैसे उससे प्यार करना। किन होंगयान युवा मास्टर के इस नजरिए से प्रभावित हो जाती है और उसके सोचने के तरीके की परिपक्वता देखकर हैरान रह जाती है। वो हैंडसम है, अमीर है, सोच खुली है और महिलाओं के प्रति उदार व परवाह करने वाला भी लगता है। ये सब देखकर महिला मन ही मन सोचती है कि जब उसकी एक्स वाइफ उसे महत्व नहीं देती तो वो खुद ही उसे अपना बना लेगी। इसके बाद वे गोल्डन पवेलियन टेम्पल पहुंचते हैं, जहां वैंग परिवार एक लग्जरी रेजिडेंस बनाने की योजना बना रही है। प्रेसिडेंट उस जगह का वर्णन
वर्णन करती है। चारों तरफ खूबसूरत गार्डन, मेपल का जंगल और एक प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग भी है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में इतना सब होने के बाद भी परिवार को पैसा देने वाला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चौंकाते हुए बताता है कि ये प्रोजेक्ट असल में शुरू से उसका ही आइडिया था। वो समझाता है कि एक्स वाइफ के दादाजी की मौत के बाद उसके साधारण रिश्तेदार विरासत के लिए आपस में लड़ने लगे थे। इसीलिए युवा ने ये प्रोजेक्ट बनाया ताकि हाई लेवल परिवारों को नियंत्रित कर सके और वहीं अपनी ताकत बढ़ा सके। उसने ये आइडिया अपनी एक्स वाइफ के साथ शेयर किया था, जिसने अपनी दादी को बताया और उन्होंने ये प्रोजेक्ट उसके अंकल को दे दिया। प्रेसिडेंट बताती है कि वैंग परिवार बेटों को ज्यादा महत्व देता है, इसी वजह से एक्स वाइफ बिजनेस की वारिस नहीं बन सकती। हमारा प्रोटैगनिस्ट सहमत होता है और कहता है कि वो हमेशा से दबाव में रही है और अरेंज्ड मैरिज ने उसकी स्थिति और भी खराब कर दी। इसके बाद भी युवा साफ कहता है कि इन सब के बावजूद उसके साथ किया गया विश्वासघात किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। उसी समय शरद ऋतु का एक पत्ता उड़कर महिला के बालों में गिर जाता है और वो धीरे से उसे निकाल देता है। पत्ता हाथ में लिए ये चन अपनी वाइस प्रेसिडेंट को उसके साथ ड्रिंक करने का निमंत्रण देता है। दूसरी तरफ शहर के एक बार में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसे सच में ड्रिंक चाहिए। वो एक्स वाइफ थी जो अपनी दोस्त सोंग होंगे के साथ बार में बैठी थी और उसे साथ पीने के लिए बुला रही थी। दोस्त सोंग होंगे पूछती है कि वो दिन में ही शराब क्यों पी रही है और आखिर किसने उसे इतना गुस्सा दिलाया है। युवा महिला शिकायत करती है कि उस घिनौनी किन होंगयान ने सिर्फ इसलिए उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने उसके एक्स हस्बैंड का अपमान किया था। गुस्से से रोते हुए वो सोचती है कि आखिर उन दोनों के बीच असली रिश्ता क्या है। साथ ही कहती है कि एक्स हस्बैंड अब प्रेसिडेंट का छोटा सा कुत्ता बन गया है, इसलिए उसने उसका बचाव किया। एक्स वाइफ खुद को सही ठहराते हुए कहती है कि उसने सिर्फ एक बार धोखा दिया था और आजकल हर खूबसूरत औरत ऐसा करती है। ये सुनकर उसकी दोस्त अपना ड्रिंक उगल देती है और चिल्लाती है कि असल में उसने उसे 2 बार धोखा दिया था। महिला झुंझलाकर कहती है कि कम से कम उसके पति ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए था। फिर वो शिकायत करती है कि उसने उसके लिए घुटने टेकने से मना कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए घुटने टेक दिए जबकि वो पैसे दे सकती है। दोस्त कहती है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है, उसने 3 साल तक उससे बहुत प्यार किया है, इसलिए इतनी आसानी से किसी और के लिए गिर नहीं सकता। इस थ्योरी से एक्स वाइफ उलझन में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि उसकी दोस्त का मतलब क्या है। तब युवा महिला समझाती है कि वो खुद को उसके लायक बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि भविष्य में फिर से उसे प्रपोज कर सके। ये सुनते ही महिला हैरान रह जाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अचानक उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। चेहरे पर भरोसे भरी मुस्कान के साथ एक्स वाइफ अपनी दोस्त की इस नई थ्योरी से सहमत होती दिखती है। मुस्कुराते हुए वो बुदबुदाती है कि उसका मूर्ख एक्स हस्बैंड अब भी उससे सच्चा प्यार करता है। दोस्त सुझाव देती है कि उसे उस अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो शिकायत करती है कि वो उसकी उतनी परवाह नहीं करता जितनी ये चन करता था। नशे में धुत नजर के साथ वो कहती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसे खुश नहीं रखा, इसलिए थोड़ा कष्ट झेलना उसका हक बनता है। दोस्त फिर पूछती है कि जब वो जिंदा और उसका पति था तो 6 महीने पहले डिलीवरी का काम क्यों करने लगा। नींद में डूबी महिला बताती है कि 6 महीने पहले परिवार कहीं यात्रा पर गया था और उसे पैसे की जरूरत थी क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी। तभी अचानक उसका फोन बजता है। उसकी दोस्त बताती है कि कॉल उसके कजिन शाओ जिए का है। फोन पर कजिन उसे दादी के घर आने को कहता है क्योंकि उसे घड़ी बेचने का सबूत मिल गया है। उधर येचन का फोन भी बजता है। वो देखता है कि कॉल वैंग शाओजिए की है। रिश्तेदार उसे आदेश देता है कि वो दादी के घर आए क्योंकि उसने अपराध का सबूत ढूंढ लिया है। प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है क्योंकि वो व्यस्त है, लेकिन कजिन उसे उकसाते हुए कहता है कि गवाह भी वहां पहुंच चुका है। युवा मास्टर सोचता है कि उसने कभी कोई घड़ी बेची ही नहीं, इसलिए वो इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। वो कॉल काटता है और अपनी सेक्रेटरी झाओ रोंगरोंग को फोन करता है। वो पूछता है कि क्या कर्मचारी को कार चलानी आती है। पुष्टि मिलने पर वो सेक्रेटरी को आदेश देता है कि उसे लेने आए और शीशान मैंशन तक छोड़ दे। रास्ते में सेक्रेटरी लग्जरी कार को यूनझाओ की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ा रही होती है। गाड़ी के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच में डूबा रहता है। शीशान मैंशन वापस जाने को लेकर उसके मन में कई उलझी हुई भावनाएं चल रही होती हैं। करीब आधे घंटे बाद वे आखिरकार वैंग फैमिली की विशाल और शानदार हवेली के गेट पर पहुंच जाते हैं। सेक्रेटरी अपने एलिगेंट आउटफिट में कार से उतरती है और अपने बॉस के लिए दरवाजा खोलने को तैयार हो जाती है। दादी और एक अन्य रिश्तेदार उस युवा महिला को देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि परिवार का पूर्व दामाद कहाँ है। तभी कर्मचारी कार का दरवाजा खोलती है और कहती है, प्रेसिडेंट ये हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट गाड़ी से उतरता है और सेक्रेटरी से कहता है कि वो बाहर ही इंतजार करे। उसकी एक्स वाइफ और परिवार की मैट्रियार्क ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि सेक्रेटरी उसकी प्राइवेट ड्राइवर बन गई है। कजिन जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह आदमी परिवार को प्रभावित करने के लिए सिर्फ दिखावा कर रहा है। कजिन की माँ भी अपने बेटे की बात से सहमत होती है और कहती है कि पूर्व दामाद का ये पूरा नाटक बड़ा मजेदार लग रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने सेक्रेटरी को कितना पैसा दिया है ताकि वो उनके
के सामने उसकी प्राइवेट ड्राइवर बनने का नाटक करे। एक और कजिन उसे प्रेसिडेंट किन का लैप डॉग कहता है और ये सुनकर युवा मन ही मन सोचता है कि उसके रिश्तेदार कितने घटिया और बदतमीज हैं। तभी उसकी एक्स वाइफ वांग जियायाओ चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए वहां आ जाती है और पूरा दृश्य देखती रहती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसकी दोस्त सही थी और ये सब वो उसे प्रभावित करने के लिए ही कर रहा है। बिना परवाह किए हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने कजिन से कहता है कि समय बर्बाद करना बंद करे और उस तथाकथित गवाह को सामने लाए। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपने रिश्तेदार के पीछे पीछे हवेली के अंदर जाता है और एक लंबे लाल कॉरिडोर से गुजरता है। कमरे के दरवाजे पर दो आदमी बेसबॉल बैट लिए खड़े थे, जिनके चेहरे बेहद डरावने लग रहे थे। युवा सोचता है कि ये गुंडे यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उनमें से एक उसे देखकर बोलता है, भाई ये चैन। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान नहीं पाता। वो आदमी कहता है कि उसने उसे 5 मिलियन युआन में एक घड़ी बेची थी। कजिन तुरंत ताना मारता है और कहता है कि वो उस गुंडे को घड़ी बेचने की बात मानने से डर रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि ये गवाह उसके कजिन की स्टाइल के बिल्कुल मुताबिक है, जबकि शाओजी ये चिल्लाता है कि वही इसे ले गया था। मैट्रियार्क फिर उस पर आरोप लगाती है कि उसने परिवार की चीज चुराई और अब भी उनसे बहस करने की हिम्मत कर रहा है। शांत स्वर में युवा बूढ़ी महिला की ओर मुड़कर कहता है कि वो यहाँ सिर्फ ये साफ करने आया है कि उसने घड़ी नहीं ली। दादी तब वो घड़ी दिखाती हैं और कहती हैं कि ये लिमिटेड और एक्सक्लूसिव एडिशन है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। गुंडा उस पर आरोप लगाता है कि उसने लग्जरी होटल की प्रेसिडेंशियल स्वीट का खर्च उठाने के लिए वो घड़ी बेची थी। इसके साथ ही वो उससे होटल के पैसों के बारे में सवाल करता है और कजिन को लगता है कि पूर्व दामाद के पास अब कोई जवाब नहीं होगा। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उनसे एक सामान्य इंसान की तरह पेश आना चाहता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मजाक और अपमान मिला। इसलिए युवा तय करता है कि अब वो सब सच सामने रख देगा और सबको बताता है कि वो हुआ शैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। गंभीर चेहरे के साथ वो पूछता है कि क्या ये बात कि वो एक बिलियनेयर है उनके लिए काफी नहीं है। ये सुनते ही हॉल में मौजूद सारे रिश्तेदार और मेहमान उसके चेहरे पर हंसने लगते हैं। कजिन मजाक उड़ाते हुए उसे फिल्म के एक किरदार से तुलना करता है जो खुद को शहर का सबसे अमीर आदमी कहकर शेखी बघारता था। वांग युआन मजाक में कहती है कि अगर वो सच में उस बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो वो उसकी दूसरी पत्नी बनने को तैयार है। गुंडा उसे कहता है कि नाटक बंद करे और दादी व कजिन से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ जाए। उसकी एक्स वाइफ कहती है कि क्योंकि वो 3 साल तक उसका पति रहा है, इसलिए परिवार उसे सीधे बाहर नहीं निकालेगा। वो जोड़ती है कि वो बाद में पैसे लौटा सकता है, लेकिन पहले उसे घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती माननी होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और अगर किया भी होता तो भी वैंग फैमिली उसके लायक नहीं है। गुस्से में कजिन की मां चिल्लाती है कि अधिकारियों को बुलाओ और पूर्व दामाद को 10 साल के लिए अंदर भिजवा दो। गुंडा घबरा जाता है क्योंकि अगर अधिकारी आ गए तो उनकी साजिश खुल सकती है। इसलिए वो चिल्लाता है कि वो आदमी किसी भी तरह घुटनों पर आएगा और अपने आदमियों को उसे कसकर पकड़ने का आदेश देता है। 2 गुर्गे उसके बाजू पकड़ लेते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को जमीन पर घुटनों के बल बैठने का आदेश देते हैं। ठंडी नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट दोबारा कहता है कि वे लोग उसे घुटनों पर लाने के लायक नहीं है। अगले ही पल वो आसानी से खुद को छुड़ा लेता है और एक गुर्गे की तरफ जोरदार कोहनी मारता है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। फिर युवा दूसरे आदमी के चेहरे पर साफ मुक्का मारता है जो उसे पकड़े हुए था। गुंडों का लीडर उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है और अपने सारे आदमियों को एक साथ उस पर टूट पड़ने का आदेश देता है। लेकिन अचानक एक छोटा सफेद कुत्ता भौंकते हुए सामने आ जाता है और गुंडे उसके अचानक आने से चौंक जाते हैं। वो हुआ था दादी का कुत्ता, जो ये चैन के सामने खड़ा होकर उसे गुंडों से बचाने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट छोटे कुत्ते को उठाकर कहता है कि उसने सालों तक इसकी देखभाल की है, इसलिए जानवर उसके लिए चिंतित है। इसके साथ ही वो मन ही मन सोचता है कि कम से कम एक कुत्ता तो पहचानता है कि उसके साथ अच्छा कौन है। ये बात वो वहां मौजूद कुछ लोगों के बारे में नहीं कह सकता। परिवार के सदस्यों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। उसी वक्त ओल्ड मैडम वैंग गुस्से में चिल्लाती हैं, युआन हुआ को मेरे पास वापस लाओ। दादी की आवाज सुनते ही युआन तुरंत जवाब देती है और आगे बढ़ती है। वो चैन से कुत्ते को छीन लेती है और वापस ले आती है। ओल्ड मैडम वैंग फिर ये चैन को घूरती हैं और उसे आखिरी चेतावनी देती हैं, ये चैन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और अपनी गलती मान लो ताकि तुम्हें शारीरिक दर्द से बचाया जा सके। उसी समय गुंडे उसे घेरना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये चैन बस अपना कोट उतारता है और शांत आवाज में जवाब देता है, तो मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा, तुम लोग इस लायक नहीं हो। ये सुनते ही गुंडे गुस्से से पागल हो जाते हैं। वे हथियार लेकर उसकी ओर दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं, मर जा। उन्हें अपनी तरफ आते देख ये चैन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में वो उन्हें पीटना शुरू कर देता है और मन ही मन सोचता है
कि 4 साल पहले वैंग फैमिली में शादी से 1 साल पहले परिवार ने मेरे लिए एक बैटलफील्ड ट्रायल तय किया था और मुझे पूरे 1 साल के लिए सीरिया भेज दिया था। वो आगे सोचता है कि साधारण लोगों के मुकाबले ये लोग प्रोफेशनल माने जा सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने बैटलफील्ड में खून और लाशों के बीच 1 साल बिताया है, ये सब बच्चों का खेल है। पल भर में ये चैन बेरहमी से सभी को पीटकर जमीन पर गिरा देता है। गुंडे दर्द से करहाते हुए वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक पीछे से एक लंबा चौड़ा गुंडा गुस्से में चिल्लाता है और पूरी ताकत से ये चैन को पकड़ लेता है। ये देखकर सामने खड़ा दूसरा गुंडा उत्साहित होकर चिल्लाता है, इसे कसकर पकड़ो, मैं इसके हाथ की नस काट दूंगा। ब्रदर ग्वाक गुस्से से ये से कहता है, लड़के, आज तूने मेरे आदमियों को चोट पहुंचाई है, मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा। लेकिन अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। ये चैन अचानक खुद को छुड़ाकर उस गुंडे पर पलटवार करता है। फिर वो दूसरे गुंडे को भी पीटना शुरू कर देता है। ये भयंकर लड़ाई और ये की डरावनी ताकत देखकर युआन युआन की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। वो डर के मारे चिल्लाती है, ओ माय गॉड, एक इंसान की फाइटिंग इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। वहीं ओल्ड मैडम वैंग ये सब देखकर बुदबुदाने लगती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़े ने जाए याओ की शादी ये चैन से इसलिए करवाई क्योंकि उसे इसकी ये स्किल्स पता थीं? उसी समय जाए याओ मन ही मन सोचती है, क्या दादाजी ने मेरी शादी इसलिए करवाई थी ताकि वो मेरी रक्षा कर सके? नहीं नहीं, उसे दादाजी की छवि याद आती है, जैसे वे कह रहे हों, मैंने ये शादी इसलिए तय की क्योंकि उसका परिवार अमीर है। लेकिन जाए सोचती है, वैसे भी ये एक शांत समय है और वैंग फैमिली के कोई दुश्मन नहीं है। इस तनाव भरे माहौल में अचानक जी चैंग हंस पड़ता है और जाए याओ के पिता से कहता है, पापा ने सच में तुम्हारी जाए याओ के लिए बड़ा अजीब स्पेसिमेन ढूंढा था। अच्छा हुआ मैंने उस समय मना कर दिया। ये सुनकर जाए याओ के पिता हैरान हो जाते हैं। क्या? जी चैंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है पापा ने पहले ये और जाए याओ की शादी तय की थी? गलत, वो पहले मेरे पास आए थे। ये सुनकर जाए याओ की मां हैरानी से पूछती है, बड़े भैया आप क्या कह रहे हैं? इसी समय कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दादाजी जी चैंग से कह रहे थे, जी चैंग, हमें एक बहुत ही दुर्लभ और बेहतरीन दामाद का उम्मीदवार मिला है। क्या तुम युआन युआन की शादी कुछ साल पहले करने के लिए तैयार हो? वर्तमान में लौटते हुए जी चैंग सबको सच बताता है। जब मुझे पता चला कि वो चैन जैसा एक ग्रामीण लूजर है तो मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा युआन युआन अभी बहुत छोटी है और उसके बाद ही उसकी शादी तुम्हारी जाए याओ से तय की गई। ये सुनकर शाओजिए जोर से हंसने लगता है और ताना मारता है, तो इसका मतलब जाए ने उस आदमी को उठा लिया जिसे मेरी छोटी बहन ने भी ठुकरा दिया था। ये सुनकर युआन युआन का रवैया और घमंडी हो जाता है। वो गर्व से कहती है, ओ, दादाजी शायद पागल हो गए थे जो मुझे उससे शादी कराने का सोच रहे थे। उसे सिर्फ लड़ना आता है और कुछ नहीं। मुझे ऐसे हिंसक आदमी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। फिर वो मुस्कुराते हुए ताना मारती है, जिया याओ, अच्छा हुआ मैं तब छोटी थी और इस बड़ी मुसीबत से बच गई। दीदी, अब तुम अपनी इस किस्मत का आनंद लो। ये सब सुनकर जिया याओ चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं कहती। ये सब देखते हुए और गुंडों को पीटते हुए ये चैन मन ही मन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी होगी। खड़ा खड़ा उसका मन 3 साल पहले की यादों में चला जाता है। 3 साल पहले जब मैं बैटलफील्ड ट्रायल से लौटा था और हर दिन खून और लाशें देखता था, तब मैं सच में प्यार और एक परिवार चाहता था। उसी समय जब मैंने पहली बार वांग जिया याओ को देखा तो मैं उससे पहली नज़र में प्यार कर बैठा। मुझे लगा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की के साथ बिताऊंगा, लेकिन आज की हकीकत से उस खूबसूरत याद की तुलना करते हुए वो सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इस तरह खत्म होगा। उसी समय ये चैन सीधे ब्रदर गुआ की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर आते देख ब्रदर गुआ बेहद घबरा जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है और हकलाते हुए कहता है, तू तू क्या कर रहा है? लेकिन बिना समय गवाए ये चैन आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और इतनी जोर से मरोड़ता है कि हड्डी टूटने की तेज आवाज हवा में गूंज उठती है। ब्रदर गुआ दर्द से चीख उठता है। उसे तड़पते हुए देखकर ये चैन गुस्से में पूछता है, सच सच बता, तूने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप क्यों लगाया और किसने तुझे ऐसा करने को कहा? लेकिन दर्द से कांपते हुए भी ब्रदर गुआ जिद्दी स्वर में जवाब देता है, क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड का आदमी हूँ। मुझे जिंदगी और मौत की परवाह बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दे, लेकिन याद रख, अगर तू मेरे खिलाफ गया तो तुझे पछताना पड़ेगा। ये सब देखते हुए पास खड़ा शाओजिए डर से कांपने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर ये चैन ने इस गुंडे से सच उगलवा लिया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। जैसे ही ये डर उसके मन में आता है वो अचानक जोर से चिल्लाता है, बस, क्या तुम दादी के सामने किसी को मारना चाहते हो?
शाओ जिये की आवाज़ सुनकर ये रुक जाता है। वो वांग फैमिली की तरफ मुड़कर गंभीर स्वर में कहता है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैंने वांग फैमिली से कभी कुछ नहीं चुराया। अगर आपके पास कोई सबूत है तो अभी पुलिस को बुलाइए और मुझे गिरफ्तार कराइए। लेकिन दोबारा ये मत कहना कि पुलिस नहीं बुलाना मेरे भली के लिए है या आप मुझे जेल जाते नहीं देख सकते। ये कहकर ये चैन बाहर की ओर चलने लगता है। अचानक हुआ हुआ दौड़कर आता है और ये के पैर को पकड़ लेता है। ये चैन झुककर उसे प्यार से उठा लेता है। हुआ हुआ को देखते हुए वो हल्का मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, हुआ हुआ, मेरी नज़र में वांग फैमिली में अगर कुछ चुराने लायक है तो वो सिर्फ तुम हो। फिर वो धीरे से कुत्ते से कहता है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो खाने में ज़्यादा नखरे मत करना। इसके बाद वो कुत्ते को वापस नीचे रख देता है। और इस तरह ये चैन आखिरकार वांग फैमिली का घर छोड़ देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, शाओ जिये घबराकर जिचियांग से पूछता है, डैड, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? ये सुनकर जिचियांग गहरी सांस लेकर बेबस स्वर में कहता है, यहाँ कोई भी उसे नहीं हरा सकता, हमें उससे निपटने के लिए दूसरे तरीके अपनाने होंगे। कुछ देर बाद जमीन पर पड़े गुंडे धीरे धीरे कराहते हुए उठने लगते हैं। उन्हें खड़ा होता देख शाओ जिये घबराकर सोचता है, आज हमने ब्रदर गुआ को बहुत नाराज कर दिया है, हमें उसे ठीक से मनाना होगा। वो सावधानी से आगे बढ़ता है और पूछता है, ब्रदर गुआ, आप ठीक हैं? लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही ब्रदर गुआ गुस्से से भर जाता है। वो अचानक उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तूने मेरे सामने किस तरह का राक्षस ला खड़ा किया? अब तुझे मेरे आदमी के इलाज के लिए एक और 1 मिलियन देना होगा। इतनी बड़ी मांग सुनकर भी शाओ जिये तुरंत जवाब देता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बस ये चैन को बुरी तरह सबक सिखाओ और अगर हो सके तो उसे मार ही डालो। ये सुनकर ब्रदर गुआ थोड़ा शांत हो जाता है। वो अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठते हुए कहता है, ठीक है, मैं ये चैन से ये हिसाब जरूर चुकाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है, मैं चलता हूं। गाड़ी चलाते हुए ब्रदर गुआ गुस्से में बड़बड़ाता है, आज ये चैन में सबके सामने मेरी बेइज्जती की और मेरा हाथ तोड़ दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बदले की साख के साथ सीन बदलता है। हम सीधे हुआशैंग ग्रुप के एक लग्जरी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते हैं। मीटिंग की अगुवाई करते हुए ये चैन ऐलान करता है, चूंकि सब सहमत हैं, अब से हम डिंगचेंग रियल एस्टेट के साथ आधिकारिक रूप से सहयोग शुरू करेंगे। फिर वो किन होंगयान की ओर मुड़कर आदेश देता है, होंगयान, वांग फैमिली मतलब डिंगचेंग रियल एस्टेट को सूचित करो कि वे किसी को यहाँ भेजें ताकि वे मुझे प्रोजेक्ट प्लान्स विस्तार से समझा सकें, मैं उनकी तैयारियों का निरीक्षण भी करना चाहता हूँ। ये आदेश सुनते ही किन होंगयान तुरंत जवाब देती है, जी मैं अभी उन्हें सूचना देती हूँ। मीटिंग खत्म होते ही कहानी फिर सीसान विला में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ जीचियांग बेहद उत्साहित नजर आता है। वो दौड़कर आता है और खुशी से ओल्ड मैडम वांग से कहता है, माँ, प्रेसिडेंट किन का फोन आया था, उन्होंने कहा कि हुआशैंग ग्रुप के सीईओ ने हमें 70 मिलियन की फाइनेंसिंग देने के लिए हामी कर दी है, लेकिन वो मुझसे आमने सामने मिलकर प्रोजेक्ट पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि खुद देख सकें कि हम कितनी अच्छी तैयारी में हैं। ये सुनकर ओल्ड मैडम वांग बेहद खुश हो जाती हैं। वो अपने बेटे से कहती हैं, जीचियांग, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि प्रेसिडेंट ये पर अच्छा प्रभाव पड़े। हम भविष्य में हुआशैंग ग्रुप के साथ सहयोग जारी रखना चाहते हैं। ये सुनकर जीचियांग आत्मविश्वास से जवाब देता है, हाँ, मैं प्रेसिडेंट ये के सामने जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। लेकिन तभी युआन युआन अचानक अंदर आती है। वो इस मौके का फायदा उठाकर उस अमीर सीईओ से मिलना चाहती है। वो अपने पिता को रोकते हुए पूछती है, डैड, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? ये देखकर जीचियांग थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम भी वहां जा रही हो? ये सुनकर युआन युआन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, मैंने सुना है कि वो हैंडसम है और यंग भी, बाकी सीईओज जैसा नहीं। जैसे ही वो ये कहती है, वहां खड़ी जिया याओ बीच में बोल पड़ती है, तुम, चाहे प्रेसिडेंट ये कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, वो पहले से ही किसी और का है। क्या तुम भूल गई कि प्रेसिडेंट किन और प्रेसिडेंट ये लवर्स हैं? ये सुनते ही युआन युआन के चेहरे पर एक घमंडी एक्सप्रेशन आ जाता है और वो अकड़ कर कहती है, इससे तुम्हें क्या मतलब? वो सिर्फ लवर्स हैं, शादीशुदा नहीं। और वैसे भी मैं किन होंगयान से छोटी हूं और मेरी फिगर उससे बेहतर है, तो मैं प्रेसिडेंट ये को उससे क्यों नहीं छीन सकती? युआन युआन की इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर उसका भाई शाओ जिये तुरंत आगे आता है और उसका समर्थन करता है, बिल्कुल सही, मैं अपनी बहन को सपोर्ट करता हूं। इस बहस के दौरान ओल्ड मैडम वांग भी युआन युआन का साथ देते हुए कहती हैं, युआन युआन की सोच बिल्कुल सही है, इस दुनिया में काबिल आदमी बहुत कम होते हैं, अगर उन्हें पाना है तो लड़कर पाना पड़ता है। युआन युआन, इस बार तुम अपने पिता के साथ हुआशैंग ग्रुप जाओगी और प्रेसिडेंट ये से मिलोगी। जैसे ही युआन युआन को अपनी दादी से ये इजाजत मिलती है, वो खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत उन्हें धन्यवाद देती है। अरे सच में, थैंक यू ग्रैंडमा, आप हमेशा लंबी उम्र जिएं। ये सब देखकर दूसरी तरफ खड़ी जिया याओ अपने मन में सोचने लगती है, फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंस प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले मैंने दिया था, लेकिन ग्रैंडमा ने उसकी जिम्मेदारी अंकल के परिवार को दे दी। वो इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो तुरंत बोल उठती है, मैं भी जाऊंगी। जैसे ही वो ये कहती है, युआन युआन तुरंत उसका मजाक उड़ाती है, सिस्टर जिया याओ, तुम अब एक डिवोर्स्ड औरत हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रेसिडेंट किसी ऐसी औरत की तरफ देखेगा जो दूसरी शादी करने वाली है? इस तीखी बात के दौरान उनकी ग्रैंड मदर भी युआन युआन का समर्थन करती है और जिया याओ की तरफ देखकर कहती है, युआन युआन बिल्कुल सही कह रही है,
भले ही तुम ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैंने पहले ही तय कर लिया है कि प्रेसिडेंट ये का रिश्ता युआन युआन के साथ ही होगा। जिया याओ, तुम्हें समझौता कर लेना चाहिए और फैंग चाओ से शादी कर लेनी चाहिए। इतना सारा सपोर्ट मिलते ही युआन युआन और भी ज्यादा घमंडी हो जाती है। वो खुशी खुशी अपनी ग्रैंड मदर के कंधे दबाते हुए कहती है, चिंता मत करो ग्रैंडमा, मैं जरूर प्रेसिडेंट ये का दिल जीत लूंगी। ये सब सुनकर जिया याओ गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेती है और मन ही मन सोचती है, हमेशा ऐसा ही होता है, ग्रैंडमा हमेशा फेवरेटिज्म करती हैं। करीब 1 घंटे बाद सीन बदलता है और हुआशैंग ग्रुप की बिल्डिंग दिखाई देती है। वहां सेक्रेटरी रोंग रोंग प्रेसिडेंट ये के ऑफिस में आकर कहती है, प्रेसिडेंट ये, जी चियांग और उनकी बेटी आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट ये बिना किसी खास रिएक्शन के जवाब देते हैं, उन्हें रिसेप्शन रूम में वेट करने दो। सेक्रेटरी तुरंत सिर हिलाकर कहती है, यस सर। लेकिन तभी प्रेसिडेंट ये पीछे से एक और आदेश देते हैं, और सुनो, उन्हें चाय मत देना। इस आदेश के बाद सीन सीधे रिसेप्शन रूम में शिफ्ट हो जाता है, जहां युआन युआन और उसके पिता अकेले बैठे होते हैं। युआन युआन ने एक बहुत टाइट ब्लू कीपाव पहनी हुई है और वो उसमें थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। वो अपने पिता से पूछती है, डैड, आपने मुझे ये कीपाव क्यों पहनवाई? पैर के स्लिट को छोड़कर ये हर जगह से टाइट है। ये सुनकर जी चियांग उसे समझाता है, तुम समझती नहीं हो, अगर तुम पहली मुलाकात में बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनोगी तो प्रेसिडेंट तुम्हें नीचे समझेगा। वो सोचेगा कि तुम चीप औरत हो जिसे अपनी डिग्निटी की परवाह नहीं। तुम्हारा मकसद ये फैमिली में शादी करना है, प्रेसिडेंट ये की लवर या मिस्ट्रेस नहीं बनना। तुम्हें क्लासी दिखना होगा, तभी प्रेसिडेंट ये तुम्हारी वैल्यू समझेगा। अपने पिता की ये लंबी स्ट्रैटेजी समझने के बाद युआन युआन के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, थैंक यू डैड, मैं जरूर प्रेसिडेंट ये को किन होंग यान से छीन लूंगी। उसी समय उसका पिता भी मन ही मन लालच से सोचता है, अगर युआन युआन प्रेसिडेंट ये का दिल जीत लेती है तो वांग फैमिली का हेड बनने का मौका मुझे मिल जाएगा। इसी सोच में 10 मिनट से ज्यादा बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दिया जाता। युआन युआन झुंझलाकर कहती है, अभी तक हमें एक कप चाय भी नहीं दी, क्या हुआशैंग ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी इतनी खराब है? गुस्से में वो आगे बढ़कर सेक्रेटरी को आवाज देती है, सेक्रेटरी, हमारे लिए 2 कप चाय लाओ, मुझे ब्लैक टी चाहिए। सेक्रेटरी शांत स्वर में जवाब देती है, ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। लेकिन और 10 मिनट बीत जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। इतनी देर इंतजार करने के बाद युआन युआन का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वो जोर से कहती है, अब तो मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, वो सेक्रेटरी अभी तक चाय नहीं लाई। उसका व्यवहार देखकर जी चियांग उसे शांत करता है और कहता है, जब तुम प्रेसिडेंट ये की पत्नी बन जाओगी तब उसे सीधे निकाल देना, अभी गुस्सा मत करो, प्रेसिडेंट ये कभी भी आ सकते हैं। पिता की बात सुनकर युआन युआन थोड़ा शांत हो जाती है और तुरंत अपने कपड़े ठीक करती है। फिर वो सीधी बैठ जाती है, बिल्कुल एक क्वीन की तरह, शांत और एलिगेंट पोस्चर में। लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं होता। आधा घंटा और बीत जाता है और अब युआन युआन का पूरा शरीर थक चुका होता है। उस टाइट ड्रेस में बैठते बैठते वो सोफे पर ढह जाती है और भारी सांस लेते हुए कहती है, डैड, अब मुझसे नहीं हो रहा। एक रिफाइंड और एलिगेंट लेडी की तरह बैठना बहुत थकाने वाला है। प्रेसिडेंट ये अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी लंबी वेट के बाद जी चियांग का चेहरा भी टेंस हो जाता है और वो कहता है, लगता है प्रेसिडेंट ये हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, हमें पूरे 1 घंटे से इंतजार करवा रहे हैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रिसेप्शन रूम का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुलता है और दरवाजा खुलते ही ये चैन अंदर आ जाता है। ये चैन को अचानक सामने देखकर पिता और बेटी दोनों हैरान रह जाते हैं और वहीं के वहीं जम जाते हैं। ये चंद सबसे पहले युआन युआन को देखता है, जो सोफे पर फैली हुई पड़ी थी। उसकी हालत देखकर वो हल्का सा मजाक करते हुए कहता है, सिस्टर युआन, मुझे पता है कि घर पर तुम बहुत आराम से रहती हो, लेकिन क्या बाहर भी ऐसे ही बिहेव करती हो? क्या तुम्हारे पिता ने नहीं बताया कि इस तरह बैठना रूड माना जाता है? तभी उसकी नज़र युआन युआन की टाइट किपाओ पर पड़ती है। उसे सिर से पैर तक देखते हुए वो कहता है, तुमने किपाओ पहनी है, इन 3 सालों में पहली बार तुम्हें इसमें देख रहा हूँ। सोचा नहीं था कि तुम में अभी भी थोड़ी जी चियांग फैमिली वाली एलिगेंस बाकी है। ये चेन की अचानक एंट्री और उसके कमेंट्स सुनकर युआन युआन तुरंत सीधी बैठ जाती है और गुस्से में कहती है, ये चेन, मैंने ये किपाओ तुम्हारे लिए नहीं पहनी है, इसलिए गलत फहमी मत पालो। तुम तो वैंग जय जैसी औरत की भी लायक नहीं थे, तुम मेरे लायक कैसे हो सकते हो? ये सुनकर ये चैन जवाब देता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले जी चियांग बीच में बोल पड़ता है, तुम तो बस एक मामूली बॉडीगार्ड हो, ऊपर क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट ये कहाँ है? पिता बेटी की ये सारी बातें सुनकर ये चैन मन ही मन गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये दोनों अभी भी नहीं मानते कि वही हुआशेंग ग्रुप का असली मैनेजर है। इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ फर्स्ट क्लास रेसिडेंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हो, सही? तो बताओ क्या डिस्कस करना है? लेकिन जैसे ही जी चियांग ये सुनता है, वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम एक सस्ते बॉडीगार्ड हो, एक बेकार आदमी जिसे सिर्फ लड़ना आता है। तुम्हें इन बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या पता? तुम्हें बिजनेस का बी भी आता है?
लगातार हो रहे इन इंसल्ट के बाद ये चैन का पेशेंस भी खत्म होने लगता है। वो ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखता है और कहता है, तो मतलब तुम लोग बात नहीं करना चाहते? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूं। जैसे ही ये चैन दरवाजे की तरफ मुड़ता है, युवान युवान अचानक दौड़कर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। थोड़ी हड़बड़ी में वो कहती है, रुको ये चैन, अभी मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी पूछना है। फिर वो पूछती है, तुम पिछले 2 दिनों से किन होंगयान के बॉडीगार्ड हो सही, तो तुम्हें प्रेसिडेंट ये और किन होंगयान के बीच चल रहे रोमांस और अफेयर के बारे में अच्छे से पता होगा। ये चैन समझ नहीं पाता कि ये लड़की अचानक गॉसिप क्यों करने लगी, लेकिन कैजुअली जवाब देता है, हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूं। युवान युवान तुरंत पूछती है, ये चैन, क्या तुम बता सकते हो कि उनका रिश्ता कितना क्लोज है? क्या वो रात में साथ रहते हैं, प्रेसिडेंट ये के घर या किन होंगयान के घर? इन बेकार सवालों की लंबी लाइन सुनकर ये चैन थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस लड़की का मुंह बहुत बड़ा है, कुछ भी फैला सकती है। क्यों ना मैं इसी के जरिए अपने और किन होंगयान के बीच की अफवाहें खत्म कर दूं। कुछ सेकंड सोचकर ये चैन सीधा चेहरा बनाकर कहता है, उनका ब्रेकअप हो चुका है। जैसे ही युवान युवान और उसके पिता ब्रेकअप शब्द सुनते हैं, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी खुशी में बदल जाती है। जी चियांग जोर से हंसते हुए कहता है, ब्रेकअप हो गया? भगवान सच में मेरी मदद कर रहा है। हेवन सच में वैंग फैमिली पर मेहरबान है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी तरफ युआन युआन भी बेहद खुश हो जाती है और उत्साह में नाचने लगती है। ब्रेकअप, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पिता और बेटी को इस तरह जश्न मनाते देख ये चैन उन्हें अजीब नजर से देखता है और पूछता है, तुम दोनों उनके ब्रेकअप से इतने खुश क्यों हो? इसमें इतना मजाक क्या है? इस पर युआन युआन फिर से सोफे पर क्वीन की तरह बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये चैन, ओ नहीं, तुम्हें लिटिल ये कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ये का सरनेम भी ये है, तो मैं तुम्हें लिटिल चैन कहूंगी। उसके इस अचानक बदले रवैये को देखकर ये चैन कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन सोचता है, कुछ ही सेकंड में तुमने मेरा नाम और टाइटल 3 बार बदल दिया। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तभी जी चियांग बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो सुअर जैसा है। अब तुम हुआशेंग ग्रुप के एक साधारण एम्प्लॉय हो, सही? मतलब प्रेसिडेंट ये तुम्हारे बॉस हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ये की फ्यूचर वाइफ तुम्हारी एक्स सिस्टर इन लॉ, मेरी बेटी युआन युआन बनने वाली है। हमारा परिवार युआन युआन की शादी के जरिए हुआशेंग ग्रुप से अलायंस बनाना चाहता है। अगर ये प्लान सफल हो गया तो तुम जैसे लड़के भी हमारे दूर के रिश्तेदार बन जाओगे। इन बेवकूफ़ी भरे सपनों को सुनकर ये चैन के माथे पर पसीना आ जाता है। वो युआन युआन की तरफ देखकर पूछता है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ सिस्टर युआन युआन, क्या तुम सच में इतनी एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें लगता है प्रेसिडेंट ये तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाएगा? इस पर युआन युआन गर्व से जवाब देती है, जब तक सामने वाला आदमी है वो मेरी ब्यूटी और चार्म को इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने खुद को हमेशा प्योर रखा है। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। बस मुझे थोड़ा इनिशिएटिव लेना है और अपना चार्म दिखाना है। प्रेसिडेंट ये जरूर मेरे पीछे पागल हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, मुझे हमेशा से शक था कि ग्रैंडमा के बर्थडे पर जो $1 मिलियन जेड ब्रेसलेट आया था वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रेसिडेंट ये ने भेजा था। शायद वो काफी समय से मेरा सीक्रेट एडमायरर है। ये चैन उन्हें बताता है कि इन्वेस्टिगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ब्रेसलेट असल में हुआशैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। जैसे ही ये चैन ये बात कहता है, युआन युआन एक्साइटमेंट में उछल पड़ती है और गर्व से कहती है, सच में, सच में, प्रेसिडेंट ये ने सच में दिया। फिर वो अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, डैड आपने सुना, प्रेसिडेंट ये सच में मुझे पसंद करते हैं। मैंने कहा था ना, मेरा गेस बिल्कुल सही है। ये सुनकर जीचियान जोर से हंसने लगता है। फिर वो युआन युआन से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दामाद असल में हुआशैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। युआन युआन भी खुशी से कहती है, मुझे ये बात अभी ग्रैंडमा को बतानी है, वो बहुत खुश होंगी। उधर उनकी ये घटिया मुस्कान देखकर ये चैन मन ही मन सोचता है, क्या घटिया फैमिली है। ये लोग फिर से इस फैमिली और वैंग फैमिली के बीच अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बस सपने देख रहे हैं। तभी युआन युआन गुस्से में ये से पूछती है, मुझे बताओ प्रेसिडेंट ये अभी कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये चैन जवाब देता है, प्रेसिडेंट ये अभी रिसेप्शन रूम में गेस्ट से मिल रहे हैं। ये सच ही बोल रहा होता है क्योंकि वो खुद ही गेस्ट से मिल रहा होता है। युआन युआन इरिटेट होकर कहती है, इतना टाइम हो गया, वो बाहर क्यों नहीं आए? क्या वो गेस्ट्स इतने मुश्किल हैं? ये चैन उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, क्लाइंट एक फादर और डॉटर हैं। फादर प्रेसिडेंट ये से बात कर रहे हैं और डॉटर वो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी सिडक्टिव कपड़े पहने हुए हैं। अभी वो प्रेसिडेंट ये को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता वो लोग जल्दी बाहर आएंगे। युआन युआन मन ही मन कहती है, वो औरत कितनी चीप है। प्रेसिडेंट ये की कंपनी में इतनी शेमलेस हरकतें कर रही है। अब समझ आया प्रेसिडेंट ये हमसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर वो पूछती है, वो लोग किस रूम में हैं? मैं जाकर उस चीप औरत को थप्पड़ मारूंगी। जी चियांग उसे रोकता है और कहता है, इतनी इम्पल्सिव मत बनो, शांत रहो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो प्रेसिडेंट ये के सामने तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगी। बेहतर है हम यहीं वेट करें। जैसे ही प्रेसिडेंट ये फ्री हो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। और युआन युआन ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे वो पहले से ही प्रेसिडेंट ये की वाइफ हो। ये सब सुनकर ये चैन वहां से चला जाता है।
अब करीब 5 मिनट बाद सेक्रेटरी झाओ वहां आती हैं। वो कहती हैं, मिस्टर और मिस वैंग, प्रेसिडेंट ये को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो कंपनी छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप दोनों अभी के लिए वापस चले जाएं। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। जीचेंग पूछता है, क्या प्रेसिडेंट ये ने बताया कि वो कब फ्री होंगे? क्या वो आज दोपहर वापस आएंगे? सेक्रेटरी जाओ जवाब देती है, मुझे नहीं पता, फिलहाल आप लोग वापस जाएं। और इसके साथ ही दोनों को हुआशेंग ग्रुप से बाहर भेज दिया जाता है। बाहर निकलते हुए यूनवान कहती है, अफसोस प्रेसिडेंट ये इतने बिजी हैं, नहीं तो मैं यहीं उन्हें पूरी तरह चाम कर लेती। जी चैंग कहता है, लेकिन ये ट्रिप पूरी तरह बेकार नहीं था। कम से कम अब हमें ये तो पता चल गया कि ग्रैंडमा को जो मिलियंस का जेड ब्रेसलेट मिला था वो असल में प्रेसिडेंट ये ने दिया था। वो अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है, मॉम, मैं जी चैंग बोल रहा हूँ, सबको शीशान विला में रुकने के लिए कहिए, क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब सीन शिफ्ट होता है शीशान विला पर। वैंग फैमिली के सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। जियायाओ पूछती है, क्या हुआ, आप लोग अभी गए और इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया? युनवान कहती है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, एक और अच्छी खबर है। फिर वो गर्व से कहती है, ग्रैंडमा के बर्थडे बैंक्वेट में जो मिलियंस का जेड ब्रेसलेट गिफ्ट किया गया था वो असल में हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये ने दिया था। ये सुनकर वैंग जियायाओ के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वो गिफ्ट प्रेसिडेंट ये का था? जियायाओ मन ही मन सोचती है, मैंने कैसे मान लिया कि ये ऐसा गिफ्ट दे सकता है? मैंने उसे ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। उसके फादर कहते हैं, ये अच्छी खबर कैसे हुई? उसकी मदर कहती है, प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट किन लवर्स थे और प्रेसिडेंट किन का हमारे वैंग फैमिली से अच्छा रिलेशन है। अगर उन्होंने गिफ्ट उसकी वजह से भेजा होता तो अलग से क्यों भेजते? जियायाओ चिल्लाकर कहती है, सुलान, प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट किन ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं। अगर मिस किन की वजह से होता तो अलग से क्यों भेजते? यूनवान तुरंत कहती है, इसमें पूछने की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट ये ने वो गिफ्ट मेरी वजह से दिया। उस टाइम सिस्टर जियायाओ ने अभी ये चेन से डिवोर्स भी नहीं लिया था। ये सुनकर ओल्ड मैडम वैंग खुशी से ताली बजाती है और कहती है, ये एनालिसिस बिल्कुल सही लग रहा है। मुझे पहले से पता था कि जिसने गिफ्ट भेजा है वो यूनवान को पसंद करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हुआशेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। फिर वो कहती है, लगता है यूनवान की वजह से हमारे वैंग फैमिली की किस्मत बदलने वाली है। यूनवान अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर कहती है, ग्रैंडमा, मैं प्रेसिडेंट ये के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करूंगी और हमारे वैंग फैमिली को यूनजाओ की फर्स्ट क्लास फैमिली बना दूंगी। उसकी ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहुत अच्छा, मेरी ग्रैंड डॉटर सच में केपेबल है। ये सब सुनकर जियायाओ पूछती है, तुम लोगों को ये सब किसने बताया? क्या ये न्यूज़ कंफर्म है? यूनवान जवाब देती है, तुम्हारे यूजलेस एक्स हस्बैंड ने बताया है, तो ऑब्वियसली रिलायबल है। फिर वो आज की सारी बात बताती है। वो कहती है, ग्रैंडमा, आज सुबह प्रेसिडेंट ये बहुत बिजी थे, इसलिए वो हमसे नहीं मिल पाए, लेकिन आज दोपहर में अकेले जाऊंगी और उनसे मिलूंगी। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। ये सुनकर जियायाओ कुछ कहना चाहती है, लेकिन चुप रह जाती है। यूनवान उसे इंसल्ट करते हुए कहती है, सिस्टर, अगर आपके पास आज दोपहर कोई काम नहीं है तो क्या आप मेरी ड्राइवर बनकर मुझे हुआशेंग ग्रुप छोड़ दोगी? ये सुनकर जियायाओ मन ही मन सोचती है, यूनवान हद पार कर रही है, वो पूरे फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट कर रही है। वो गुस्से में कहती है, मैं आज बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अगले सीन में वो अपनी कार कहीं चला रही होती है। वो गुस्से में ड्राइव कर रही होती है और यूनवान की बातों के बारे में सोच रही होती है। अचानक उसके सामने एक पेड़ आ जाता है। स्पीड की वजह से वो कंट्रोल खो देती है और कुछ समझने से पहले ही कार उस पेड़ से टकरा जाती है। रोते हुए वो कहती है, मुझे ये सब नफरत है, मुझे सच में नफरत है। वो ये भी कहती है, ये सब ये चेन की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मुझे फैमिली के सामने इंसल्ट होना पड़ा। अब सीन शिफ्ट होता है हुआशिंग ग्रुप पर। ये चेन अपने ऑफिस में बैठा पेपर वर्क कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। जैसे ही वो कॉल उठाकर हेलो कहता है, सामने से एक आवाज चिल्लाती है, ये चिन, तुम कमीने हो, मैं तुमसे नफरत करती हूं। वोंग जिया की आवाज सुनकर ये चिन मन ही मन सोचता है, इतना सब होने के बाद भी ये औरत खुद को रिफ्लेक्ट नहीं करती, बस मुझे ब्लेम करना जानती है। एक गहरी सांस लेकर वो पूछता है, क्या हुआ? जिया उसे गालियां देती है और फिर रोते हुए कहती है, अगर तुम शुरू से ये प्रिटेंड कर रहे थे कि ब्रेसलेट तुमने दिया तो तुम्हें वही प्रिटेंड करते रहना चाहिए था। तुमने क्यों बताया कि ब्रेसलेट प्रेसिडेंट ये ने दिया? तुमने अंकल और युआन युआन को सच क्यों बताया? तुम्हारी वजह से फैमिली में मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, तुम्हें इसका एहसास भी है? ये सुनकर ये कहता है, तो ये बात है। और मन ही मन सोचता है, मैं शुरू से सच बोल रहा था, किसी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। जिया याओ होते हुए कहती है, अब पूरा फैमिली सोचता है कि प्रेसिडेंट ये वोंग युआन युआन को पसंद करता है। यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी सबके सामने उसकी तारीफ करती रहती हैं। और तुम्हें पता है उस बदतमीज युआन युआन ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझे अपनी ड्राइवर बनने को कहा। अगर वो सच में फ्यूचर में प्रेसिडेंट ये से शादी कर लेती है तो वोंग फैमिली में मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। ये चिन पूछता है, क्या तुम्हारे पास फांग फैमिली का यंग मास्टर नहीं है?
वो जवाब देती है, फांग चाओ की तुलना प्रेसिडेंट ये से कैसे हो सकती है? वो तो अपने फैमिली बिजनेस का सीईओ भी नहीं है। दोनों का लेवल बिल्कुल अलग है। ये चिन कहता है, तुम्हारी बात सुनकर समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। जिया याओ कहती है, तुम खुश क्यों होगे? भले ही फांग चाओ प्रेसिडेंट ये जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वो तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। कम से कम वो हमारे वोंग फैमिली की मदद कर सकता है और मुझे फैमिली के अंदर और बाहर रिस्पेक्ट दिला सकता है। और तुम सिर्फ मुझे एम्बैरेस करना जानते हो। डिवोर्स से पहले ही तुम इतना बड़ा मेस छोड़ गए कि अब मुझे उसे संभालना पड़ रहा है। वो उस पर गुस्सा हो जाती है। ये चिन मन ही मन सोचता है कि वो एक बेवकूफ़ औरत है। फिर वो कहता है, अगर तुमने मुझे सिर्फ डांटने के लिए कॉल किया है तो मैं कॉल काट रहा हूँ। मैं अभी बहुत बिजी हूँ। वो कहती है, रुको एक मिनट, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये चिन पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? ईर्ष्या में अब भी जकड़ी हुई जिया याओ फोन पर ये चिन से बात करते हुए कड़वी नजरों से घूरती है और मांग करती है, ये चिन, मैं वांग युआन युआन को तुम्हारे प्रेसिडेंट ये के साथ सब कुछ इतनी आसानी से होने नहीं दूंगी। ये चिन भौहें सिकोड़ते हुए शांत स्वर में पूछता है, तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो? उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभरती है। वो साजिश रचते हुए कहती है, वांग युआन युआन आज दोपहर फिर तुम्हारी कंपनी आएगी। आजकल उसे ब्लैक टी बहुत पसंद है। उसे एक कप देना, उसमें थोड़ा लैक्सेटिव मिला देना, ताकि पूरी मीटिंग में वो बार बार बाथरूम भागती रहे, या जब तुम उसके पास से गुजरो तो क्लमजी बनने का नाटक करना और उसकी किपाव फाड़ देना। तुम काफी स्ट्रांग हो, उसे तुम पर शक भी नहीं होगा। थकान में नाक की पुल दबाते हुए ये चिन अनिच्छा से जवाब देता है, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन सच कहूं तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बस प्रेसिडेंट को कह दूंगा कि वो उससे मिलने से मना कर दे। वैसे भी मैं शुरू से वांग युआन युआन से डील नहीं करना चाहता था। ये देखकर कि वो उसके इलैबोरेट रिवेंज को गंभीरता से नहीं ले रहा, जिया याओ गुस्से में फट पड़ती है। बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम बस एक बॉडीगार्ड हो। क्या तुम सोचते हो कि प्रेसिडेंट ये से कहोगे कि किसी से मत मिलो और वो मान लेंगे? बिना प्रभावित हुए ये चिन ठंडे स्वर में कहता है, जो चाहे मान लो, और अचानक कॉल काट देता है। मरी हुई स्क्रीन को घूरते हुए जिया याओ झुंझलाकर कहती है, उसने सच में मुझ पर फोन काट दिया। इस आदमी में हद से ज्यादा हिम्मत है। उसी दोपहर 2 बजे वांग युआन युआन नीली के पाव पहने आत्मविश्वास से हुआशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट फ्लोर पर पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट को आदेश देती है, सेक्रेटरी, मुझे तुरंत प्रेसिडेंट ये से मिलाओ। असिस्टेंट चश्मा ठीक करते हुए विनम्रता से उसे रोकती है, मिस वांग, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आपको वापस जाना चाहिए। उलझन और अधीरता में युआन युआन पूछती है, क्यों? प्रेसिडेंट ये आज दोपहर बिल्कुल नहीं मिलेंगे? घबराहट में पसीना पोंछते हुए सेक्रेटरी तुरंत बहाना बनाती है, ऐसी बात नहीं है। प्रेसिडेंट ये ने कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट पर बात करेंगे तो आपके लुक्स से इतने डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे कि काम ही भूल जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने फैमिली से किसी और को भेज दें। तुरंत ब्लश करते हुए युआन युआन का ईगो खतरनाक स्तर तक फूल जाता है। वो खुशी से हाफते हुए कहती है, किसी और को भेज दूं? क्या प्रेसिडेंट ये ने सच में मेरी ब्यूटी की तारीफ की? झूठ को परफेक्टली काम करता देखकर सेक्रेटरी सहजता से सिर हिलाती है, बिल्कुल, प्रेसिडेंट ये आपका शॉर्ट वीडियो अकाउंट भी फॉलो करते हैं और आपका कंटेंट रेगुलरली देखते हैं। बेहद खुश होकर वो चहकती है, प्रेसिडेंट ये सच में मेरे एडमायरर्स में से एक हैं। ठीक है, मैं किसी और को भेज दूंगी। सेक्रेटरी, प्लीज प्रेसिडेंट ये को बताना कि वो जब भी फ्री हो मुझे कॉफी या मूवी के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। रोंग रोंग जबरन मुस्कान लाकर आश्वासन देती है, मैं मैसेज पहुंचा दूंगी। डिजाइनर बैग से मोटी कैश की गड्डी निकालकर यून उसे डेस्क पर सरकाते हुए कहती है, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। चौंक कर रोंग रोंग पूछती है, ये किस लिए? वो पास झुककर फुसफुसाती है, बस मुझे प्रेसिडेंट ये की एक फोटो भेज देना। रिश्वत वापस धकेलते हुए रोंग रोंग सिर हिलाती है, मिस वांग, मेरे पास खुद प्रेसिडेंट ये की कोई फोटो नहीं है। आवाज धीमी करते हुए वो इशारा करती है, लेकिन इतना बता सकती हूँ, प्रेसिडेंट ये बहुत हैंडसम है और आपकी ही उम्र के आसपास है। युआन युआन जोर से ब्लश करती है, कल्पनाओं में खोई हुई खुश मन से मुड़कर चली जाती है। उसे जाते देखते हुए सेक्रेटरी मुंह ढककर चुपचाप ताना मारती है, इतनी ब्यूटी और दिमाग में कुछ भी नहीं। उधर मैन सिटी कंट्री टी में लियू जेंगकुन नाम का एक गरिमा में बुजुर्ग अपने लिए विस्की का ग्लास भरता है। अपने लग्जूरियस ऑफिस में बैठकर वो अपने बुरी तरह घायल सबॉर्डिनेट से पूछता है, गुआ, तुम युआन जो से इतनी दूर मुझे ढूंढने क्यों आए? इस बार क्या हुआ? पसीने में भीगा टैटू वाला थग उसकी तारीफ करता है, लॉर्ड लियू की फोरसाइट सच में डिवाइन है। मैं सच में यूनझाओ में परेशानी में फंस गया हूं और आपकी मदद चाहिए। फर्श पर घुटनों के बल शर्मिंदा होकर गुआ कहता है, हालात ऐसे हैं। अचानक गुस्से में फटते हुए लॉर्ड लियू विस्की का ग्लास उसके सिर पर दे मारता है, तुमने अभी क्या कहा? निकम्मे, मैंने तुम्हें ढेरों आदमी दिए थे, कम से कम 70-80 तो होने चाहिए थे, और अब कह रहे हो सिर्फ 10 बचे हैं, वो भी क्रिपल्ड। डर से कांपते हुए गुआ गिड़गिड़ाता है, ये सब मेरी नाकाबिलियत है, जैसा उचित समझे सजा दें लॉर्ड ल्यू। सिगार जलाकर खुद को शांत करते हुए लॉर्ड ल्यू धुएं का घना गुबार छोड़ता है, छोड़ो, वक्त बदल गया है, लड़ाई मारकाट से कुछ नहीं होता। हम शैडो में रहने वाले लोग हैं, खुली धूप में हमारे लिए जगह नहीं।
इसीलिए मैं 2 साल पहले यूनझाओ छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया के इन डेस्परेट रीजन्स में आ गया। गलती सुधारने को बेताब गुआ कहता है, अगर मुझमें लॉर्ड ल्यू की आधी भी समझ होती तो आज इस हालत में नहीं होता। मुझे 100 आदमी देकर वापस भेज दीजिए, मैं भाइयों का बदला लूंगा। लॉर्ड ल्यू स्मार्टफोन उठाकर कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ऑर्फन था। आज जो माइंडसेट और अचीवमेंट्स हैं वो सब मास्टर फैंग की गाइडेंस से है। यहीं रुको। कॉल कनेक्ट होते ही उसका टोन श्रद्धा से भर जाता है। मास्टर फैंग, मैं ल्यू बोल रहा हूं। उम्मीद है आराम में डिस्टर्ब नहीं कर रहा। गुआ आश्चर्य से देखता है, जानता है कि यही वो लेजेंडरी बॉस है जिसने लॉर्ड ल्यू को उठाया। ल्यू सम्मान से जारी रखता है, मैं अगले 2 दिन में यूनझाओ लौटने की प्लानिंग कर रहा हूं। काफी समय से आपसे नहीं मिला, कुछ गिफ्ट्स भी तैयार किए हैं। क्या आप अभी यूनझाओ में हैं? ये तो शानदार खबर है। मैं तुरंत फ्लाइट बुक करता हूं। मास्टर फैंग, जल्द ही हाजिरी दूंगा। कॉल खत्म कर लॉर्ड ल्यू मुस्कुराता है, तुम लकी हो किड, मास्टर फैंग अभी यूनझाओ में हैं। उत्साहित होकर गुआ पूछता है, सच? लॉर्ड ल्यू, क्या आप मेरा इंट्रोडक्शन भी करा सकते हैं? लॉर्ड ल्यू जोरदार थप्पड़ मारता है, क्या तुम्हें लगता है मास्टर फैंग के पास किसी निकम्मे के लिए समय है? मुझे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पोस्टर सीधा कर ल्यू आदेश देता है, मेरे लिए तुरंत फ्लाइट बुक करो। मैं मास्टर फैंग से मिलने जा रहा हूं और वहीं उस ये चैन नाम के लड़के का मामला भी निपटाऊंगा। मुट्ठी भींचते हुए गुआ दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है, बेहतरीन, मैं ये चैन को मरते देखना चाहता हूं। उस शाम यूनझाओ में वैंग रेजिडेंस पर जी चियांग वाइन का ग्लास लेकर कहता है, तो प्रेसिडेंट ये बिजनेस डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड थे। यूनिवान, लगता है प्रेसिडेंट ये सच में तुम पर फिदा हैं। प्रशंसा में डूबी यूनिवान स्मग मुस्कान के साथ कहती है, ऑब्वियसली। जी चियांग शाओजिए की ओर मुड़कर कहता है, प्रेसिडेंट ये ने किसी और को भेजने को कहा है। शाओजिए, तुम कल जाओ। फोन स्क्रीन को घूरते हुए शाओजिए मन में सोचता है, परफेक्ट, मैं वैसे भी उस यूजलेस ट्रैश को ढूंढने वाला था। कल ये चैन पछताएगा कि पैदा क्यों हुआ। अगली सुबह मास्टर फैंग की भव्य विला में लॉर्ड ल्यू और उसके आदमी पहुंचते हैं। टोपी उतारकर झुकते हुए ल्यू अभिवादन करता है, मास्टर फैंग। चश्मा ठीक करते हुए मास्टर फैंग विनम्रता से कहते हैं, जेंजे-कुन, तुम अब रीजनल बॉस हो, इतना झुकने की जरूरत नहीं। भक्ति से भरे ल्यू कहता है, मैं आज जो हूं मास्टर फैंग की गाइडेंस से हूं, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर फैंग, आप पिछले 2 साल यूके में थे, अचानक यूनझाओ क्यों आए? चाय की चुस्की लेकर मास्टर फैंग शांत स्वर में कहते हैं, ओल्ड मास्टर ने मुझे थर्ड यंग मास्टर की मदद के लिए भेजा है। लॉर्ड ल्यू चौंक जाता है, मन में सोचता है, क्या थर्ड यंग मास्टर यहीं छिपे हैं? मास्टर फैंग के ऊपर वाला मास्टर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों ने है। टी कप रखते हुए मास्टर फैंग चेतावनी देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को बेवजह ट्रबल न करने देना। अगर उन्होंने थर्ड यंग मास्टर को डिस्टर्ब किया तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने होंगे। लॉर्ड ल्यू तुरंत सिर हिलाता है, जी मास्टर फैंग। सावधानी से वो पूछता है, क्या आप बता सकते हैं यंग मास्टर कैसे दिखते हैं? अगर पहचान न पाया तो बड़ा अपराध होगा। इशारे पर असिस्टेंट आगे बढ़कर उसे फोटो देता है। मास्टर फैंग कहते हैं, ये थर्ड यंग मास्टर हैं, वो फैमिली ट्रायल मिशन में हैं, किसी भी हालत में डिस्टर्ब मत करना। फोटो देखते ही लॉर्ड ल्यू के चेहरे पर गहरा अविश्वास छा जाता है। हाथ में पकड़ी फोटो को निहारते हुए लॉर्ड ल्यू उत्साह से तारीफ करता है, द थर्ड यंग मास्टर सच में बहुत हैंडसम है। कोई भी एक नज़र में समझ सकता है कि वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से आते हैं। काश किसी दिन मुझे यंग मास्टर के रिस्पेक्टेड फेस की एक झलक पर्सनली देखने को मिल जाए। अपनी आर्म चेयर पर शांत बैठा मास्टर फैंग कहता है, द थर्ड यंग मास्टर पिछले 3 साल से यूनजू में है और शायद 1-2 साल और यहीं रहेंगे। विषय बदलते हुए फैंग पूछता है, वैसे पिछले कुछ सालों से तुम साउथ ईस्ट एशिया में लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे थे ना? अचानक वापस आने की क्या वजह रही? लॉर्ड ल्यू सम्मान से जवाब देता है, मेरे एक अंडरलिंग का नाम गुआ है, वो थोड़ी परेशानी में पड़ गया, इसलिए मैंने साउथ ईस्ट एशियन देशों से रिक्रूटेड करीब 100 लोगों को साथ लाकर उसकी मदद के लिए बुलाया। मास्टर फैंग का चेहरा सख्त हो जाता है और वो चेतावनी देता है, मुझे खास फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, लेकिन इसका असर थर्ड यंग मास्टर पर नहीं पड़ना चाहिए। तेजी से सिर हिलाते हुए ल्यू कहता है, ऑफ कोर्स। संतुष्ट होकर फैंग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, आओ मेरे साथ चेस खेलो, देखते हैं तुम्हारी स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। इसी बीच हुआशिंग ग्रुप कंपनी की ऊंची इमारत के बाहर गुस्से से भरा वैंग शाओजिए आगे पीछे टहलते हुए शिकायत करता है, ये हुआशिंग सीईओ आखिर कर क्या रहा है? मुझे रिसेप्शन रूम में पूरे 2 घंटे से बैठा रखा है। प्रेसिडेंट ये क्या खेल खेल रहे हैं? साफ दिखता है कि उन्हें मेरी सिस्टर में इंटरेस्ट है, फिर भी अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ के साथ ऐसा व्यवहार। इन टॉप टाइकून्स का टेम्पर समझ से बाहर है। गुस्सा निकालने का फैसला करते हुए वो गुर्राता है, छोड़ो, मैं उस लड़के ये चैन को ढूंढता हूं और उसे सबक सिखाता हूं।
अपने लग्जूरियस ऑफिस में ये चेन रिंगिंग फोन देखता है। स्क्रीन पर शाओजिए का नाम चमकता है और वो कामली कॉल उठाता है। शाओजिए तुरंत चिल्लाता है, ये चेन, तुम ब्रैट, तुम यहीं हो, बताओ तुम्हारा प्रेसिडेंट कहाँ छिपा है। बिल्कुल शांत ये चेन कैजुअली पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या काम। फिर सूखे अंदाज में जोड़ता है, प्रेसिडेंट ये अभी एक इडियट से चैट कर रहे हैं। इंसल्ट समझे बिना शाओजिए जोर से हंसता है, मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। कौन इडियट इतना टाइम लेता है प्रेसिडेंट ये से चैट करने में। ये चेन आंखें घुमाकर ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। जिस इडियट की बात कर रहा हूं वो तुम हो। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने होते हैं। ये चेन को ऊपर नीचे देखते हुए शाओजिए ताना मारता है, ये चेन, तुम खुद को बॉडीगार्ड कहते हो लेकिन सीईओ की तरह ड्रेस होकर घूमते हो। आखिर इंप्रेस किसे कर रहे हो। उंगली दिखाते हुए वो धमकी देता है, और यून्जू के बड़े लोगों के सामने जो स्टंट किया था मुझे मारकर, मैं उसे भूलने वाला नहीं हूं। शाओजिए घमंड से कहता है, क्या तुमने गोवा से मुझे ट्रैप नहीं किया था। अफसोस, तुम्हारा प्यारा ब्रदर गोवा भी तुम्हें रिवेंज दिलाने में काम नहीं आया। ज्यादा आराम में मत रहो। ब्रदर गोवा के बॉस ने करीब 100 टॉप टियर थग्स भेजे हैं। ये सुनकर ये चेन आंखें संकुचित करता है। चिन हुंगियान की सेफ्टी सोचते हुए चेतावनी देता है, बस कह रहा हूं, अब से घर जाते वक्त केयरफुल रहना और ज्यादा मत पीना, कहीं बिना समझे पिट न जाओ। अपनी टाइड हीली करते हुए ये चिन सीधा चैलेंज देता है, वैसे वेट क्यों, उन्हें अभी कंपनी पार्किंग लॉट बुला लो, बाद में एम्बुश करने की जरूरत नहीं, यहीं सेटल कर लेते हैं। शाओजिए तुरंत फोन की ओर इशारा करता है, ठीक है, तुमने कहा है, मैं ब्रदर गोवा को अभी लोगों के साथ भेजता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ नीचे चलो। ये चेन आत्मविश्वास से कहता है, श्योर, मैं इंतजार करूंगा। डिमली लिट अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में उतरते ही शाओजिए पाइप उठाकर सिक्योरिटी कैमरास तोड़ने लगता है। ये चेन शांत होकर पूछता है, क्या कर रहे हो। शाओजिए सिनिस्टर ग्रिन के साथ कहता है, अब सारे कैमरास खत्म, अगर मैं तुम्हें यही मार दूं कोई एविडेंस नहीं बचेगा। ये चिन मुस्कुराते हुए नकल्स क्रैक करता है, ऐसा है तो अगर मैं तुम्हें यहीं मार दूं तब भी कोई एविडेंस नहीं रहेगा, सही। शाओजी प्रतिक्रिया देता उससे पहले ये चिन लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। शाओजी घबराकर हकलाता है कि क्या कर रहे हो, लेकिन तुरंत फेस पर ब्रूटल पंच पड़ता है और वो दर्द से चीख उठता है। कॉलर पकड़कर ये चिन मजाक उड़ाता है, वैंग शाओजी, तुम सच में इतने स्टूपिड हो, क्या सच में सोच रहे थे मैं खड़ा रहूंगा जब तुम थग्स बुलाओगे, पहले क्यों ना तुम्हें ही पीट दूं। तभी गैरेज में आवाज गूंजती है, उसे छोड़ दो। गुआ अपने मस्कुलर थग्स के साथ आता है और आदेश देता है, उसे पकड़ो। थग्स झपटते हैं लेकिन ये चेन आसानी से डॉज करते हुए उन्हें गिराता जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये 10 लोग आम स्ट्रीट ट्रैश से बेहतर हैं। किनारे खड़ा गुआ हंसता है, ये चेन, स्ट्रगल बंद करो, ये लोग तुम्हारे बस के नहीं, घुटनों पर बैठो, मुझे बॉस मानो, लॉयल्टी प्लेज करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कैसा रहेगा। ये चेन की आवाज गूंजती है, तुम इसके लायक नहीं। अपने लोगों को गिरते देख गुआ पसीना पसीना होकर फोन करता है, लॉर्ड ल्यू, किसी स्ट्रांग आदमी को भेजिए जो अकेले 10 लोगों से लड़ सके, मुझे ऐसे टैलेंट को रिक्रूट करना है। लैविश हॉलवे से चलते हुए लॉर्ड ल्यू उत्साहित होकर कहता है, लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूं। कोई एक साथ 10 लोगों को संभाल सकता है, ऐसा टैलेंट मुझे चाहिए। 10 मिनट बाद स्लीक ब्लैक कार पार्किंग लॉट में रुकती है। लॉर्ड ल्यू उतरता है। गुआ दौड़कर कहता है, लॉर्ड ल्यू, आप आ गए, 10 लोग काफी नहीं थे, 100 भेजकर खत्म कर देते हैं। गुआ को धक्का देकर लॉर्ड ल्यू चिल्लाता है, यूजलेस वेस्ट, हटो, मुझे ये चैन को देखने दो। इधर ये चैन आखिरी ठग को गिराकर हल्का हाँफते हुए सोचता है, ये 10 ने काफी एनर्जी ले ली, अगर और लोग आए तो मुश्किल होगी, पहले लीडर को पकड़ना होगा, सीधे लॉर्ड ल्यू को गिराता हूं। इसी समय ब्रूस्ड शाओजी ताना मारता है, ये चेन, लॉर्ड ल्यू से पंगा मत लो, अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। लेकिन जैसे ही लॉर्ड ल्यू ये चेन का चेहरा साफ देखता है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। ये चेन हल्का गला साफ कर उसकी आंखों में देखता है। कुछ समझे बिना शाओजी चिल्लाता है, लॉर्ड ल्यू, खत्म कर दीजिए। लॉर्ड ल्यू कांपते हुए खड़ा रहता है, जेब में रखी वही फोटो याद आती है। अचानक वो घूमकर शाओजी के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। शाओजी स्टंड होकर चिल्लाता है, लॉर्ड ल्यू, आप क्या कर रहे हैं। उसे नजरअंदाज करते हुए लॉर्ड ल्यू तुरंत घुटनों पर गिरता है, माथा जमीन से लगाकर चिल्लाता है, यंग मास्टर। तनावपूर्ण टकराव का माहौल है। पारंपरिक नीले कपड़ों में एक उम्रदराज आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसका चेहरा डर से पसीने में भीगा हुआ है। वो ऊपर देखता है और मन ही मन चौंक कर कहता है, ये चैन तो बिल्कुल उसी थर्ड यंग मास्टर जैसा दिखता है जिसकी फोटो मास्टर फैंग ने भेजी थी। जोर से वो थबराकर कहता है, यंग मास्टर, मैं मास्टर फैंग के आदमियों में से हूं। घुटनों पर बैठे आदमी को बर्फीली नजरों से देखते हुए ये चेन जवाब देता है, तो तुम बटलर फैंग के लिए काम करते हो। जेंगबुन के रूप में खुद को पहचानते हुए वो आदमी डर से सिर झुकाकर विनती करता है, आज जो हुआ उसके लिए मैं, जेंगकुन, 1000 बार मरने के लायक हूं। यंग मास्टर, आप जैसी सजा दे मैं स्वीकार करूंगा। पास खड़ा लाल चोटी वाला भाई गुआ इस अचानक मोड़ से पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। पसीना बहाते हुए वो पूछता है, लॉर्ड ल्यू, आप क्या कह रहे हैं। ये आदमी तो बस हमारे परिवार का लिव इन सन इन लॉ है, आप इसे यंग मास्टर क्यों कह रहे हैं, क्या आपने किसी और समझ लिया।
इस गुस्ताखी पर जेंकुन गुस्से से उसकी तरफ घूरकर चिल्लाता है, निकम्मे, यंग मास्टर के सामने घुटनों पर गिरो। अपने आप की ओर इशारा करते हुए हैरान ब्रदर गुआ हकलाता है, मैं इसके सामने घुटने टेकूं? बिना झिझक जेंकुन उसका बाल पकड़कर जोर से जमीन पर धकेल देता है और आदेश देता है, घुटने टेक। 100 बार काउंटो करो और आवाज जोर से होनी चाहिए। अगर एक भी धीमा हुआ फिर से शुरू करोगे। ब्रदर गोवा तुरंत सिर जमीन पर पटकते हुए गिड़गिड़ाता है। ब्रदर येचन, मास्टर येचन, मैं अंधा था जो आपको नाराज कर दिया। दया कीजिए, इस निकम्मे को माफ कर दीजिए। साइड में खड़ा बुरी तरह घायल वांग शाओजी ये सब देखकर पूरी तरह अवाक रह जाता है। क्या? ये क्या हो रहा है? येचन अचानक ब्रदर गुआ का बॉस कैसे बन गया? घबराई माफी से बेपरवाह येचन शांत स्वर में कहता है, बस काफी है, और जरूरत नहीं। तुम बस वांग फैमिली को जाकर बता दो कि मैंने उनकी वॉच नहीं चुराई। लाल सूजे माथे के साथ ऊपर देखते हुए ब्रदर गुआ तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं वांग फैमिली को बता दूंगा कि मुझे वांग शाओ जी ने उकसाया था। ये सुनते ही शाओ जी घबरा जाता है, हाथ हिलाते हुए चिल्लाता है, अरे ब्रदर गुआ, मेरा क्या? ऐसे मुझे फंसा नहीं सकते। ये चिन के प्रति वफादारी में जेंकुन तुरंत आगे बढ़कर शाओ जी के बाल पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तो तुमने हमारे यंग मास्टर पर झूठा इल्जाम लगाया? इसे लू रिवर में फेंक दो। डर से शाओ जी चीखता है, फर्श पर घिसटते हुए ये चिन के पैर पकड़ लेता है। ब्रदर इन लॉ, मुझे बचाइए, हम फैमिली हैं, उन्हें ऐसा मत करने दीजिए। घृणा से नीचे देखते हुए ये चिन पैर खींचकर कहता है, दुनिया में कौन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है? आंसू बहाते हुए शाओजी घबराकर सौदा करता है, ब्रदर चेन, मैं गलत था, माफ कर दीजिए। मैं वांग युआन युआन आपको दे दूंगा और आज रात वांग जिया को शराब पिलाकर आपके पास भेज दूंगा, ठीक है? इस अमानवीयता से घिन खाकर ये चिन जोरदार लात उसके सीने पर मारता है। जानवर! वांग जिया और वांग युआन युआन दोनों तुम्हारी बहनें हैं, एक तो तुम्हारे खून की, तुम उन्हें सौदे की तरह पेश कर रहे हो? तुम्हारे अंदर कोई शर्म बची है? फर्श से अब भी गिड़गिड़ाते हुए शाओजी कहता है, ब्रदर इन लॉ, कम से कम मुझे बचा लीजिए। ये चिन मुड़कर ठंडे स्वर में कहता है, आज इसे छोड़ दो। चलते हुए वो पीछे मुड़कर चेतावनी देता है, वापस जाकर वांग फैमिली को पूरी सच्चाई बताना कि तुमने कैसे मुझे फंसाया। शाओजी भागते हुए चिल्लाता है, हाँ हाँ, धन्यवाद ब्रदर चेन। नीले कपड़ों वाला बुजुर्ग अब भी घुटनों पर बैठा सम्मान से कहता है, यंग मास्टर, ये अधम खान है, मास्टर फांग का सबॉर्डिनेट। इस बार मैं साउथ ईस्ट एशिया से 100 आदमी लाया हूं, सब आपकी सेवा में देने को तैयार हैं। ये चिन शांत होकर सिर हिलाता है, ठीक है, अपने लोगों को लेकर फिलहाल चले जाओ। मन ही मन वो सोचता है, आगे किसी खास स्थिति में ये लोग काम आ सकते हैं। दृश्य बदलकर शीशान विला के शांत बाहरी हिस्से पर आता है। अंदर शाओजी सोफे पर बैठा है, उसका चेहरा सूजा हुआ है। कोई पूछता है, शाओजी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? पसीना पोंछते हुए वो झूठ बोलता है, कुछ नहीं, कार का छोटा एक्सीडेंट था। ओल्ड मैडम वांग और सेकंड अंकल की ओर देखकर शाओजी सच स्वीकार करता है, ग्रैंडमा, सेकंड अंकल, वो रिचर्ड मिले वॉच ये चिन ने नहीं चुराई थी, मैंने ही उसे फंसाने के लिए लिया था। मन ही मन वह सोचता है, ये चिन के खतरनाक कनेक्शंस हैं, बेहतर है उससे दूर रहूं। ओल्ड मैडम वांग हाथ हिलाकर कहती हैं, छोड़ो, इस बार उसकी गलती नहीं थी, लेकिन ये चिन भी निर्दोष है। अगर उसने हमारे घर से नहीं चुराया तो कहीं और से तो किया होगा, नहीं तो 5 स्टार होटल में रहने के पैसे कहाँ से आए? फिर वो बात बदलती हैं, वैसे शाओजी, आज वाशिंग ग्रुप गए थे, प्रेसिडेंट ये से मिले? गहरी भौएं सिकोड़ते हुए ओल्ड मैडम वांग ऊंची आवाज में सोचती हैं, ये प्रेसिडेंट ये आखिर खेल क्या रहा है? क्या वो नेगोशिएशन से तब तक मना करेगा जब तक ये बूढ़ी औरत खुद जाकर ना मिले? पास खड़ी जालिन उत्साह से आगे बढ़ती है और खुद ही प्रस्ताव देती है, ग्रैंडमा, मुझे ट्राई करने दीजिए। मन ही मन वो सोचती है, ये प्रोजेक्ट तो ओरिजिनली ये चिन और मैंने मिलकर प्लान किया था, शायद प्रेसिडेंट ये असली प्रोजेक्ट प्लानर का इंतजार कर रहे हों। युआन युआन तुरंत तिरस्कार भरी हंसी से बहन का मजाक उड़ाती है, हमारा पूरा फैमिली गया और प्रेसिडेंट हम में से किसी से नहीं मिला, और तुम सोचती हो वो तुम्हारे लिए एक्सेप्शन करेगा? तुम खुद को बहुत समझती हो। पीछे हटने से इनकार करते हुए जियायाओ अपनी ग्रैंडमदर की ओर देखकर विनती करती है, ग्रैंडमा। ओल्ड मैडम वोंग सिर हिलाकर कहती हैं, जियायाओ, तुम जाओ और कोशिश करो। अपनी केन मजबूती से पकड़ते हुए वो अंतिम स्वर में कहती हैं, अगर तुम्हारे जाने से भी बात नहीं बनी तो मैं खुद प्रेसिडेंट से मिलने जाऊंगी। संक्षेप में हमें किसी भी कीमत पर हुआशिंग ग्रुप के साथ ही कोऑपरेशन हासिल करना है। कैप्शन उभरता है, 2 PM, हुआशिंग ग्रुप। जियायाओ स्लीक कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंचती है और पूछती है, सेक्रेटरी, क्या प्रेसिडेंट ये अवेलेबल हैं? सेक्रेटरी विनम्रता से जवाब देती है, मिस वोंग, पहले रिसेप्शन रूम में इंतजार करें, प्रेसिडेंट ये अभी कुछ काम में बिजी हैं। जियायाओ धीरे से कहती है, ठीक है। रिसेप्शन रूम में चुपचाप बैठी जियायाओ अपने हाथ में पकड़े ग्लास की ओर देखती है। ड्रिंक पहचानते हुए सोचती है, हनी वाटर, पिछले 3 साल से ये चिन हर सुबह मेरे लिए हनी वाटर बनाता था। उधर प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर किन होंगयान फोन देखकर ये चिन को बताती है, वोंग आ गई है, क्या आप मिलना चाहते हैं? ये चिन सोचते हुए कहता है,
वोंग ज़ीचियांग, वोंग युएनयुएन और वोंग जियायाओ को हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन से लौटा चुके हैं। अगर हम ऐसे ही मना करते रहे तो वोंग फैमिली सोचेगी कि हम उन्हें घुमा रहे हैं। चूंकि हमने कोऑपरेशन तय कर लिया है तो उन्हें 70 मिलियन दे ही देते हैं। येचिन किन होंगयांग की ओर देखकर निर्देश देता है, किन होंगयांग, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। वो जवाब देती है, अभी लाती हूँ। येचिन रिसेप्शन रूम का दरवाजा खोलता है। जियायाओ चौंक कर ऊपर देखती है। येचिन, तुम? उसे देखते हुए येचिन मन ही मन सोचता है, वोंग जियायाओ घर पर हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती थी, कंफर्टेबल और कैजुअल, फिर भी काफ्त प्रिटी और चार्मिंग। माहौल हल्का करने की कोशिश में जियायाओ मुस्कुराकर कहती है, प्रेसिडेंट बहुत बिजी होंगे है ना, लगता है उन्हें आने में समय लगेगा, तुम बैठो मेरे साथ बात कर लो। उसकी स्मॉल टॉक को नज़रअंदाज करते हुए येचिन ठंडे स्वर में नीली फोल्डर आगे बढ़ाता है। मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं। वो डॉक्यूमेंट थमाते हुए कहता है, कॉन्ट्रैक्ट देख लो, अगर कोई इशू ना हो तो साइन कर देना। 70 मिलियन इस हफ्ते में 3 इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हारी कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जियायाओ फोल्डर खोलती है, पूरी तरह स्टन्ड होकर सोचती है, प्रेसिडेंट ये ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, मुझे लगा फंड्स रिलीज से पहले रिव्यू करेंगे। लेकिन कवर पेज पढ़ते ही उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। वो जोर से बोल पड़ती है, ये फर्स्ट क्लास जाइलिन? कॉन्ट्रैक्ट पर बोल्ड टेक्स्ट में फर्स्ट क्लास जाइलिन लिखा हुआ है। पूरी उलझन में येचिन की ओर देखते हुए वो पूछती है, इस पर ये क्यों लिखा है? येचिन जेब में हाथ डाले शांत खड़ा रहता है। उसी पल जियायाओ के दिमाग में चमक उठती है। ये वही नाम है जो येचिन ने आधा साल पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान रखा था। एक वार्म फ्लैशबैक में कैजुअल कपड़ों में युवा येचिन मुस्कुराकर लैपटॉप पर टाइप करता है और कहता है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है तो इसे फर्स्ट क्लास जेलिन नाम दें। 6 महीने पहले जब मैं इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा था, मैंने इसका नाम ये रखा क्योंकि मैंने ये सब वैंग जियायाओ के लिए सोचा था। जाहिर है मैं इस पर उसका नाम रखना चाहता था। प्रेजेंट में लौटते हुए येचन हैरान जियायाओ के सामने खड़ा है। उसे एक जेंटल लेकिन बिटर स्वीट एक्सप्रेशन के साथ नीचे देख रहा है। वो आगे कहता है, उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर आधा साल बाद वैंग फैमिली ने सपोर्ट नहीं भी किया तो 3 साल के लिव इन सन इन लॉ ट्रायल पीरियड के खत्म होने के बाद मैं अपनी फैमिली के पैसों का इस्तेमाल करके इस फर्स्ट क्लास जिन प्रोजेक्ट को शुरू करूंगा। ये मेरी वाइफ के लिए मेरा गिफ्ट होने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट को मजबूती से अपने सीने से लगाए हुए जियायाओ बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखती है और धीरे से पूछती है, इसका नाम मेरे नाम पर रखा गया था? येचन हल्की सी स्माइल करता है। उसके एक्सप्रेशन में फॉन्डनेस और रिग्रेट का मिक्स झलकता है। वो समझाता है, कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि बाद में वैंग जियायाओ मुझे चीट करेगी? प्राइवेट रेजिडेंस और डेड रेजिडेंस सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं। बैड लक, इसलिए हमने नाम बदल दिया। वो अपना सिर थोड़ा झुकाता है। उसकी टोन थोड़ी कैजुअल और ऑलमोस्ट टीजिंग हो जाती है जब वो पूछता है, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? येचन के पास्ट डिवोशन की गहराई को रियलाइज करते हुए जियायाओ का चेहरा शर्म से लाल यानी क्रिम्सन हो जाता है। वो हकलाते हुए कहती है, येचन, तुमने प्रेसिडेंट ये के सामने गिड़गिड़ाकर इस नाम को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की थी, है ना? उसकी असली सक्सेस को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए वो मन ही मन खुद को समझाती है, येचन सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। प्रेसिडेंट ये उसकी बात क्यों सुनेंगे? क्या वो घुटनों के बल बैठकर इस फेवर के लिए गिड़गिड़ाया था? सीन ट्रांजिशन होता है एक डेलिकेट क्लोजअप शॉट पर जहां एक आदमी का हाथ धीरे से एक औरत का हाथ पकड़ रहा है। साथ में एक साउंड इफेक्ट आता है। जियायाओ सीरियस दिखते हुए येचन का हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, थैंक यू येचन। जियायाओ, जिसका चेहरा अभी भी फ्लश्ड है, उसे सरप्राइज और लिंगरिंग अफेक्शन के मिक्स के साथ देखती है। येचन का एक्सप्रेशन थोड़ा सख्त हो जाता है जब वो उसकी गलतफहमी दूर करता है। नॉट रियली, प्रेसिडेंट ये को असल में जियायाओ नाम बहुत पसंद आया। इसमें जिया और डिलिशियस फूड जैसा ही कैरेक्टर है, इसलिए उन्होंने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। जियायाओ हालांकि उसकी एक्सप्लेनेशन से अनकन्विंस्ड रहती है और जिद करते हुए कहती है, ये जरूर इसलिए है क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट ये के सामने इतनी बुरी तरह गिड़गिड़ाया होगा कि वो मान गए। तुम इसे एडमिट करने से क्यों डर रहे हो? मैं जानती हूं तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। येचन अंदर ही अंदर साय करता है, उसके पर्सिस्टेंट डिल्यूजन को रियलाइज करते हुए। वो अपना सिर घुमा लेता है। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड और डिस्टेंट हो जाता है और वो कहता है, अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं, बस इस पर साइन कर दो। जियायाओ अभी भी अपनी नैरेटिव से चिपकी हुई ब्राइटली स्माइल करती है और उसे अश्योर करती है, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ग्रैंडमा डेफिनेटली बहुत खुश होंगी। डिटर्मिनेशन के एक लुक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और ऑफिशियली उस पर स्टैंप लगाती है। साइंड डॉक्यूमेंट वापस लेते हुए येचन प्रोफेशनली कहता है, ऑलराइट, मैं इस कॉपी को फाइल करने के लिए ले जा रहा हूं। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, जियायाओ जल्दी से पुकारती है, वेट अ मोमेंट। येचन रुक जाता है और वो एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ उसके पास आती है और ऑफर करती है, मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुमने इस बार मेरी मदद की। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें लंच पर ट्रीट दूं? शहर के बाहर वाली वो जगह जहां खाना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, उसका नाम क्या था? लिटिल डक इंस्टेंट न्यूडल्स। येचन का एक्सप्रेशन और डार्क हो जाता है। वो उसके ऑफर को फ्लैटली रिजेक्ट कर देता है। थैंक्स, लेकिन मैं बिजी हूं, मेरे पास तुम्हारे साथ खाने का टाइम नहीं है।
और हाँ, शहर के बाहर उस दुकान का नाम लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स है। तुम वहां इतनी बार जा चुकी हो, फिर भी तुमने कभी उसका नाम याद रखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लगता है कि तुमने कभी मुझसे सच में प्यार नहीं किया। उसकी बातों से आहत होकर जिया याओ का चेहरा गुस्से से सिकुड़ जाता है। वो डिफेंसिवली चिल्लाती है, मैं तुम्हारे साथ उस रन डाउन छोटी सी दुकान में इतनी बार गई हूं। मैंने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। ये चैन उसके इस आउटबर्स्ट से कंप्लीटली अनफेज्ड रहता है, अपनी पीठ घुमाता है और वहां से चल पड़ता है। जिया याओ पीछे से एक फाइनल कोल्ड रिमार्क फेंकती है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं जाकर फैंग चाओ के साथ वेस्टर्न फूड खा लूंगी। उसके जाने पर जिया याओ उसे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और लिंगरिंग अटैचमेंट का मिक्स है। सडनली ऑफिस के दरवाजे झटके से खुलते हैं और लंबे काले वेवी बालों वाली एक स्टनिंग औरत प्रेसिडेंट किन होंग यान कमरे में एंटर करती है। उस पावरफुल फिगर को पहचानकर जिया याओ की सांसें अटक जाती हैं। एलिगेंस और अथॉरिटी एग्ज्यूट करते हुए किन होंग यान उसे एक कूल मिस वैंग के साथ एक्नॉलेज करती है। फ्लस्टर्ड होकर जिया याओ रिस्पेक्ट के साथ हकलाती है, प्रेसिडेंट किन। जैसे ही किन उसके पास से गुजरती है, जिया याओ उसकी जाती हुई पीठ को घूरती है। उसकी जेलसी भड़क उठती है और वो मन ही मन बड़बड़ाती है, इस बेवकूफ औरत ने असल में उस इडियट का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ये को प्रोवोक करने के लिए किया। ये चेन और किन होंग यान को एक साथ खड़े देखकर किन के ख्याल ये चेन की ओर शिफ्ट होते हैं। वो ऑब्जर्व करती है, अभी भी प्रेसिडेंट ये को देख रही है। लगता है उसे अभी भी अपनी एक्स वाइफ की फिक्र है। वो मन ही मन धमकी देते हुए सोचती है, अगर वैंग जाया याओ ने आपको गुस्सा दिलाया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फाड़ सकते हैं और वैंग फैमिली के साथ कोऑपरेट करने से मना कर सकते हैं। लगता है प्रेसिडेंट ये का दिल जीतना एक लंबी बैटल होने वाली है। ये चेन अपना प्रोफेशनल डिमीनर मेंटेन करते हुए किन होंगयान को जवाब देता है, मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। किन होंगयान एक सडक्टिव स्माइल के साथ करीब झुकते हुए प्लेफुली कमेंट करती है, प्रेसिडेंट ये, मैंने अभी एक्सीडेंटली आपकी बातचीत सुन ली। मैं भी एक फूडी हूं। मैं सच में उस अच्छी जगह के बारे में क्यूरियस हूं, वो लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स वाली जगह जो शहर के बाहर है, जिसके बारे में आपने अभी मेंशन किया। वो कैसी है, क्या आप मुझे वहां ले चल सकते हैं? उसकी रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड होकर ये चैन उसे देखता है और मान जाता है, श्योर। किन होंग यान मन ही मन चीयर करती है, सक्सेस, और प्लेफुली जोर से रिस्पॉन्ड करती है, ग्रेट। सीन कट होकर 1.5 घंटे बाद पर जाता है, जहां वो लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स नाम के एक छोटे से साधारण भोजनालय के बाहर खड़े हैं। उस मॉडेस्ट स्टोर फ्रंट के सामने खड़े होकर ये चेन किन होंग यान की तरफ मुड़ता है और उसे वॉर्न करता है, ये कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, बस एक साधारण सी छोटी जगह है। मुझे चिंता है कि शायद तुम्हें इसकी आदत ना हो। किन होंग यान वॉर्मली स्माइल करते हुए उसे रीअश्योर करती है, अच्छे खाने को इस बात से जज नहीं किया जाना चाहिए कि वो सस्ता है या महंगा। मैं खुशी खुशी वो स्टिंकी टोफू भी खा लेती हूँ जो कुछ ही रुपयों का मिलता है। सिंसियरिटी और चार्म के मिक्स के साथ उसकी ओर देखते हुए वो आगे कहती है, प्रेसिडेंट ये, मैं उस तरह की डेलिकेट प्रिंसेस नहीं हूं जो सिर्फ हाई एंड जगहों पर कदम रखती है। उसके डाउन टू अर्थ नेचर से टच्ड होकर ये चेन हल्की सी स्माइल करता है और सोचता है, किन होंग यान ने सच में खुद को जीरो से बनाया है। वो अपनी फैमिली पर रिलाई नहीं हुई, उसने जरूर बहुत सी हार्डशिप्स का सामना किया होगा। वो डेफिनेटली किसी एवरेज रिच ब्यूटीफुल लड़की जैसी नहीं है। जैसे ही वे एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, किन होंग यान अचानक अपनी हाई हील्स में लड़खड़ाती है और एक तेज गैस्प के साथ आगे की ओर गिरती है। ये चैन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे संभालता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, ये एंट्रेंस पर कुछ गड्ढे हैं, मुझे डर है कि इन हील्स में मैं फिर से न गिर जाऊं। ये चैन सपोर्टिवली उसका हाथ पकड़े हुए काइंडली जवाब देता है, इट्स फाइन, मुझे पकड़ कर रखो, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। किन होंग यान एक सॉफ्ट के साथ सिर हिलाती है। जैसे ही वे आम इनाम चलते हैं, ये चैन अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पर विचार करता है। अपने हाथ पर रखे चिन होंगयान के हाथ को देखकर वो सोचता है, 3 साल तक मैं कितना चाहता था कि मैं वांग जियायाओ का हाथ पकड़कर ऐसी जगहों पर चलूं, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। आयनी को रियलाइज करते हुए उसके चेहरे पर डीप कॉन्टेम्पलेशन का भाव आ जाता है और अंत में जिसे उसका हाथ पकड़ने और यहां तक कि उसे एम्ब्रेस करने का मौका मिला, वो कोई और आदमी था। उसके मूड में अचानक आए शिफ्ट को नोटिस करते हुए चिन होंगयान कंसर्न के साथ उसे देखती है और पूछती है, प्रेसिडेंट ये क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ये चैन जल्दी से उसे रीअश्योर करता है, कुछ नहीं चिन, जब हम बाहर हों तो मुझे बस मेरे नाम से ही बुलाया करो। अभी भी चिंतित वो आगे प्रोब करती है, ये चैन, तुम अभी किस बारे में सोच रहे थे? तुम सच में बहुत नाखुश लग रहे थे। एक हार्डन्ड एक्सप्रेशन के साथ दूर घूरते हुए ये चैन झूठ बोलता है,
कुछ नहीं। हालांकि उसके अंदर के ख्याल उसके असली गुस्से को रिवील करते हैं जब वो वांग जियायाओ और फैंग चाओ को एक साथ इमेजिन करता है। वो सोचता है वांग जियायाओ शायद अभी उस कम बैक फैंग चाओ के साथ एक लवली वेस्टर्न डिनर कर रही होगी, है ना? शायद मुझे जेंग कुन से कहकर फैंग चाओ की तीसरी टांग तुड़वा देनी चाहिए। सीन फिर अचानक से युनजाओ सिटी सेंटर के एक ब्राइट अप स्केल रेस्टोरेंट QY लाइट फूड रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। लाइट ब्लू स्लिप ड्रेस पहने हुए वांग जियायाओ अपनी दोस्त होंग ये के सामने बैठी पूछती है, तुमने मुझे अचानक से खाने पर क्यों बुला लिया? सीरियस दिख रही होंग ये एक ब्लू फोल्डर टेबल पर खिसकाते हुए कहती है, एक नज़र देखो। क्यूरियस होकर जियायाओ पूछती है, ये क्या है? होंगे का एक्सप्रेशन अर्जेंट हो जाता है जब वो रिवील करती है, नॉट बैड माई डियर, तुमने असल में अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए हुआशेंग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसका नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा गया है। इस एक्यूजेशन से कॉट ऑफ गार्ड होकर जियायाओ डिफेंसिवली पलटकर जवाब देती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं प्रेसिडेंट ये के साथ सोई थी? मुझे इतना चीप मत समझो, क्या मैं तुम्हें उस तरह की औरत लगती हूँ? होंग ये एक नोइंग लुक के साथ आगे की ओर झुकती है और जोर देती है, ओ रियली? क्या तुमने इससे पहले फैंग जाओ के साथ होटल रूम में जाने के लिए एग्री नहीं किया था, वो भी अपनी फैमिली की फाइनेंसिंग सिक्योर करने में मदद करने के लिए? फ्लस्टर्ड और अनॉयड होकर जियायाओ फोल्डर वापस छीन लेती है और झल्लाते हुए कहती है, तुम बहुत अनॉइंग हो, मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस दो। फिर वो एक साय के साथ अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए समझाती है, मैं फैंग चाओ के साथ सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि उसने वांग फैमिली की इस फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करने का प्रॉमिस किया था। मैं कुछ अचीव करना चाहती थी ताकि ग्रैंडमा फाइनली हमारी फैमिली ब्रांच को रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। चैप्टर जियायाओ के एक क्लोजअप के साथ आगे बढ़ता है। उसका एक्सप्रेशन लिंगरिंग रिग्रेट और सौरों से भरा होता है जब वो कन्फेस करती है, भले ही ये चैन सिर्फ एक डिलीवरी ड्राइवर था, मुझे इसका ये प्रोजेक्ट आइडिया सच में बहुत पसंद आया था। मैं भी इसे हकीकत में बनाने में उसकी मदद करना चाहती थी। किसे पता था कि अंत में हमारा डिवोर्स हो जाएगा? अपनी दोस्त होंगिए के साथ टेबल पर बैठी जियायाओ डिफेंसिवली समझाती है, मुझे लगा था कि मैं अपनी फैमिली और हमारे फ्यूचर के लिए एक सैक्रिफाइस कर रही हूं, लेकिन अंत में उस गाय ये चैन ने किसी भी चीज में कोई मदद नहीं की और बस मुझे ही ब्लेम करता रहा। वो थोड़ा आगे झुकती है और इंसिस्ट करती है, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए फैंग चाओ का साथ देने का नाटक कर रही थी। होंग ये सिंपैथेटिक लेकिन थोड़ी अम्यूज्ड दिखते हुए जवाब देती है, साय, फाइन फाइन, तुम उस तरह की औरत नहीं हो, तुम पूरी दुनिया की सबसे प्योर औरत हो। और राइट अप गुस्सा मत हो डियर। होंग ये फिर टॉपिक को वापस कॉन्ट्रैक्ट पर शिफ्ट करती है और पूछती है, लेकिन प्रेसिडेंट ये इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा नाम क्यों इस्तेमाल करेंगे? जियायाओ अभी भी अपनी उसी नैरेटिव से चिपके हुए समझाती है, वो ये चैन ही था जिसने प्रेसिडेंट ये के सामने ऐसा करने के लिए गिड़गिड़ाया था। होंग ये पूरी तरह से शॉक दिखती है। जियायाओ हाँ में सिर हिलाती है और अपनी डिल्यूजनल सोच को कंटिन्यू करती है। ये चैन ने प्रेसिडेंट ये के सामने इसे इस्तेमाल करने की भीख मांगी होगी। वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, प्रेसिडेंट ये उसकी बात क्यों सुनेंगे जब तक कि वो अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाया ना हो। ये जियायाओ की वैनिटी को परफेक्टली स्ट्रोक करता है। वो स्मगली स्माइल करती है, अपने बालों को झटकते हुए बोस्ट करती है, वेल ऑफ कोर्स मैं आखिर युनजाओ की नंबर 1 ब्यूटी जो हूं। होंगे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जवाब देती है, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। फिर होंगे करीब झुकते हुए एक कनिंग प्लान ऑफर करती है, तो बस उसी सजेशन को फॉलो करो जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। पहले फैंग चाओ से शादी कर लो। वैंग फैमिली को युनजाओ की एक फर्स्ट क्लास फैमिली के स्टेटस तक पहुंचाने के लिए फैंग फैमिली का इस्तेमाल करो। थॉटफुली अपनी कॉफी पीते हुए होंग ये अपनी मैकियावेलियन एडवाइस जारी रखती है, कुछ सालों में जब तुम्हारी फैमिली के ओल्ड मास्टर गुजर जाएंगे तो आधी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए फाइट करना। तुम्हें कम से कम 500 मिलियन मिलने ही चाहिए और फिर बाकी इनहेरिटेंस के लिए उन दोनों ब्रैट्स वैंग शाओजी और वैंग यूनियन के पीछे पड़ जाना। होंग ये जियायाओ के फ्यूचर की एक ग्लोरियस पिक्चर पेंट करती है। तब तक तुम 30 साल की भी नहीं होगी और तुम पहले से ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की मालकिन, एक लिटिल रिच लेडी बन चुकी होगी। एक कॉमिकल इमेजिनेशन बबल में एक चिबी होंग ये खुशी से उछलती है और जियायाओ को टक्सीडो पहने एक हैंडसम आदमी की बाहों में इमेजिन करती है। होंग ये कागे कहती है, और उस वक्त अगर तुम उस प्लेबॉय फैंग चाओ को और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो बस उसे डिवोर्स दे देना। कम से कम तुम्हारे पास कुछ 100 मिलियन तो होंगे ही। फिर तुम चाहो तो कोई यंग फ्रेश मीट ढूंढ सकती हो या अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकती हो। इट्स सिंपली परफेक्ट। जियायाओ वार्मली स्माइल करती है और अग्री करते हुए अपना टी कप उठाती है। सिस्टर, बस याद रखना कि वक्त आए तो मेरी मदद करना, ऑल राइट? वे एक चीयरफुल डिंग के साथ अपने कप्स क्लिंक करती हैं और जियायाओ कहती है, तब तुम्हें मुझे बहुत चीयर करना होगा। सीन शाम 7 बजे शीसान विला पर शिफ्ट होता है। वो ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल स्टाइल मैंशन शाम की लाइट्स के सॉफ्ट ग्लो में नहाया हुआ है। अंदर यून विजिबली अनॉयड है जब वो जी चियांग और अपनी बहन से बात करती है। वैंग जियायाओ, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मैंने पहले ही अपने क्लासमेट्स के साथ मूवी देखने का प्लान बना रखा है। जी चियांग कामली बैठे हुए उसे कहता है, इम्पेशेंट मत हो, शायद जियायाओ ने हुआशेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है।
यूनियन इस आइडिया पर स्कॉफ करती है। डैड, उसे इतनी आसानी से ऑफ द हुक मत जाने दीजिए। सडनली जिया याओ कमरे में बर्स्ट करती है। ब्लू फोल्डर को ऊंचा पकड़े वो प्राउडली अनाउंस करती है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, 70 मिलियन जल्द ही अकाउंट में आ जाएंगे। वो एक लाउड स्मैक के साथ फोल्डर को टेबल पर पटकती है। जी चियांग और यून यून कंप्लीटली स्टन रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जी चियांग हथलाता है, ये पॉसिबल कैसे है? यून यून भी उतने ही डिसबिलीफ में प्रोटेस्ट करती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हालांकि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को देखती है उसे बोल्ड लेटर्स में लिखा दिखता है, फर्स्ट क्लास जिया काई। वो मॉकिंग लाफ्टर में फूट पड़ती है। फर्स्ट क्लास जिया काई, सिस्टर जिया याओ, क्या तुम श्योर हो कि ये फेक नहीं है? तुमने असल में नाम बदल दिया। तुम खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही फुल ऑफ योरसेल्फ हो। हमारी फैमिली के प्रोजेक्ट पर अपना खुद का नाम लेबल कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे डिजर्व करती हो? जिया याओ कामली जवाब देती है, अंकल, क्या आप प्रेसिडेंट चेन के बहुत क्लोज नहीं हैं? क्या उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया? जी चियांग के चेहरे पर पैनिक आ जाता है और वो जल्दी से अपना फोन निकालता है। पसीने से तरबतर होकर वो पूछता है, प्रेसिडेंट चेन, मैं बस ये कंफर्म करना चाहता था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है? वो ध्यान से सुनता है, उसकी आंखें और चौड़ी हो जाती हैं जब वो रिपीट करता है, ये सच में साइन हो गया है और नाम भी बदल गया है? फोन काटकर वो अटर शॉक में युआन युआन को देखता है और कंफर्म करता है कि कॉन्ट्रैक्ट रियल है। तभी ओल्ड मैडम वैंग कमरे में एंटर करती हैं, जिया याओ की तारीफ करते हुए। गुड जॉब जिया याओ, वेल डन। ये सोचकर ही कि तुमने असल में ये 70 मिलियन सिक्योर कर लिए हैं, ग्रैंडमा तुम्हें हैंडसमली रिवॉर्ड करेंगी। युआन युआन ओवरशैडोड होने से फ्यूरियस होकर डिमांड करती है, तुमने प्रेसिडेंट ये के साथ आखिर ऐसा क्या किया जो उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारे नाम पर रख दिया? जिया याओ डिफेंसिवली पलटकर जवाब देती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तो प्रेसिडेंट ये से मिली तक नहीं। युआन युआन उसे अक्यूज करते हुए मानने से इनकार कर देती है, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? क्या प्रेसिडेंट ये बिना तुमसे मिले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे? वैंग जिया याओ, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम अब एक डिवोर्स्ड औरत हो, तुम प्रेसिडेंट ये के लायक नहीं हो, वो मेरे हैं। और अगर तुमने उनके लिए मुझसे कम्पीट करने की हिम्मत भी की तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें एक बहन की तरह ट्रीट नहीं किया। वो आक्रामकता से जिया याओ के हाथों से फोल्डर छीन लेती है और उसे जोर से धक्का देती है। एक गैस्प के साथ जिया याओ पीछे की तरफ लड़खड़ाती है। ओल्ड मैडम वैंग तुरंत युआन युआन को डांटते हुए चिल्लाती हैं, युआन युआन। युआन युआन मुड़ती है और गुस्से में फनफनाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। ओल्ड मैडम वैंग एक साय लेती हैं, सिचुएशन को सूद करने की कोशिश करते हुए। जिया याओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी लिमिटेड है, फिलहाल अपने अंकल और फादर को फॉलो करो, उनसे सीखो और खुद को टेम्पर करो। फ्यूचर में जब तक तुम इस तरह परफॉर्म करती रहोगी, ग्रैंडमा डेफिनेटली तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखेंगी। जिया याओ डिसअपॉइंटेडली नीचे देखते हुए जवाब देती है, ग्रैंडमा। फोल्डर को मजबूती से पकड़ते हुए वो एक फोर्स्ड स्माइल लाती है और मान जाती है, यस, मैं समझती हूँ। कमरे से निकलते हुए वो अपने चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल ले आती है और कहती है, थैंक यू ग्रैंडमा, मैं डेफिनेटली वैंग फैमिली के लिए कड़ी मेहनत करना कंटिन्यू रखूंगी। मन ही मन वो फियर्सली रिजॉल्व करती है, मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, एक बार जब मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगी तो मैं एब्सोल्युटली किसी को भी अपनी अचीवमेंट्स छीनने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सीन कट होकर बाहर वैंग युआन युआन के घर पर जाता है, जहां वो अग्रेसिवली अपनी लाल स्पोर्ट्स कार के टायर पर लात मारती है और कर्स करती है। अपने डिवोर्स्ड स्टेटस के बावजूद वैंग जिया याओ अभी भी प्रेसिडेंट ये के पीछे जाने की हिम्मत करती है, हाउ अटली शेमलेस। अंदर वो फ्रैंटिकली अपने लिविंग रूम में चक्कर लगाती है, पसीने से तरबतर होते हुए प्लॉट करती है, मैंने अपना फिगर इतना अच्छा बनाने के लिए किसी से कम एफर्ट नहीं डाला है, मैं वैंग जिया याओ को अपना प्लान रुइन कैसे करने दे सकती हूँ? मैं एब्सोल्युटली उसे मेरे प्रेसिडेंट को फंसाने नहीं दे सकती, मुझे क्या करना चाहिए? अचानक उसे एक आइडिया आता है, वो अपना फोन निकालती है, उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है और वो सोचती है, क्या सबसे बेहतरीन तरीका ये नहीं है कि वैंग जिया याओ की दोबारा शादी करा दी जाए? जब वो एक मैरिड औरत होगी तो वो प्रेसिडेंट ये के पीछे नहीं जा पाएगी, राइट? वो एक नंबर डायल करती है और मीठे स्वर में कहती है, हे ब्रदर, मुझे फैंग चाओ का नंबर देना, मुझे उसका कुछ काम है। सीन ट्रांजिशन होकर रात के एक वाइब्रेंट नियॉन लिट सिटीस्केप पर जाता है। बजते हुए फोन की आवाज हवा में गूंज रही है। एक बसलिंग नाइट क्लब के अंदर फैंग चाओ अपना फोन उठाता है, कंफ्यूज दिखते हुए पूछता है, क्या आप वैंग फैमिली की बहन युआन युआन बोल रही हैं? वो मन ही मन सोचता है, वैंग फैमिली की वो छोटी बहन जिसका फिगर बहुत कमाल का है, वो मुझे क्यों कांटेक्ट कर रही है? जोर से वो स्मूथली जवाब देता है, क्या ये तुम्हारा नंबर है? मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ। क्या तुम्हारा वीचैट भी इसी नंबर पर है? मैं तुम्हें थोड़ी देर में ऐड करता हूँ। दूसरी तरफ युआन युआन अपनी आंखें रोल करते हुए बड़बड़ाती है, ये परवर्ट, लेकिन वो जबरदस्ती एक स्वीट टोन लाते हुए कहती है, यस, क्या आप बिजी हैं ब्रदर चाओ? मुझे आपसे कुछ चैट करनी थी। फैंग चाओ ईगरली जवाब देता है, बिल्कुल बिजी नहीं हूं, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
युआन युआन कैजुअली एक बॉम्बशेल गिराती है। आज सिस्टर जिया याओ ने सक्सेसफुली हुआशेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये 70 मिलियन का है और इसका नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। फैमिली में हर कोई कह रहा है कि प्रेसिडेंट ये को सिस्टर जिया याओ पसंद आ गई है। फांग चाओ पूरी तरह से स्टन रह जाता है। फोन में चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये? युनजू में उनका इन्फ्लुएंस अनमैच्ड है। युआन युआन अपनी मैनिपुलेशन कंटिन्यू रखती है। उसे अर्ज करते हुए कहती है, ब्रदर फांग, आपको तुरंत मेरी बहन के पीछे लग जाना चाहिए। आइडियली तो बस उसे डायरेक्टली प्रपोज ही कर दीजिए। फांग चाओ हिचकिचाता है, नर्वसली पसीना पोंछते हुए सोचता है, मैं सच में तुम्हारी बहन को पसंद करता हूं, लेकिन जिया याओ का अभी अभी डिवोर्स हुआ है। अगर मैं अभी प्रपोज करूंगा तो क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? युआन युआन एग्रेसिवली उसके डाउट्स को खत्म कर देती है। जल्दी से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बहन युनजू की नंबर 1 ब्यूटी है। अगर तुम इतने स्लो रहे तो तुम अपना चांस खो दोगे। तुम एब्सोल्युटली हिचकिचा नहीं सकते। ये फांग चाओ को हकीकत रियलाइज करने पर पुश करता है। वो सही कह रही है। भले ही वांग जिया याओ अपनी दूसरी शादी में है, लेकिन वो और ये चेन असल मायनों में कभी हस्बैंड और वाइफ थे ही नहीं। एक फ्लैशबैक में जिया याओ को होटल के हॉलवे में उससे दूर जाते हुए दिखाया जाता है, जो कह रही होती है, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जबकि वो गुस्से से सोचता है, होटल में उस बार मैं उसे हासिल करने के बिल्कुल करीब था, लेकिन उस गाय चेन ने सब कुछ रुइन कर दिया। प्रेजेंट में लौटते हुए फांग चाओ विकेडली स्मर्क करता है, अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए प्लॉट करता है। जो इनाम मेरे मुंह तक आ चुका था, मैं उसे यूं ही कैसे फिसलने दे सकता हूं, खासकर तब जब फैमिली का ही कोई मदद करने को तैयार हो। मैं बस फ्लो के साथ जाऊंगा और वांग जिया याओ को कंप्लीटली कॉन्कर कर लूंगा। वो फोन में बोलता है, उसकी टोन एक सिनिस्टर इंटेंट से भरी हुई है। सीन शिफ्ट होता है किन होंगयान पर। वो हैरान और गुस्से में है। फोंग चाओ, तुम बीच सड़क में मेरी कार रोककर क्या कर रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? फोंग चाओ कार से उतरता है और कहता है, प्रेसिडेंट किन, मैंने आपको कई बार कॉल किया लेकिन आपने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे खुद आकर आपको इस तरह रोकना पड़ा। फोंग चाओ के मन में विचार उभरते हैं। ये चेन अब पूरी तरह किन होंग यान का भरोसेमंद आदमी बन चुका है। अगर मुझे उसे कंट्रोल करना है या अपने प्रभाव में रखना है, तो पहले मुझे किन होंग यान के ताकतवर प्रभाव से गुजरना होगा। किन होंग यान ठंडे स्वर में कहती हैं, ठीक है, अब जब तुम यहाँ हो तो सब कुछ विस्तार से बताओ। असल में क्या चल रहा है और तुम क्या चाहते हो? फोंग चाओ अपनी घबराहट निगलता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट किन, आपको वांग फैमिली की उस ग्रैंड बर्थडे पार्टी के बारे में अच्छी तरह पता है। दावत वाले दिन मैंने सबके सामने वादा किया था कि मैं उस घटिया ये चेन को पूरे युनझो सिटी में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन होंगयान, क्या तुम अभी भी ये चेन की ही बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो एक सुपर फैंसी 5 स्टार होटल में आराम से रह रहा है। मैंने पता लगाया है कि वो आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर काम कर रहा है और आपके प्रतिष्ठित हुआशेंग ग्रुप का ऑफिशियल और फॉर्मल एम्प्लॉय भी बन चुका है। ये एक प्रपोजल है, देखते हैं काम करता है या नहीं। मैं इस आदमी की करंट एनुअल सैलरी का 10 गुना कैश देने को तैयार हूं, एक शर्त पर, आप उसे तुरंत नौकरी से निकाल दें। इसे मेरे लिए एक बड़ा फेवर समझिए। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं ये एहसान ब्याज सहित जरूर चुकाऊंगा। मैं फिर से हैरानी से पूछती हूँ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे निकाल दूं और तुम उसकी करंट ईयरली सैलरी का 10 गुना दोगे? ऑब्वियसली, वो गर्व से कहता है। एक रेगुलर बॉडीगार्ड की एनुअल सैलरी मैक्सिमम 2 लाख रुपए होती है। 10 गुना भी करो तो बस 2 मिलियन बनते हैं, जो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुस्कुराते हुए, मतलब तुम अभी कॉल करके इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हो? एब्सोल्युटली। देखो, मैं अकेले फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ और उसकी राय पूछती हूँ। किन होंगयान मन ही मन सोचती है, हाँ, ये सच में मजेदार स्थिति है। दिलचस्प बात यह है, तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा। अगला सीन फोन कॉल से शुरू होता है। हेलो होंगयान, तुमने अभी कहा कि वो बेवकूफ फोंग चाओ तुम्हें ढूंढ रहा है, क्या बात है? ये चिन, फोंग चाओ यहीं खड़ा है और कह रहा है कि अगर तुम हुआशेंग ग्रुप तुरंत छोड़ दो तो वो तुम्हें तुम्हारी करंट एनुअल सैलरी का 10 गुना देने को तैयार है। क्या तुम सच में इस टेम्पटिंग ऑफर पर विचार करोगे? पर्सनली मुझे लगता है ये कीमत ठुकराना मुश्किल है। सोचने की क्या बात है, अगर बैठकर ही 10 गुना सैलरी मिल रही है तो मैं ज़रूर यहाँ से चला जाऊँगा। उसे कहो पैसा तुरंत भेजे। जैसे ही पैसा मेरे अकाउंट में आएगा मैं तुरंत आपकी कंपनी से रिज़ाइन कर दूंगा। फोंग चाओ, सुनो, ये चिन ने पूरी तरह तुम्हारा ऑफर स्वीकार कर लिया है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जितना पैसा अच्छा होगा ये गरीब सीधा आदमी चैन को कहीं भी अनोनिमसली भेज सकता है। प्रेसिडेंट किन, समय बर्बाद मत कीजिए और बैंक अकाउंट नंबर तुरंत भेजिए। मैं बिना देरी ट्रांसफर कर दूंगा। बस एक बात स्पष्ट करें, उसकी एनुअल सैलरी कितनी है? 1 लाख या शायद 2 लाख? काम डाउन। उसकी एनुअल सैलरी 6.7 मिलियन है, तो कैलकुलेशन के अनुसार तुम्हें अभी 67 मिलियन ट्रांसफर करने होंगे। फोंग चाओ अचानक रुक जाता है। क्या कहा? 67 मिलियन? डैम इट, आपकी हुआशेंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती। क्या आप अभी मजाक कर रही हैं मैडम प्रेसिडेंट?
मैं सच में इस चैन को खरीदना चाहती हूँ। मैं आपके साथ एक बहुत सीरियस बिजनेस डील कर रही हूँ। अगर आप इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, तो भविष्य में बड़े-बड़े दावे और एटीट्यूड लेकर मेरे सामने मत आइए। याद रखिए, इस विशाल आसमान के पार भी एक और आसमान है, और कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कोई मौजूद है। गुस्से में जवाब देता है, चैन के लिए जो गुस्सा तुम दिखा रही हो वो गलत है और तुम उसकी शील्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। याद रखना, भविष्य में तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। वैसे एक और बात सुनो, मैं जल्द ही जिया याओ को प्रपोज करने वाला हूं और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। सही समय आने पर मैं प्रेसिडेंट चिन और आपके फेवरेट बॉडीगार्ड को खास तौर पर अपनी वेडिंग में साथ आने का निमंत्रण दूंगा। मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं। बेहतर होगा कि देर होने से पहले तुम सब कुछ चैन को साफ साफ समझा दो, नहीं तो वो मेरी वेडिंग में खोए हुए पपी की तरह खड़ा रोता रहेगा। फैंग चाओ के जाने के बाद चिन होंगियान अकेले खुद से बात करती है। फैंग चाओ, तुम ऐसे जानवर की तरह हो जो अपने फैंग फैमिली की दशकों की मेहनत और रेपुटेशन मिटाने वाला है। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मैं चाहती हूं कि फैंग चाओ और वोंग जिया याओ की शादी जल्दी हो जाए। इस तरह चैन उस धोखेबाज औरत को हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसके बाद मुझे उसे अपना बनाने का और भी बेहतर गोल्डन चांस मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है हुआशेंग ग्रुप के ग्रैंड ऑफिस के अंदर। हेलो प्रेसिडेंट, मैं जैंग होंग, युनशु केटरिंग का ओनर, आपके सामने हूं। आपने अचानक मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, क्या कोई खास काम है? आखिर मेरे जैसा सिंपल रेस्टोरेंट चलाने वाला व्यक्ति युनशु सिटी के सबसे बड़े और प्रेस्टीजियस बिजनेस ग्रुप के ओनर की क्या मदद कर सकता है? बॉस जैंग, सीधी बात करता हूं। मैं युनशु सिटी में आपके सभी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स पूरी तरह खरीदना चाहता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 2 महीनों में मैं चोंग बे को इस बिजनेस वॉर में क्रश कर दूंगा और युनशु से पूरी तरह मिटा दूंगा। बस अपनी फेयर प्राइस बताइए। बूढ़ा आदमी सोचता है, इतना बड़ा ग्रुप अगर मेरे सिंपल बिजनेस को खरीदना चाहता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी प्राइस 60 मिलियन है। 60 मिलियन दीजिए और आज से युनशु में मेरे 7 सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स आपके होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा और मिलकर 2 महीनों में चोंग वे का एम्पायर डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाथ मिलाते हुए, ग्रेट, डील सील्ड। कुछ दिनों बाद सुबह 8 बजे पंगलाई रोड पर लोग बात कर रहे थे। अरे देखो, इस पुराने रेस्टोरेंट का नाम पूरी तरह बदल गया। युन चुन युन, वाह कितना ग्रैंड नाम है। क्या इसे लो वाई लो वाले ओनर्स ने फिर से खोला? हाँ, लो वाई लो और शान वाई शान के बॉस चोंग वे को मैं जानता हूँ। वो बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल आदमी है। लो वाई लो रेस्टोरेंट के अंदर माहौल टेंस है। मेरे सामने वाले रेस्टोरेंट ने अचानक नाम क्यों बदल लिया? बॉस, खबर मिली है कि जैंग का रेस्टोरेंट किसी ने खरीद लिया है। कौन है जो मुझे चैलेंज कर रहा है? पूरे युनशु में रूल सिर्फ मैं करता हूं। सभी स्टाफ ध्यान दें, आज यहां प्रपोजल सेरेमनी होगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब एक साथ, यस बॉस। टिफिनी एंड कंपनी शोरूम में। ऑनरेबल मिस्टर फैंग, ये वही डायमंड रिंग है जो आपने ऑर्डर की थी। फैंग रिंग देखता है, आज मैं ग्रैंड प्रपोजल करूंगा और वोंग जिया याओ का दिल जीत लूंगा। बाद में वोंग जिया याओ कहती है, आज सिंपल मील ठीक रहेगा, मैं बहुत बिजी हूं। फैंग, लेकिन जिया, आज स्पेशल डे है, मैंने लो वाई लो में वीआईपी टेबल अरेंज किया है। दोनों कमर्शियल स्ट्रीट पर नए रेस्टोरेंट को देखते हैं। युन चुन युन, ये जगह कितनी ग्रैंड लग रही है। फैंग हैरान होकर सोचता है कि शायद चोंग वे ने ही ये नया ब्रांच खोला है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं अभी टेबल अरेंज कर देता हूं और खाना ऑर्डर करते हैं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।